मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूं। चलिए शुरू करते हैं। अमीर रहे थे। वांग ये ने पैशाचिक स्तर के वृक्ष राक्षस पर अपनी घड़ी का लक्ष्य रखा और एक निशान लगाया। 20 मीटर लंबी छाल लगभग बरकरार थी और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रक्षात्मक उपकरण जैसे खेती कक्ष, कार कवच और भारी लड़ाकू सूट बनाने के लिए किया जा सकता था। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुसार भुजा 2 थी। छाल लगभग 100 वर्ग मीटर थी। 3000 युआन प्रति वर्ग मीटर की कीमत पर लाभ का 50% 150000 युआन होगा। वे मजाक नहीं कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि विकास प्रकार के पौधे खजानों से भरे हुए हैं। उच्च स्तर के राक्षस को मारने पर मुझे 50% अतिरिक्त इनाम मिलेगा। इसलिए उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षस के लिए मानक संभावित बिंदु 4 अंक है। वांग ये ने अपने हाथ में मौजूद रेडसन सेबर पर नजर डाली जो उसकी पिछली किंग से कुंद हो गया था। नौसिखिया उपकरणों की गुणवत्ता अभी भी पर्याप्त अच्छी नहीं थी। इसके अलावा डार्क लाइट कॉम्बैट सूट एक उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के पेड़ राक्षस के हमले को भी नहीं रोक सका। 100,000 युआन का बेकार सामान, हथियार और उपकरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। वांग ये खुश थे कि उनके पास अभी भी जीन पार्क की प्रयोगशाला से अनुकूलित उपकरणों का एक सेट था। जीन पार्क बेस सिटी में स्थित था। वह कल अपना सूट ऑर्डर करने वाला था। इवॉल्वर का अपार्टमेंट। ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। वांग ये ने कॉल समाप्त कर दी। एक और भर्ती प्रस्ताव। शुमेंगो ने वांग ये के घाव का एक सरल उपचार किया। हाँ, बाहरी गश्ती विभाग से, वांग ये ने सोचा। क्या वे कल ही नहीं आए थे? शुमेंगो ने चिकित्सा उपकरण पैक किए। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरी कोई इच्छा या विशेष जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे मुझे संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा है कि, शुमेंगो ने हंसते हुए कहा, तो फिर आप कुछ सुंदर गोरी चमड़ी वाली महिला सचिवों को क्यों नहीं चुनते? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? वांग ये ने गंभीरता से कहा। उसके पास पहले से ही एक था। ठीक है, चलो गंभीर हो जाएं। क्या आपने तय कर लिया है कि कहाँ जाना है? शुमेंगो ने वांग ये को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। नौसिखिया परीक्षण में प्रथम स्थान के रूप में शीर्ष 3 संगठन उसके लिए लड़ रहे थे। उसका भविष्य उज्जवल था। या तो फ्यूचर सेंटर या बचाव दल। वांग ये ने इवोल्वर फोरम को देखा। हालांकि फोरम में चीजें खंडित और अस्त व्यस्त थीं, फिर भी अगर कोई ध्यान से देखे तो अभी भी बहुत सारी जानकारी थी। ओह, शुमेंगो चौंक गया। मैंने सोचा था कि आप बेस डिफेंस डिवीजन में जाएंगे। बेस डिफेंस डिवीजन वास्तव में मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। वांग ये हमेशा से इस बारे में जानते थे। स्नातक परीक्षा के नतीजे पहले ही जारी किए जा चुके थे। वह बेस डिफेंस डिवीजन में प्रवेश के लिए सबसे उपयुक्त था। उसके बाद इवोल्यूशन कैंप और जीन पार्क आखिरी था। फिर आपने अपना मन क्यों बदल लिया? शुमेंगो के बारे में अच्छी बात यह थी कि उसने कभी भी वांग ये को प्रभावित करने या बदलने की कोशिश नहीं की। यह एक लंबी कहानी है। वांग ये हंसे। बाहरी गश्ती विभाग के कारण शुमेंगो भी बहुत होशियार था। वांग ये ने सिर हिलाया। बाहरी गश्ती विभाग का अचानक हस्तक्षेप बहुत ही असामान्य था। डिंग। उसके फोन पर एक मैसेज आया। यह वांग जिरुई का था। यह वह जानकारी है जो आप चाहते थे। धन्यवाद। आपका स्वागत है। यह कुछ भी नहीं है। अगर आपको मदद की जरूरत है तो बस पूछें। ठीक है। वांग ये ने और कुछ नहीं कहा। दूसरा पक्ष सिर्फ विनम्र हो रहा था। वांग जिरुई ने इतनी तत्परता से मदद करने का कारण यह था कि उसने यू शुएकिन को बचाया था। पहले वाले का उस पर एहसान था। वांग ये ने पासवर्ड फाइल खोली। इस पर पूर्वी बेस सिटी में बेस रक्षा प्रभाग के मध्यवर्ती सदस्यों की सूची थी। वांग ये को जल्द ही यू उपनाम वाले 2 इंटरमीडिएट रैंक इवॉल्वर मिल गए। एक बेस रक्षा विभाग का निदेशक था और दूसरा बाहरी गश्ती विभाग का उप विभाग प्रमुख था। यू हानचाओ, पुरुष, 20 साल का, नॉर्थ कैंप के वे इवोल्यूशन कैंप से स्नातक हुआ। यह वह था। यू ताओ ने एक बार कक्षा में उल्लेख किया था कि उसका एक इवोल्वर भाई था। वह केवल एक उन्नत रैंक गश्ती होने के बावजूद उप विभाग प्रमुख है। उसके तरीके कठिन होने चाहिए। वांग ये ने पहेली सुलझा ली। यदि उसने सही अनुमान लगाया तो यू हानचाओ को संदेह होना चाहिए कि उसने यू ताओ को मार डाला है। हालांकि उसने इसे त्रुटिहीन तरीके से किया और कोई सबूत नहीं छोड़ा। दूसरे पक्ष को केवल कक्षा 23 के प्रत्येक छात्र से सावधानीपूर्वक पूछताछ करने की आवश्यकता थी ताकि वह आसानी से उस पर पकड़ बना सके। बाहरी गश्ती दल में शामिल होना खुद बाघ के मुंह में घुसने के बराबर था। अभिभावक विभाग में शामिल होना उतना ही खतरनाक था क्योंकि यह आधार रक्षा प्रभाग के अंतर्गत भी था। अगर मैं बेस डिफेंस डिवीजन में शामिल नहीं होता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी उत्कृष्ट स्थिति की पेशकश की है, इसका मतलब है कि मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ। वांग ये ने शुमेंगो की ओर देखा जो उसके कंधे पर झुका हुआ था। वह सब कुछ जानती थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक खुली साजिश को तोड़ना आसान था। उसे बस उनसे बचना था और गुप्त रूप से अपना विकास करना था। जब समय सही होता और वह काफी मजबूत होता तो वह जवाबी हमला करता। सबसे पहले मुझे अपनी सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय छाता ढूंढना होगा। दूसरी पार्टी सिर्फ एक मध्यवर्ती रैंक इवोल्वर है। उस स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दुश्मन के बेनकाब होने के बाद खतरे का स्तर बहुत कम हो गया। दूसरी पार्टी सिर्फ एक मध्यवर्ती रैंक इवोल्वर थी। चाहे वह कितना भी सख्त क्यों न हो, क्या वह उसे हरा सकता था? फ्यूचर सेंटर का झुकाव मुफ्त खेती की ओर है और यह बेस डिफेंस डिवीजन के समान बेस सिटी में स्थित है। यह उनकी नाक के ठीक नीचे है जिससे इसे छिपाना आसान नहीं है। वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। वह बचाव दल में प्रवेश करेगा। वहां उनके पास एक कप्तान के रूप में इंटरमीडिएट रैंक इवोल्वर के साथ साथ मजबूत टीम के साथी भी होंगे। भले ही यू हानचाओ कोई कदम उठाना चाहता हो, उसे 2 बार सोचना होगा। भले ही बचाव दल के पास मिशन थे, वे हमेशा जंगल में थे, इसलिए इससे उसकी खेती और संभावित अंकों की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह एक आदर्श विकल्प था। मैंने बचाव दल में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। वांग ये ने शुमेंगो को अपना निर्णय बताया। हम, शुमेंगो ने धीरे से उत्तर दिया। क्या आप जानना नहीं चाहते क्यों? वांग ये हंसे। मम्मा, आप शरणार्थियों को बचाना चाहते हैं ना? शुमेंगो ने बोलना समाप्त करने के बाद हंसते हुए कहा। यहाँ तक कि उसे भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अचानक वांग ये को धीरे से गले लगाया और बुदबुदाया, जब वह दिन आएगा जब तुम यह कहना चाहोगे, मैं सुनूंगी। उसने कोई उत्तर नहीं सुना लेकिन उसे अपनी त्वचा पर ठंडक महसूस हुई। शुमेंगो की आंखें खुल गईं। नहीं, आप घायल हैं। पूर्वी बेस सिटी, विला क्षेत्र। एक भूमिगत खेती कक्ष में एक जोड़ा वास्तविक युद्ध कर रहा था। चांदी का भाला चमका लेकिन क्षमता ढाल की ठोस रक्षा को तोड़ना मुश्किल था। काफी देर बाद वे दोनों रुके। वांग जिरुई ने आश्चर्य से अपने फोन पर संदेश देखा। क्या गलत? यू शुएकिन ने थोड़ा पानी पिया। उसकी कोमल त्वचा पसीने से भीगी हुई थी जो एक अद्वितीय सुंदरता बढ़ा रही थी। वांग ये बचाव दल में शामिल हो गए हैं। वांग जिरुई को थोड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन जब उन्होंने सोचा कि कैसे वांग ये ने उनसे बेस डिफेंस डिवीजन में मध्यवर्ती कर्मियों की सूची की जांच करने में मदद करने के लिए कहा था तो वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते थे कि क्या हो रहा था। यह सामान्य है। उसके पास एक नेक चरित्र और दयालु हृदय है। केवल बचाव दल में शामिल होकर ही वह अपनी महत्वाकांक्षा दिखा सकता है। यू शुएकिन ने पानी पीते हुए मीठी मुस्कान दी। कुलीन, चरित्र, दयालु, क्या वे एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे? वांग जिरुई अवाक था। यदि जिरुकिन को पता था कि वांग ये ने उसे नग्न देखा था, इसे भूल जाओ, वह इस पर विश्वास नहीं करेगी।
भले ही उसे इसके बारे में पता था, वह केवल यही सोचती थी कि उसे बचाने के लिए वांग ये के पास कोई विकल्प नहीं था। इसके बजाय यह आग में घी भी डाल सकता है। पहली छाप बहुत महत्वपूर्ण थी। भाई, मैंने फैसला कर लिया है, यू शुइकिन ने अचानक कहा। क्या? वांग जिरुई अभी भी सोच रहा था कि वांग ये के बारे में जिओ किन की धारणा को कैसे बदला जाए। मैं भी बचाव दल में शामिल होना चाहता हूँ। मैं वांग ये जैसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। मैं अधिक शरणार्थियों को बचाना चाहता हूँ जिनके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। यू शुइकिन की खूबसूरत आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। बेस रक्षा प्रभाग, बाह्य गश्ती प्रभाग। यू हानचाओ भावशून्य चेहरे के साथ चमड़े की कुर्सी पर बैठा था। उसका फोन और कंप्यूटर स्क्रीन जल उठा। उन्हें अभी अभी खबर मिली थी। जैसा कि अपेक्षित था, आप ही हैं जिसने यह किया। यू हानचाओ ने खुद से बुदबुदाया, उसकी उंगलियां मेज पर लयबद्ध रूप से थपथपा रही थीं, जिससे अंधेरी रात में आवाज आ रही थी। तो क्या तुम मुझसे डरते हो? हे। यू हानचाओ की नजर कभी ठंडी और कभी गर्म होती थी। उसके मन में अपने छोटे भाई के साथ बिताए समय के कुछ अंश उभर आए। वे दोनों एक साथ बड़े हुए, सर्वनाश का एक साथ सामना किया, एक साथ सबसे उत्कृष्ट इवॉल्वर बनने का वादा किया और अब तक कदम दर कदम चलते रहे। लेकिन अब यह सब खत्म हो गया था। अब और नहीं, यू हानचाओ अचानक विस्फोटित हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उन्हें मेज पर पटक दिया। एक धमाके के साथ शुद्ध लकड़ी से बना डेस्क टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी आंखें खून की लालसा और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा 10%। वांग ये हर दिन 4% की दर से बढ़ रही थी। पूर्णता स्तर की बेसिक रेड सन इवोल्यूशन तकनीक ने उन्हें शुरुआती रैंक इवोल्वर की उच्चतम साधना गति प्राप्त करने की अनुमति दी। एक महीने के भीतर लेवल 3 तक आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल नहीं था। नौसिखियों के लिए 3 प्रमुख संस्थानों के विभिन्न विभागों में आवेदन करने का आज आखिरी दिन था। यह उनके कॉलेज आवेदन भरने के बराबर था। उसके बाद अनुमोदन, प्रवेश, तैनाती, अधिसूचना और तैयारी थी। पूरी प्रक्रिया में करीब 5 दिन लगेंगे। अन्य छात्र परिणाम की प्रतीक्षा में असमंजस में हो सकते हैं, लेकिन वांग ये, जो नौसिखिया परीक्षण में प्रथम स्थान पर थे, को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। इसके विपरीत बचाव दल में वांग ये के प्रवेश की आधिकारिक तौर पर इवोल्यूशन कैंप के इंट्रानेट पर उनके शामिल होने के लिए आवेदन करने के 1 घंटे से भी कम समय में घोषणा की गई थी। और आज एक और लाल बैनर पोस्ट किया गया। बचाव दल वेस्ट कैंप बैच 101 के छात्र यू शुइकिन का स्वागत करता है। हालांकि बैनर छोटा था, लेकिन यह काफी चौंकाने वाला था। 3 विशेष विभागों में सबसे कमजोर उपस्थिति वाले विभाग के रूप में बचाव दल ने तुरंत बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया। अतीत में बचाव दल अक्सर नौसिखिया परीक्षण में शीर्ष 3 में से किसी को भी पाने में विफल रहता था। वांग जिरुई सही है। वह वास्तव में दयालु है। वांग ये के दृष्टिकोण से यू शुइकिन के सामाजिक भय और एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी विशिष्टता ने फ्यूचर सेंटर में शामिल होने को उनकी सबसे अच्छी पसंद बना दिया। फिर भी उसने बचाव दल में शामिल होने का फैसला किया। उनके आदर्शों और विश्वासों के अलावा कोई अन्य व्याख्या नहीं थी। यह उसके लिए नहीं हो सकता, है ना? शिविर वाहन पड़ाव क्रमांक 3 पर रुका। उत्तरी क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले वांग ये ने कुछ पानी और भोजन भरा। आज वह इसे स्थिर रूप से लेने जा रहा था। नानहू पार्क अभी भी खतरनाक था। हालांकि वह कल बहुत सावधान था, फिर भी अंत में वह एक उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षस से टकरा गया और थोड़ा घायल हो गया। परिणाम स्वरूप डॉक्टर शू ने उसे रात में जोरदार व्यायाम करने से मना किया और वह स्वयं चली गई। आज मैं सुरक्षित और शांति से घर जाऊंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद वांग ये को एक अशुभ एहसास हुआ। हर बार जब वह कोई वादा करता, तो उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया जाता। नन्हू पार्क की तुलना में, जो खतरों से भरा था, उत्तर में बहुत कम आबादी थी। अतीत में यह एक उपनगर था। चूंकि वहां कोई नदियां या झीलें नहीं थीं, इसलिए यह बहुत अधिक राक्षस स्तर के राक्षसों को आकर्षित नहीं करता था। यह स्थान पूर्व आनुवंशिक योद्धाओं और स्तर 1 आनुवंशिक योद्धाओं के लिए खुद को संयमित करने के लिए अधिक उपयुक्त था। वर्तमान वांग ये के लिए यह बहुत सुरक्षित था। कल बचाव दल के लिए आवेदन करने के बाद उन्होंने अपने परिवार को वीडियो कॉल किया और पुष्टि की कि वह रात में घर जाएंगे। जब वह वहां था, तो वह विशेष उपकरण लेने के लिए जीन पार्क में जाता था, जो उसे नौसिखिया परीक्षण से पुरस्कार के रूप में मिला था। आखिरकार उसके पास आराम करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। एक बार बचाव दल इकट्ठा हो जाने पर उसे पूर्वी बेस सिटी छोड़ना होगा और मिशन को अंजाम देना होगा। डिंग। फोन पर वांग ये की पसंदीदा आवाज सुनाई दी। आपके डिजिटल मुद्रा खाते में 18180 युआन प्राप्त हुए हैं। यह यही था। कल उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के वृक्ष राक्षस से आए। यह उनके अनुमान के समान ही था, लगभग 150000 युआन। अन्य पैशाचिक स्तर के राक्षसों को मारने से हुई उसकी कमाई को जोड़कर कुल राशि काफी थी। 387800। वांग ये ने अपना डिजिटल मुद्रा खाता खोला और जांच की। यह लगभग 400000 युआन था। इस शरीर के मूल मालिक ने उसके पास कोई पैसा नहीं छोड़ा था, जिसके कारण उसके पास उस समय खाने और सोने के लिए डॉक्टर शू के घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। दिसंबर और जनवरी में उनकी मां चेन टिंग्यू ने उन्हें जीवनयापन के खर्च के लिए 1000 युआन हस्तांतरित किए। उसने पैसे लौटा दिए थे। ऐसा नहीं था कि वह शर्मिंदा था, लेकिन वह अपने परिवार की स्थिति के बारे में अच्छी तरह जानता था। यह पैसा कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह ले सकता था। अगर मैं कड़ी मेहनत करूं, तो मैं ईस्टर्न बेस सिटी में एक शौचालय खरीद सकता हूं। वांग ये को अपने पिछले जीवन में कमाए गए सोने के पहले बर्तन की याद आई। उन्होंने इसका इस्तेमाल सेकेंड हैंड घर खरीदने के लिए किया था। यह बड़ा नहीं था, लेकिन कम से कम उसके पास एक घर था। इससे होटल का बहुत सारा अनावश्यक खर्च बच गया। मौजूदा आवास कीमतें उसके पिछले जीवन की तुलना में और भी अधिक हास्यास्पद थीं। ईस्टर्न बेस सिटी की औसत आवास कीमत 100,000 से शुरू हुई और वह दूर दराज के इलाकों में थी। शहर के केंद्र में घर की कीमतें 200,000 से 300,000 युआन तक शुरू हुई और कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि आवास एक बुनियादी आवश्यकता थी। वर्तमान में हुक्सिया में कुल 10 आधार शहर थे, लेकिन कुल 500 मिलियन लोग थे। जैसे जैसे बचाव दल आगे बढ़ेगा, अधिक शरणार्थियों को बचाया जाएगा और जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी। वांग ये ने दूर से एक फ्लैट टायर वाली सेलिब्रिटी वैन देखी। यह एक परित्यक्त कार नहीं थी जो जंगल में लाल बारिश के कारण खराब हो गई थी, बल्कि एक नई कार थी जो थर्मल हथियारों से सुसज्जित थी। यह बेस सिटी से आया है। कल उसने इसे छावनी संख्या 3 के पास देखा और आज यह मर चुका था। भले ही देश ने बार-बार जंगली खतरों पर जोर दिया, फिर भी हमेशा ऐसे लोग थे जो इच्छाधारी सोच रखते थे और सिर्फ पैसा कमाने के लिए जोखिम उठाते थे। लोकप्रियता की खातिर वे बस अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वांग ये ने आह भरी। वह तेजी से सेलिब्रिटी वैन के पास से गुजरा और अचानक रुक गया। कुछ गलत था। वह तेजी से पीछे मुड़ा। वाहन की ओर देखते ही वांग ये की निगाहें ठंडी हो गईं। कार की खिड़की टूट गई थी और पुरुष चालक की गर्दन बुरी तरह कट गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राक्षस ने उसकी रक्तवाहिनियों को काटकर मार डाला हो। यात्री सीट पर एक सिरविहीन लाश बैठी थी, जो और भी दयनीय लग रही थी। कार में बहुत सारे फिल्मांकन उपकरण थे और ऐसा लग रहा था कि उनका सीधा प्रसारण किया जा रहा हो। हालांकि पिछली पंक्ति में केवल 2 मृत स्टाफ सदस्य थे। जाहिर है, कोई गायब था। क्या उसे भोजन समझकर घसीटा गया था? वांग ये ने कार के चारों ओर देखा। कुछ खून के धब्बे थे, लेकिन कुछ खास नहीं। क्या यह पूर्व नियोजित हत्या थी? वांग ये ने कार में मौजूद 4 लाशों को ध्यान से देखा।
यदि यह किसी पैशाचिक स्तर के राक्षस द्वारा किया गया था, भले ही उसने उन सभी को नहीं खाया होता, लेकिन इससे उनकी लाशें बरकरार नहीं रहती। लेकिन अगर यह किसी इंसान द्वारा किया गया हो, नहीं, यह नहीं हो सकता। गर्दन पर दांतों के निशान हैं और हर जगह खून के धब्बे हैं। अपराधी ने उनका मांस खाया होगा और उनका खून पिया होगा। घातक हमला, घाव और निर्दयता की डिग्री ये सब चीजें हैं जो केवल राक्षस स्तर के राक्षस ही कर सकते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि वे बदकिस्मत हैं। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। जंगल में आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, हर दिन कई इवॉल्वर मरते थे। इसके अलावा वे बस इसे अपने ऊपर ला रहे थे। 5 मिनट बाद में यह वांग ये ने एक परित्यक्त सड़क के किनारे एक छात्र की लाश देखी। सटीक रूप से कहें तो दूसरा पक्ष एक इवॉल्वर था। उन्होंने नौसिखिया परीक्षण में एक साथ भाग लिया था, इसलिए उन्हें दूसरे पक्ष की धारणा थी। उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसे शीर्ष 100 में से एक होना चाहिए, संभ्रांत वर्ग का छात्र होना चाहिए। दूसरे पक्ष की लाश लगभग वैसी ही थी जैसी उस ड्राइवर की थी जिसे उसने अभी देखा था। उसकी गर्दन बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो गई थी, मानो किसी राक्षस ने उसका खून पी लिया हो। वह खून से लथपथ पड़ा हुआ था और कुछ ही देर पहले उसकी मौत हो गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके शरीर पर कई घाव थे। यह स्पष्ट था कि मरने से पहले उसने एक गहन युद्ध का अनुभव किया था। गर्दन पर भी काटने का निशान है। बड़ी मात्रा में खून बह गया है, लेकिन लाश को काटा नहीं गया है। वांग ये का शरीर कांप उठा। क्या ऐसा हो सकता है? उसने एक संभावना के बारे में सोचा। अपराधी कोई राक्षस नहीं था। उसकी नाक की नोक हिल गई। हवा में अभी भी खून था। वांग ये एक पल के लिए झिझके। उसने उस छात्र की ओर देखा जिसकी दुख मृत्यु हो गई थी और भौहें चढ़ गईं। फिर उसने खून की गंध का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। वह कोई व्यस्त व्यक्ति नहीं था, लेकिन अपने साथी छात्र को बेरहमी से मारते हुए देखने के बाद वह वहां खड़ा होकर यह दिखावा नहीं कर सकता था कि कुछ भी नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता, तो वह स्वयं को नीची दृष्टि से देखता। मैं करीब आ रहा हूँ। वांग ये सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे और उन्होंने देखा कि खून की गंध लगातार बढ़ती जा रही है। उसके चारों ओर इमारतें ढह गई थी और कारिंग स्क्रैप धातु में बदल गई थीं। उन सभी ने आपदा की दुख प्रकृति के बारे में बात की। वांग ये धीरे-धीरे सड़क के कोने पर चला गया। उसे अस्पष्ट सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ अपनी तलवार की मूठ पर दबाया, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। वह बहुत करीब था। उनकी छठी इंद्रिय इतनी स्पष्ट थी कि वे 100 मीटर दूर के खतरे को भी भांप लेते थे। वांग ये दीवार से चिपक गया और थोड़ा-थोड़ा करके अपना सिर बगल की ओर ले गया। उसकी नजर दूर खंडहरों पर पड़ी। दृश्य अचानक स्पष्ट हो गया और उसकी पुतलियां तुरंत बड़ी हो गईं। जैसा कि अपेक्षित था, यह वही थे। राक्षसी मनुष्यों। यह एक ऐसा नाम था जिसका एवोल्वर फोरम पर अनगिनत बार उल्लेख किया गया था। राक्षसी मनुष्यों का तात्पर्य किसी विशिष्ट व्यक्ति से नहीं, बल्कि लोगों के एक समूह से है। संसार भर में अनगिनत राक्षसी मानव थे और उन्होंने अनगिनत राक्षसी मानव संगठन स्थापित किए थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली राक्षसी जागृति थी। इसके नाम के उल्लेख मात्र से अनगिनत इवॉल्वर भयभीत हो गए। यहाँ तक कि ब्लू प्लैनेट एलायंस भी उनके सामने असहाय था। अब तक जो 4 परफेक्शन इवॉल्वर्स मर चुके थे, उनमें से एक की मौत राक्षसी जागृति के कारण हुई थी। राक्षसी मानव तो मानव थे, परंतु मानव नहीं। वे उत्परिवर्तित मानव थे जो विकसित हो चुके थे। 2045 में आई आपदा के बाद कई इंसान इवॉल्वर बनने के लिए भाग्यशाली थे, लेकिन कई और राक्षसी इंसान बन गए। उनके शरीर राक्षसों के समान मजबूत थे। विकसित होने के बाद उन्होंने अपनी मानवीय बुद्धि पुनः प्राप्त कर ली और राक्षसों से भी अधिक भयानक हो गए। वे स्वयं को राक्षसी मानव कहते थे। वहाँ रक्त राक्षसों के साथ-साथ दुष्ट राक्षस भी थे जिनकी तुलना मानव क्षमता उपयोगकर्ताओं से की जा सकती थी। राक्षसी मानव, जिनके स्वभाव में भारी बदलाव आया और वे रक्त पिपासु और हत्यारे थे, विकास के दूसरे रास्ते पर चले गए। वे इवॉल्वर्स के नश्वर दुश्मन थे। देखने में राक्षसी मनुष्यों की त्वचा रक्तलाल थी, साथ ही लंबे और मांसल शरीर थे जो सींगदार शल्कों से ढके हुए थे। उनके क्रूर चेहरे, बदसूरत शक्लें और यहाँ तक कि उनके सिर पर सींग भी थे। राक्षसी मानव की उपस्थिति ने तुरंत वांग ये को रक्तलाल त्वचा वाले सर्पिल सींगों वाले महान शैतान की याद दिला दी, जो शीर्ष 10 ब्रह्मांडीय राक्षसों में से एक था। प्रत्येक राक्षसी मानव अलग दिखता था, लेकिन उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं थीं। उनकी त्वचा और आंखें खून से लाल थीं और वे सभी खून के प्यासे थे। यह सेलिब्रिटी वास्तव में अच्छी दिखती है, एक लंबा और मजबूत राक्षसी मानव चिल्लाया और अपनी सांप जैसी जीभ से उसके मुंह के कोने को चाटा। इतनी जल्दी क्या है? आइए मुख्य लक्ष्य के आने का इंतजार करें। एक टेढ़े सींग वाला राक्षसी मानव उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। किसी भी तरह लक्ष्य के आते ही हम उसे मार डालेंगे। आइए पहले उसके साथ मजा करें। लंबे और मजबूत राक्षसी इंसान की आंखें इच्छा से भर गईं। मैं उसे हर दिन इंटरनेट पर देखता हूँ। अनाबेला, लानत है। मैं लंबे समय से उसे चोदना चाहता था। मैंने अभी तक किसी सेलिब्रिटी का स्वाद नहीं चखा है। दफा हो जाओ। भले ही हम उसके साथ खेलें, मुझे पहले होना चाहिए। टेढ़े सींग वाले राक्षसी मानव ने गुस्से में फटे कपड़ों के साथ जमीन पर पड़ी एक अन्य महिला की लाश की ओर इशारा किया। आपके साथ खेलने के बाद लड़कियां जीवित भी नहीं रह सकती। अनाबेला, जो बंधी हुई थी और बेहोश होने का नाटक कर रही थी, डर से कांपने लगी। अभी-अभी जब महिला सहायक के साथ राक्षसी मानव द्वारा बलात्कार किया गया था, तो उसने देखा था कि वास्तव में दुखी होने और उसके मरने की कामना करने का क्या मतलब होता है। मदद करो, अनाबेला अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई। वह कम परवाह नहीं कर सकती थी। भले ही उसे फिर से बेहोश कर दिया जाए, कम से कम वह इतनी दर्दनाक तरीके से नहीं मरती। चिंता मत करो, तुम्हारे पास बाद में चिल्लाने के लिए बहुत समय होगा। लंबा और मजबूत राक्षस हंसा और एनाबेला के बाल खींचे, उसकी आंखें मोह से भर गईं। तुम्हारी गंध बहुत अच्छी है। बकवास, परफ्यूम की खुशबू अच्छी कैसे नहीं हो सकती? घुमावदार सींग वाले दानव ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। लक्ष्य को पकड़ो। वह कहाँ है? अनाबेला की सांसें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे उसके बाल टूटने वाले हैं। अचानक उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर दीवार के कोने से एक सिर बाहर आ रहा है। जैसे किसी डूबते हुए व्यक्ति ने बहती हुई लकड़ी देखी हो, उसने जोर से पलकें झपकाईं। वाह! घुमावदार सींग वाला राक्षसी मानव अचानक पलट गया। उसकी नजर सड़क और आसपास के खंडहरों पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक सतर्क भाव प्रकट हुआ। ऊपर जाओ और देखो कि कोई है या नहीं। ठीक है, लंबा और मजबूत दानव स्पष्ट रूप से घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव से थोड़ा डरता था। उसने एनाबेला पर अपनी पकड़ ढीली की और आगे बढ़ गया। उसने उदासीन भाव से इधर-उधर देखा। जब वह सड़क के कोने पर एक अंधे स्थान पर पहुंचा तभी वह धीरे-धीरे रुका। फिर लंबे राक्षसी मानव की आंखें निर्ममता से चमक उठीं। जैसे ही वह अचानक बाहर निकला, उसकी दाहिनी मुट्ठी तोप के गोले की तरह फट गई। पिताजी! वह एक पल के लिए रुका। सड़क का कोना खाली था। वहां एक भी व्यक्ति नहीं था। लंबे और मजबूत राक्षसी मानव की भयंकर आभा गायब हो गई। उसने नाराजगी में अपनी मुट्ठी नीचे कर ली और अपनी लंबी जीभ से अपने मुंह के कोने को चाटा। वह मुड़ा और घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव से कहा, वहां नहीं है। बेवकूफ, वक्र सींग वाले राक्षसी मानव ने शाप दिया। वाह! इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वांग ये अचानक सुविधा स्टोर के दरवाजे के पीछे से निकल गया। उसके हाथ में लाल सूर्य करीपान बिजली की तरह तेज था। उगते सूरज का उपयोग प्रकाश की गति से किया जाता था। वह लंबा राक्षसी मानव, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, दर्द से चिल्लाने लगा। भले ही उसकी शारीरिक सुरक्षा बहुत मजबूत थी, करीपान ने उसकी पीठ की त्वचा को काट दिया और हर जगह काला लाल खून बिखर गया। दूसरे पक्ष को अपना संतुलन खोते देख वांग ये ने तुरंत एक शक्तिशाली प्रहार किया और लंबे राक्षसी मानव को जमीन पर गिरा दिया। ड्रोन ब्लेड।
करीपान ऊर्जा आग और बिजली की तरह थी। लंबे राक्षसी मानव के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसका सिर काट दिया गया जबकि उसकी आंखें खुली रहीं। वह मृत है। राक्षसी मनुष्यों में भी मनुष्यों जैसी ही कमजोरियां थीं। स्तर 2 रक्तदानव वांग ये बहुत शांत थे। अभी 3 प्रहारों से उसने मूल रूप से 2 राक्षसी मनुष्यों की ताकत निर्धारित कर ली थी। उनके शरीर की कठोरता लगभग मध्यम श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षसों के बराबर थी। यह उसके अनुमान से बहुत दूर नहीं था। जिस छात्र की मृत्यु हुई थी वह संभवतः लेवल 1 आनुवंशिक योद्धा था। यदि शत्रु लेवल 3 रक्तदानव या उससे भी अधिक शक्तिशाली होता तो वह छात्र के शरीर पर इतने निशान नहीं छोड़ता। बाद वाले को एक पल में मार दिया जाता। वांग ये ने अनाबेला को दूर से देखा। वह 5 साल पहले एक लोकप्रिय महिला स्टार थीं। उन्होंने एक मॉडल के रूप में शुरुआत की और अनगिनत विज्ञापनों और विभिन्न शो में अभिनय किया। वह ओटाकस की पूर्व देवी थी। इस शरीर का मूल मालिक उसके रूप का प्रशंसक था। क्या आप उसे बचाने के लिए यहाँ हैं? टेढ़े सींग वाले राक्षसी मानव ने अपने साथी की मृत्यु देखी लेकिन उसे कोई दुख नहीं हुआ। मैं बस वहां से गुजर रहा हूँ। वांग ये ने लंबे राक्षसी मानव के सिर पर पैर मारा जिससे उसका मस्तिष्क फट गया। मैं चलो अपने काम से काम रखें और ऐसा दिखावा करें कि हम कभी मिले ही नहीं। यह कैसा रहेगा? घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव की आवाज ठंडी थी। वांग ये ने एनाबेला से कुछ ही दूरी पर महिला की लाश को देखा। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसकी फटी हुई पोशाक खून से लथपथ थी। उसके कपड़े उसके शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं थे और यह एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। राक्षसी मनुष्य राक्षसों से भी अधिक क्रूर थे। वांग ये ने अपनी निगाहें घुमाई और अनाबेला की ओर देखा जिसका चेहरा आशा से भरा था और उसकी आंखें उज्ज्वल थीं। उसने 2 उंगलियां बढ़ा दीं। बाद वाले ने समझा और जोर से सिर हिलाया। मैं उससे कहीं अधिक ताकतवर हूँ। घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव ने वांग ये की ओर उदासीनता से देखा। क्या संयोग है? मैं भी। वांग ये की मुस्कान बहुत उज्ज्वल थी लेकिन बहुत ठंडी भी। बजना। घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव ने अपनी तलवार निकाली और अनाबेला की बर्फसफेद हंस गर्दन पर रख दी। तेज ब्लेड से कट लग गया और ब्लेड से खून बहने लगा। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं उसे मार डालूंगा? करो। मैं वैसे भी उससे परिचित नहीं हूँ। वांग ये उदासीन दिखे। नहीं। अनाबेला ने घबराहट का भाव प्रकट किया और उसके आंसू बारिश की बूंदों की तरह गिरे। मुझे बचाओ। जी। घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव की तलवार और भी गहरी हो गई। इस समय अनाबेला का बर्फसफेद स्वेटर खून से लथपथ था। उसने वांग ये की ओर याचना भरी निगाहों से देखा और चिल्लाई, मुझे बचा लो। कृपया। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे दूंगी। है। अनाबेला के कानों में वांग ये की आवाज सबसे अच्छे संगीत की तरह लग रही थी। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ में लाल सूर्य करीपान मर्दानगी से भरा हुआ था और वह सीधे वक्रसींग वाले राक्षसी मानव की ओर बढ़ा। बजना। घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव ने उसे रोकने के लिए अपनी तलवार खींच ली। उसकी रक्तलाल आंखें एक क्रूर हत्या के इरादे को प्रकट कर रही थीं। आप मौत को दावत दे रहे हैं। करीपान और तलवार टकरा गए। वांग ये को एक जबरदस्त ताकत महसूस हुई जो समान स्तर के बाइसन राक्षस से कमजोर नहीं थी। वह ब्लेड से बचने के लिए पीछे हट गया और सीमा तोड़ने के कौशल कॉम्प्रिहेंसिव सेबर तकनीक का उपयोग करने के लिए आसानी से बदल गया। दोषरहित बचाव किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव ने कैसे हमला किया। वह वांग ये की रक्षा को नहीं तोड़ सका। राक्षसी मानव तलवार चलाना जानते थे। वांग ये ने इवॉल्वर फोरम पर एक टिप भी देखी। राक्षसी मनुष्य भी मून वेब से जुड़ सकते हैं। उनके पास एकमात्र चीज की कमी थी, वह थी उपयुक्त उपकरण और हथियार। साथ ही वे बहुत बदसूरत थे। हालांकि उनके शरीर राक्षसों जितने मजबूत थे जो पहले से ही सबसे अच्छा उपकरण था। फिर भी खून बहेगा। वांग ये बचाव से आक्रमण की ओर मुड़ गए। घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव के कमजोर बिंदु को पकड़कर लाल सन सेबर ने उसकी त्वचा को काट दिया। काला लाल रक्त रिसने लगा लेकिन इसने घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव की क्रूरता को और अधिक बढ़ा दिया। दहाड़ते ही उसकी तलवार की तकनीक की गति अचानक बढ़ गई। तलवार वांग ये के डार्क लाइट कॉम्बैट सूट पर गिरी लेकिन जो उसका इंतजार कर रहा था वह उसकी बांह पर एक कट था। दरार। हड्डियों के चटकने की आवाज। टेढ़े सींग वाले राक्षसी मानव ने एक दर्दनाक दहाड़ निकाली। पीछे हटते समय उसके बाएं हाथ ने उसकी दाहिनी बांह को पकड़ लिया। वांग ये ने तेज गति से उसका पीछा किया। उगते सूरज के बाद असंख्य रोशनी आई। करीपान प्रकाश एक इंद्रधनुष की तरह था जो आकाश में नाच रहा था। ची ची ची। घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव का खून हर जगह बिखर गया। अब उसे अपने टूटे दाहिने हाथ की कोई परवाह नहीं थी। उसके फौलाद जैसे बाएं हाथ ने मुट्ठी बनाई और लाल सन सेबर से टकरा गया। वह इसे रोक नहीं सका। करीपान तकनीक के स्तर ने उसे दबा दिया। भले ही वे एक ही स्तर पर थे और घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव का शरीर वांग ये की तुलना में अधिक मजबूत था, युद्ध तकनीक और कौशल में अंतर बहुत बड़ा था। राक्षस मानव कदम दर कदम हार रहा था। बूम। वांग ये की करीपान घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव के बाएं कंधे पर गिरी जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल ब्लेड की रोशनी उतरी। अब और विरोध करने में असमर्थ थका हुआ वक्रसींग वाला राक्षसी मानव क्रोधपूर्वक दहाड़ने लगा। जी। उसका सिर जमीन पर गिर गया और उसका मजबूत शरीर ढह गया। एनाबेला की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं जब उसने वांग ये को अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए और लगातार 2 राक्षसी मनुष्यों को मारते हुए देखा। वह जीत गया था। वह बच गई। विपत्ति से बचने की खुशी ने उसका शरीर सुन्न कर दिया और पैर कमजोर हो गए। उसने लगभग सोच लिया था कि वह खत्म हो गई है। उस कांटेदार के बारे में सोच रहा हूँ। यह बहुत डरावना था। आप तो कमाल के हैं। एनाबेला ने तेजी से उभरती हुई अपनी छाती को दबाया और वांग ये की ओर प्रशंसा से देखा। उसने एक आकर्षक और मधुर मुस्कान प्रकट की। धन्यवाद। कोई जरूरत नहीं है। वांग ये ने उसकी ओर देखा। उसने चारों ओर देखा और आगे की ओर इशारा किया। चल दर। वांग ये की उंगली का पीछा करते हुए एनाबेला का नाजुक शरीर कांपने लगा। उसने कुछ ही दूरी पर एक परित्यक्त इमारत देखी और वह उस पर लिखे शब्दों को स्पष्ट रूप से पहचान सकती थी। हंटिंग होटल। हंटिंग होटल, कमरा 307। अनाबेला, जिसने सफेद स्ट्रैपलेस ट्यूब टॉप पहना हुआ था, बिस्तर पर बैठी थी। उसकी अभिव्यक्ति शर्मीली और जटिल थी और उसके कंधे कांप रहे थे। खिड़की के सामने खड़े उस खूबसूरत युवक को देखकर, जिसने लगातार 2 राक्षसी इंसानों को मार डाला था, वह घबराई हुई भी थी और डरी हुई भी। क्या वह विरोध करने का साहस करेगी? दूसरा पक्ष उसे चींटी की तरह कुचल सकता है। भूल जाओ, कम से कम वह बहुत सुंदर था। उसे पहले जीवित रहना था। खड़खड़ाहट। अनाबेला का नाजुक शरीर कांप उठा और उसने धीरे से कहा, मेरा काम हो गया। आप क्या कर रहे हैं? वांग ये ने पलटकर एनाबेला को स्कैनर की तरह बिस्तर पर स्कैन किया। वह बहुत गोरी और पतली थी। उसकी टांगें पतली और लंबी थीं और उसके स्तन दबाने की कोशिश करने पर भी लगभग अस्तित्वहीन थे। यू शुइकिन ने जीत हासिल की। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? अनाबेला थोड़ी उलझन में थी। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। वांग ये ने सख्ती से इनकार कर दिया और पतली टांगों पर कुछ और नजरें डालीं। हालांकि वह एक अच्छा इंसान नहीं था, फिर भी वह जबरदस्ती का सहारा नहीं लेता था। वहाँ बहुत सी सुंदर लड़कियां थीं। इस तरह की बात कम से कम सहमति से होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। एनाबेला की पहचान खास थी। अगर उसने सच में उसके साथ ऐसा किया तो भविष्य में बहुत परेशानी हो सकती है। यह पूरी तरह से अनावश्यक था। क्या? अनाबेला अंततः समझ गई। क्या उसने गलत समझा? उसके जैसा निक रिवॉल्वर एक लेचर कैसे हो सकता है?
धन्यवाद, धन्यवाद। एनाबेला को अपने गंदे विचारों पर शर्म महसूस हुई। वह अपने उद्धारकर्ता के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? क्या आप बात करने से पहले अपने कपड़े पहन सकते हैं? वांग ये ने अनाबेला की ओर देखा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कपड़े पहने थे या नहीं, वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि वह आमतौर पर विभिन्न शो और विज्ञापनों में क्लीवेज कैसे दिखाती थी। इसलिए उसने चेस्ट पैड का इस्तेमाल किया। वांग ये ने उस पर नजर डाली। अनाबेला, जो एक सफेद स्वेटर और एक फैशनेबल सूट पहने हुए थी, ने जल्दी ही अपना महिला सेलिब्रिटी आचरण वापस पा लिया, जिससे वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि जब उसने अभी-अभी उसकी सपाट छाती के बारे में सोचा, तो ऐसा लगा मानो उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। आम खूबसूरत लड़कियों की तुलना में महिला हस्तियां अपनी खूबियों और स्त्रीत्व को उजागर करने के लिए खुद को तैयार करने में बेहतर थीं। सीधे शब्दों में कहें तो वे पुरुषों को बेहतर ढंग से समझते थे। क्या आपने हाल ही में किसी को नाराज किया है? वांग ये ने दो राक्षसी मनुष्यों के बीच की बातचीत सुनी थी। उन्होंने लक्ष्य शब्द का उल्लेख ऐसे किया था मानो वे किसी का इंतजार कर रहे हों। मुझे नहीं पता। अनाबेला की आवाज आश्वस्त नहीं थी और उसकी निगाहें हट गईं। इसका मतलब था कि उसने बहुत से लोगों को नाराज किया था। वांग ये ने तुरंत उसे समझ लिया। अन्य महिला मशहूर हस्तियों के संसाधनों को चुराना, ऐसी फिल्म बनाना जिसमें पैसा डूब गया, प्रेमी बनना। क्या राक्षसी मनुष्यों ने कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट की? वांग ये ने फिर पूछा। मैं मैं उस समय बहुत डरी हुई थी, इसलिए मुझे याद नहीं है। अनाबेला के दिमाग में महिला सहायक के दर्द और मदद के लिए रोने की छवि बनी रही, जिससे उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कई बार ड्रैगन किंग का उल्लेख किया है। अनाबेला को अचानक याद आया। और लक्ष्य, हाँ, उन्होंने एक लक्ष्य का उल्लेख किया था। हैरान होकर एनाबेला ने खिड़की के सामने खड़े खूबसूरत युवक को देखा और तुरंत समझ गई कि वह उसे यहाँ क्यों लाया है। वह उसे आगे होने वाले खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा था। ड्रैगन किंग। जब उसने यह शब्द सुना, तो उसके दिमाग में 3 साल बाद लौटने वाले ड्रैगन किंग की मस्तिष्क वाशिंग छवि दिखाई दी। लक्ष्य ड्रैगन किंग था। यह उतना मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकता, है ना? या फिर उनके संगठन का नाम ड्रैगन किंग था, या शायद राक्षसी इंसानों के नेता को ड्रैगन किंग के नाम से जाना जाता था। अचानक दूर से एक ऑफरोड वाहन के इंजन की आवाज आई। वांग ये ने अनाबेला को आने का इशारा किया। बाद वाला चुपचाप वांग ये की तरफ चला गया और बिल्ली के बच्चे की तरह उस पर रेंगने लगा। कितनी खुशबूदार। राक्षस मानव झूठ नहीं बोल रहे थे। वांग ये ने धूल भरी खिड़की से नीचे देखा। यह कवच और आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित एक संशोधित ऑफरोड वाहन था। कार रुकने के बाद काला चश्मा, धूप का चश्मा और बंदूकें पहने कुछ अंगरक्षक बाहर निकले और चारों ओर देखा। कार में बैठा व्यक्ति लक्ष्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसका रूप या आकार नहीं देखा जा सका। कोई हलचल नहीं थी। उसे फोन पर होना चाहिए। लेकिन लक्ष्य राक्षसी मनुष्यों से संपर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे राक्षसी मनुष्यों पर जो फोन मिला वह बजता ही नहीं था। क्या आप उसे पहचानते हैं? वांग ये ने अनाबेला के कान में फुसफुसाया। अनाबेला के गाल थोड़े लाल थे, लेकिन उसने वांग ये की बाहों को नहीं छोड़ा, क्योंकि इससे उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। एनाबेला ने बिल्ली के बच्चे की तरह खिड़की से बाहर देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। जल्द ही काले कपड़े पहने अंगरक्षक कार में वापस आ गए। संशोधित ऑफरोड वाहन का इंजन गर्जना कर रहा था, जिससे बाहर निकलते ही धूल का बादल छा गया। वांग ये की आंखें मशाल की तरह चमक रही थी और वह जीप को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देख रहा था। मुझे अपना फोन दो, वांग ये ने अनाबेला से कहा, जिसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसे अनलॉक कर दिया। वांग ये ने अपना नोटपैड खोला और संख्याओं की एक श्रृंखला लिखी। यह लाइसेंस प्लेट नंबर है। जाओ और इसे स्वयं जांचो। मैंने आपके लिए बेस डिफेंस डिवीजन से संपर्क किया है। वे जल्द ही यहाँ आएंगे। यहीं रहे और कहीं भी न जाएं। राक्षसी मानव का फोन बचाव कर्मियों को दें। जहां तक आपके मामले की बात है, आप बाद में तय कर सकते हैं कि इससे कैसे निपटना है। अनाबेला का सुंदर चेहरा बदल गया और उसने दयनीयता से कहा, क्या आप मुझे यहाँ छोड़ने जा रहे हैं? तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वांग ये ने उसके दयनीय कृत्य को नजरअंदाज कर दिया और उसे फोन लौटा दिया। विकासकर्ता और राक्षसी इंसान नश्वर दुश्मन है। मैंने केवल राक्षसी इंसानों को मारा और तुम्हें बचा लिया। लेकिन एनाबेला, जो दुनिया के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने वांग ये को बिना किसी हिचकिचाहट के वापस जाते देखा, तो उसने तुरंत कहा, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? जब मैं बेस सिटी वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें पैसे चुका दूंगी। कोई जरूरत नहीं है। वांग ये ने दरवाजा खोला और अचानक रुककर कहा, मेरा नाम है ली फेंगियन। पिताजी। उसने दरवाजा बंद किया और चला गया। वांग ये तब चले गए जब उन्होंने बेस डिफेंस डिवीजन के लोगों को आते देखा। आखिरकार उसे उस छात्र का नाम याद आ गया जिसे राक्षसी मनुष्यों ने मार डाला था। नौसिखिया परीक्षण में 10वां स्थान, ली फेंगियन। उनकी इच्छा बचाव दल में शामिल होने की थी। उनका भविष्य उज्जवल था। ली फेंगियन के कार्यों को देखते हुए उन्हें पता चल गया होगा कि सेलिब्रिटी इवेंट में कोई गायब था। वह बंधकों को बचाना चाहता था, लेकिन ताकत की कमी के कारण अंततः वह राक्षसी मनुष्यों के हाथों मर गया। शांति से आराम करो। मैंने तुमसे बदला ले लिया है। वांग ये की अभिव्यक्ति शांत थी। उसने केवल वही किया जो उसे करना चाहिए था। जहां तक अनाबेला की बात है, वे शायद भविष्य में दोबारा नहीं मिलेंगे। बात बस इतनी सी थी कि अब से जब वह उसे विभिन्न शो और विज्ञापनों में दोबारा देखता, तो उसे यह महसूस नहीं होता कि वह कोई दूर की इंसान है। वह बिल्कुल वैसी ही थी, एक सपाट छाती वाली लड़की। ऐसा कहा जा रहा है कि वे सफेद, पतली और लंबी टांगें असली थीं। इन दोनों पैरों के बीच में सैंडविच होना बहुत आरामदायक होना चाहिए। वह क्या सोच रहा था? वांग ये ने अपना सिर हिलाया। यह सब रेडसन इवोल्यूशन तकनीक का दोष था। पूरी घटना का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। जाहिर तौर पर यह एक व्यक्तिगत शिकायत है। वांग ये मूल रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लक्ष्य का ड्रैगन किंग से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम सतह पर वे पूरी तरह से अलग थे। लक्ष्य, जिसे उसने अभी देखा था, संभवतः एक अमीर आदमी था, लेकिन वह इवॉल्वर नहीं था। उसने संभवतः गुप्त रूप से राक्षसी मनुष्यों के संगठन से संपर्क किया और प्रत्येक ने वह लिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह अनाबेला को मारना चाहता था या कुछ शर्मनाक करना चाहता था, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। उनका मानना था कि अनाबेला की बुद्धिमत्ता से वह इसे स्वयं संभाल सकती है। अगर वह इसे अच्छी तरह से संभाल नहीं पाती, तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। ड्रैगन किंग। वांग ये ने शीर्षक दोहराया। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह संभवतः महत्वपूर्ण जानकारी थी। एक छोटी सी चोट वांग ये को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकी। वांग ये ने हीलिंग पोशन HF पी लिया, जो उसे वांग जिरुई से मिला था। एक पल में उसके शरीर में गर्म धारा दौड़ गई। उसकी कोशिकाएं पुनर्जीवित हो गईं, उसके घाव जल्दी ठीक हो गए और उसकी मांसपेशियां फिर से जीवंत हो उठीं। उसका पूरा शरीर हिल गया। प्रभाव उत्कृष्ट था। वांग ये की स्थिति सामान्य हो गई। जब मैं उनसे दोबारा मिलूंगा तो मैं उनसे एक और ट्यूब लूंगा। उनका शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन डार्क लाइट कॉम्बैट सूट नहीं। 100,000 युआन मूल्य का उपकरण केवल 3 दिनों के बाद ही चोटों की चपेट में आ गया। गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह वैसे भी रात में बेस सिटी लौट आएगा। समय आने पर वह जीन पार्क की प्रयोगशाला में जाते और अपने निजी उपकरण ले आते। वह इसमें सीधे बदलाव कर सकेंगे। उनके हाथ में लाल सूर्य करीपान भी था। यहाँ तक कि राक्षसी मानव की तलवार भी उसकी तलवार से बेहतर थी। यह सचमुच एक सस्ता करीपान था।
वह इसे भी बदलने वाला था। दोपहर में वांग ये की दक्षता काफी अच्छी थी। उन्होंने कम समय में 20 संभावित अंक अर्जित किए। वांग ये आगे बढ़ते हुए रुक गए और शिविर में लौट आए। आखिरकार जब वह घर गया तो घावों से भरा रहना अच्छा नहीं था। वांग ये और डॉक्टर शू ने एक दूसरे के घावों का इलाज किया। वांग ये के धोने के बाद वह बस को वापस बेस सिटी ले गया। फोरम ने इस मामले का उल्लेख नहीं किया, इसलिए इसे चुपचाप निपटाया जाना चाहिए था। वांग ये ने अपना फोन चालू किया और इवोल्वर फोरम की ईस्टर्न बेस सिटी की शाखा को ब्राउज किया। हालांकि फोरम में कई बेकार संदेश थे, लेकिन 2 विषय ऐसे थे जो सामने आने पर निश्चित रूप से लोकप्रिय होंगे। एक था ब्रह्मांडीय राक्षसों का विषय और दूसरा था राक्षसी मानवों का विषय। इवोल्वर्स के 2 नश्वर दुश्मन। वास्तव में अधिकांश इवोल्वर्स के लिए राक्षसी मनुष्य ब्रह्मांडीय राक्षसों से भी अधिक भयानक थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि राक्षसी मानव रक्त के लिए तरसते थे, विशेषकर इवोल्वर्स के रक्त के लिए, जो उनके लिए एक महान टॉनिक था। पूर्वी आधार शहर वेंगो रोड ड्रीम हाउसिंग एरिया। सादे सफेद दीवारों और हरी खिड़कियों के साथ 20 मंजिला ऊंची इमारतों की कतारें खड़ी थीं। घास के अलावा वहां मूलतः कोई हरियाली नहीं थी। छोटे से आवास क्षेत्र में 10,000 से अधिक लोग रहते थे और जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक था। यह सरकार का निपटान गृह था, जिसका उपयोग दुनिया भर से आए शरणार्थियों को रखने के लिए किया जाता था। समुदाय में अकेले बुजुर्गों के लिए न्यूनतम सब्सिडी भी थी। वांग ये पहली बार यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें यह अपरिचित नहीं लगा। सर्वनाश के बाद इस निकाय के परिवार के मूल मालिक ने सरकार के आह्वान का जवाब दिया और पूर्वी बेस सिटी में चले गए। उनके बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद उनके मूल शहर पर राक्षसों ने हमला किया और उसे तहस-नहस कर दिया। काम की वजह से इस बॉडी के असली मालिक के पिता उनके साथ नहीं रहे। अंत में वह लापता हो गया और आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। 5 साल हो गए थे। हर कोई जानता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वे उम्मीद के आखिरी हिस्से को भी नष्ट नहीं करना चाहते थे। पर्यावरण सामान्य है और स्थान दूरस्थ है, लेकिन कम से कम रहने के लिए जगह तो है। वांग ये ने लिफ्ट नहीं ली। वहां बहुत सारे लोग थे और लिफ्ट हर स्तर पर रुक जाती थी। अपनी गति से वह पलक झपकते ही 10वीं मंजिल तक पहुंच सकता था। सीढ़ियों की खिड़की से बाहर देखने पर शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए निर्माण स्थलों पर बिना रुके निर्माण हो रहा था। उनके पिछले जीवन की तरह ही देश गर्म और मजबूत था। इसने किसी का साथ नहीं छोड़ा और निचले स्तर के लोगों के लिए यह एक आशीर्वाद था। इसके एक भाग के रूप में वांग ये को अपने दिल की गहराइयों से गर्व महसूस हुआ। देश की प्रकृति समान स्वभाव वाले लोगों का पोषण करेगी। डिंग, वांग ये ने दरवाजे की घंटी दबाई। बिल्ली की आंख पर एक छोटी सी आंख दिखाई दी। दरवाजा खोलो, मैं हूं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी चेतना पहले से ही दरवाजे के पीछे की पतली आकृति को महसूस कर सकती थी। बजना। दरवाजे का ताला खुला। फिर एक क्लिक के साथ दरवाजा खुला, जिससे उसकी बहन वांग शिनचेन की शुद्ध और दोषरहित मुस्कान प्रकट हुई। भाई, तुम वापस आ गए। हाँ, माँ कहा है। वांग ये ने अपनी चप्पलें पहनी और चारों ओर देखा। यह 50 वर्ग मीटर का अस्थायी घर था, जिसमें 2 शयन कक्ष और एक बैठक कक्ष था। उनकी माँ और बहन ने एक कमरा साझा किया, जबकि इस निकाय के मूल मालिक और उनके भाई ने दूसरा कमरा साझा किया। घर छोटा और आरामदायक था, लेकिन वहाँ बहुत सारा कबाड़ जमा था। उसने अभी तक काम से छुट्टी नहीं ली है। वांग शिनचेन ने अपनी बड़ी आंखों से वांग ये को देखा और अचानक कहा, भाई, तुम बदल गए हो। क्या मैं और अधिक सुंदर हो गया हूँ? वांग ये मुस्कुराए। परिवार में सबसे चतुर व्यक्ति उसकी सबसे छोटी बहन थी। आखिरकार उसकी और इस शरीर के मूल मालिक की आदतें अलग-अलग थीं और उनके बोलने का तरीका भी अलग था। सौभाग्य से इवोल्यूशन कैंप में प्रशिक्षण आधे साल तक चला, जो कई यादें मिटाने के लिए पर्याप्त था। नहीं, मैं नहीं बता सकता। वांग शिनचेन ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और सीधे वांग ये की ओर देखा। फिर इसके बारे में मत सोचो। चलो माँ को लेने चलते हैं। वांग ये ने वांग शिनचेन को गर्दन से पकड़ा और कुशलता से उस पर हाथ फेरा। जब उम्र की परवाह किए बिना लड़कियों से निपटने की बात आती थी तो वह एक पेशेवर थे। धन्यवाद भाई। मेरी ऑनलाइन कक्षाओं में अब और देरी नहीं होगी। वांग शिनचेन ने नवीनतम लैपटॉप को अपने हाथों में लिया और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बिग ब्रदर से कई बार विनती की, लेकिन उन्होंने मेरे लिए इसे खरीदने से इनकार कर दिया। वांग ये मुस्कुराए, क्या आप कुछ और चाहते हैं? छोटी लड़कियों से निपटना सबसे आसान था। आमतौर पर उनके लिए चीजें खरीदना ही काफी होगा। नहीं नहीं, वांग शिनचेन ने अपना सिर हिलाया। माँ ने कहा कि पैसा कमाना कठिन है। हम लापरवाही से पैसा खर्च नहीं कर सकते। वांग ये ने जवाब दिया, फिर आपने लैपटॉप क्यों खरीदा? यह अलग है। वांग शिनचेन ने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। इसे अपने आप में निवेश करना कहा जाता है। केवल कठिन अध्ययन करके ही मुझे कोई रास्ता मिल सकता है। अगर मैं अपनी पढ़ाई पर पैसे बचाता हूँ, तो मुझे जीवन भर पैसे बचाने होंगे। वांग ये ने उसे थम्स अप दिया। एक शीर्ष छात्र के शीर्ष छात्र होने का एक कारण था। वे अक्सर अपने लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लेते थे। उनके पास स्पष्ट विचार होते थे कि क्या करना है और उन्हें अटूट रूप से पूरा करते हैं। माँ गलत थी। पुरुष महिलाओं के खर्च के लिए पैसा कमाते हैं। वांग ये ने लापरवाही से कहा, भाई, तुम किसी टीवी श्रृंखला की छोटी लड़की की तरह लग रहे हो। चलो लैपटॉप बाद में लौटा देंगे। ड्रीम कैफेटेरिया ड्रीम हाउसिंग एरिया में समुदाय के लिए दिन में 2 बार भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार था। खाने के घंटों के दौरान यह विशेष रूप से व्यस्त था। बर्तन तेजी से धोएं। इसे इतनी सफाई से धोने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसे पानी से धोएं और पोंछकर सुखा लें। जल्दी करें, पर्याप्त कटोरे नहीं हैं। चेन टिंग्यू ने अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए अपनी बांध का इस्तेमाल किया। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदसूरत था। तीसरे बच्चे को जन्म देने के बाद उनका शरीर खराब होने लगा। खासकर पिछले कुछ सालों से वह अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। वह न तो खा पाती थी और न ही ठीक से सो पाती थी। परिवार का बोझ इतना भारी था कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। डिशवॉशिंग टीम के मुखिया को अपने कूल्हों पर हाथ रखकर घमंडी होते देख चेन टिंग्यू केवल असुविधा को सहन कर सकती थी और जल्दी से बर्तन धो सकती थी। आजकल नौकरी ढूंढना आसान नहीं था। यदि वह ऐसा करने से इनकार करती, तो ऐसे बहुत से लोग होते जो ऐसा करते। चेन टिंग्यू ने अपनी कठोर और दर्द भरी कमर को झुकाया। अचानक उसका हाथ पकड़ लिया गया। पीछे मुड़कर देखा तो उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर खुशी के भाव झलक रहे थे। तुम लोग यहाँ क्यों हो? चेन टिंग्यू ने वांग ये की ओर देखा, जो इवोल्यूशन कैंप से सुरक्षित लौट आई थी, और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इतनी मेहनत मत करो? वांग ये ने अपनी मां चेन टिंग्यू को उठने में मदद की, जबकि उनकी बहन वांग शिनचेन ने चतुराई से फोम से ढके रबर के दस्ताने उतारने के लिए आगे बढ़ी। यह ठीक है, मैं इसे इस महीने के अंत तक करने जा रही हूँ। चेन टिंग्यू ने अपनी बेटी का हाथ बचाते हुए कहा। चेन टिंग्यू, तुम क्या कर रहे हो? बर्तन धोने वाली टीम के मुखिया ने उधर देखा और अप्रसन्नता से चिल्लाया, वहाँ आलसी मत बनो। जल्दी करो और धो लो। क्या तुम अब भी काम करना चाहते हो? मेरी माँ अब यहाँ काम नहीं कर रही है। वांग शिनचेन ने सफलतापूर्वक अपनी माँ का आखिरी रबर का दस्ताना उतारकर जमीन पर फेंक दिया। उसने बर्तन धोने वाली टीम के मुखिया की नकल की और अपने हाथ अपने कूल्हों पर रख लिए। नहीं, मैं। चेन टिंग्यू ने जल्दी से कहा। चलो माँ। वांग ये ने अपनी माँ को पकड़ लिया और मुस्कुराए। इसके बारे में ध्यान से सोचो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बाहर इस काम को पाने के लिए लोगों की कतार लगेगी। बर्तन धोने वाली टीम के मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा। जो यह करना चाहे वह कर सकता है। वांग शिनचेन ने कहा, कौन परवाह करेगा? क्या आप उसे देखते हैं? यह मेरा भाई है। उसने इवोल्यूशन कैंप के बैच 101 से स्नातक किया है। एक विकास शिविर स्नातक।
रसोई में मौजूद सभी लोगों ने अलग अलग भावों से उन तीनों को देखा। मेरा भाई अब एक ही वॉल्वर है। वांग शिनचेन ने भीड़ के हैरान चेहरों पर अपनी निगाहें घुमाई और फिर उस बदसूरत मुस्कान को देखा जो बर्तन धोने वाली टीम के प्रमुख ने निचोड़ ली थी। वह फुफकारने लगी और एक गर्वित छोटे मोर की तरह अपना सिर ऊंचा करके चली गई। हर कोई ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। वह एक ही वॉल्वर था। आधार शहर में उनके पास बहुत अधिक शक्ति और रुतबा था, सामान्य लोगों से कहीं ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तुम क्या देख रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? बर्तन धोने वाली टीम के मुखिया ने अपने कूल्हों पर हाथ रखा और दूसरों पर अपना गुस्सा उतारा। उसका एक अच्छा बेटा है जो उत्कृष्ट है और वह अपने जीवन का आनंद लेने गई है। क्या आपके पास ऐसा बेटा है? क्या आपके पास है? यदि नहीं है तो कड़ी मेहनत करें, जल्दी करें। अपने मोटे होठों से बुदबुदाते हुए डिशवॉशिंग टीम के प्रमुख ने उस दिशा की ओर देखा जिस दिशा में चेन टिंग्यू ईर्ष्या और दुहक महसूस करते हुए चली गई थी। काश उसका भी ऐसा कोई बेटा होता। चेन चेन, तुम बहुत आवेगी हो। चेन टिंग्यू कैंटीन से बाहर चला गया और गंभीरता से कहा, आह, तुम सिर्फ एक रिवॉल्वर बन गए हो और उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। माँ, आप क्या सोचती हैं यह क्या है? वांग शिनचेन ने खुशी से अपने हाथों में लैपटॉप लहराया। आह, एक नया कंप्यूटर। इसकी कीमत कितनी थी? ऐसा नहीं था कि घर का कंप्यूटर टूट गया है। आप परिवार के खर्चों के प्रभारी नहीं हैं, इसलिए आप नहीं जानते कि दैनिक आवश्यकताएं कितनी महंगी हैं। घर का माहौल। चेन टिंग्यू ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा लेकिन बीच में ही रुक गया। उसने मन ही मन आह भरी। चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न हो, वह अपने बच्चों को कष्ट नहीं होने दे सकती थी। इन सभी वर्षों में वह 3 बच्चों वाली विधवा रही। हालांकि वह मितव्ययता से जी रही थी, फिर भी उस पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का बहुत सारा पैसा बकाया था। हालांकि आह यांग पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन उसका वेतन अधिक नहीं था और परिवार मुश्किल से गुजारा कर पा रहा था। अचानक रिंग। उसके फोन पर एक मैसेज आया। आपके डिजिटल मुद्रा खाते को 100000 युआन प्राप्त हुए हैं। चेन टिंग्यू हैरान रह गए। उसका हाथ जिसमें फोन था कांप रहा था। उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि यह एक घोटाला था, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे वांग ये को उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए और अपना फोन लहराते हुए देखा तो वह तुरंत समझ गईं। आइए पहले दूसरे अंकल और अंकल माँ का जो कर्ज हम पर बकाया है उसे वापस कर दें। वांग ये बच्चा नहीं था। वह अपने परिवार की स्थिति को अच्छी तरह से जानता था। आने से पहले उन्होंने सब कुछ कंफर्म करने के लिए फोन किया था। ये पिछले 5 वर्षों में दैनिक खर्चों से जमा हुआ कर्ज था। यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। जब तक कोई जुए और नशीली दवाओं में शामिल नहीं था तब तक सब ठीक था। वाह भाई, तुम बहुत अमीर हो। वांग शिनचेन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपनी माँ के फोन पर नजर डाली। हाँ, मैं भविष्य में आपके सभी खर्च वहन करूंगा। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? आपके इरादे क्या हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाऊं? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? तुम हो। अपने बच्चों को झगड़ते और खेलते हुए देखकर चेन टिंग्यू की आंखों में आंसू आ गए। 5 साल पहले उसका पति अचानक गायब हो गया और उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। लेकिन अब उसके बेटे ने उसे फिर से उठने में मदद की थी। आखिरकार चीजें काम कर रही थीं। माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या आप वाक्यों को लिखना जानते हैं? मम्मी की आंखों में बस रेत है। मैं रो नहीं रही हूँ। मैं बस खुश हूँ। मैं तुम लोगों को बड़े होते देखकर खुश हूँ। चेन टिंग्यू ने रोते हुए हंसते हुए अपने आंसू पहुंचे। घर जाओ, चलो घर चलते हैं। माँ तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी। हाँ हाँ, मैं ब्रेड पोर्क पसलियाँ खाना चाहता हूँ। बस अपनी बांध काटो। मुझे डॉक्टर शू के बिना रात में अकेले रहने की आदत नहीं है। रात के खाने के बाद वांग ये अपने कमरे में लौट आए। वास्तव में वह अपने नए परिवार के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गया। हालांकि उनके लिए जिम्मेदारी रिश्तेदारी से अधिक महत्वपूर्ण थी। कम से कम इस स्तर पर उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। उनके डिजिटल मुद्रा खाते में अभी भी 270000 युआन थे और आज के शेयर के साथ उनके पास 300000 युआन और थे। इवोल्वर्स का सबसे बड़ा खर्च 2 पहलुओं से आया। एक था उपकरण और दूसरा था औषधि। पूर्व का निपटारा नौसेकिया मुकदमे से मिले इनाम से किया जा सकता था। जहां तक बाद की बात है, वह थोड़ा खर्च कर सकता था। आखिरकार ऐसा अक्सर नहीं होता था कि वह हुआंग उपनाम वाली एक मोटी भेड़ से मिलता था। शायद। क्या वह पागल है? जब वांग ये ने इवोल्यूशन कैंप की घोषणा में हुआंग जिरुई का नाम देखा तो वह एक संदेश भेजने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या आप बेस डिफेंस डिवीजन में नहीं जा रहे हैं? यह चुनौतीपूर्ण नहीं है, इसलिए नहीं। हुआंग जिरुई ने तुरंत उत्तर दिया। आप जिस चुनौती के बारे में बात कर रहे हैं वह मैं नहीं हो सकता। ठीक है, वांग ये ने सोचा। यू शुइकिन के लिए वांग ये बता सकते हैं कि दोनों के बीच संबंध सही नहीं थे। हाँ, हुआंग जिरुई ने सीधा उत्तर दिया। वांग ये ने विनम्रता से कहा, हम दोनों बचाव दल के सदस्य हैं, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। तुम्हारे आसपास रहना खतरनाक है। हुआंग जिरुई बिल्कुल स्पष्ट था। ये तो बहुत ज्यादा है भाई। रिंग। हुआंग जिरुई आपको समूह वेस्ट 101 रेस्क्यू टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। वांग ये हैरान था। हुआंग जिरुई ने कहा, बचाव दल हर बार केवल 4 नए सदस्यों की भर्ती करेगा और 4 सदस्य स्वचालित रूप से मिशन को पूरा करने के लिए एक टीम बनाएंगे। हमें पहले एक दूसरे से परिचित होना चाहिए और वेस्ट कैंप को गौरवान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा मिशन? समूह में शामिल होते ही वांग ये ने पूछा। समूह में पहले से ही किन वाटर लिली नाम की एक लड़की थी, इसलिए वांग ये ने उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ा। हुआंग जिरुई ने कहा, मैं अभी तक निश्चित नहीं हूँ, लेकिन आज कैंप में नंबर 3 के उत्तर में राक्षसी मनुष्यों के निशान थे। न केवल वह यह जानता था, बल्कि उसने आज उनमें से 2 को मार डाला। मुझे इसके बारे में बताओ, वांग ये ने कहा। दूसरी तरफ यू शुइकिन ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली थी और वांग ये ने उसे एक स्माइली फेस भेजा था। 2 स्तर 2 रक्त राक्षस। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि उन्हें हमारे शिविर से एक रिवॉल्वर द्वारा मार दिया गया था। दोनों को गर्दन पर वार करके मार दिया गया था। रिवॉल्वर अद्भुत होना चाहिए, हुआंग जिरुई ने कहा। ओह, तो वह एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। मैं वास्तव में उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। वांग ये ने दर्पण में देखा। उसके चेहरे को उबले हुए बंस के साथ खाया जाना था, अन्यथा यह बहुत नमकीन होता। दूसरी ओर यू शुइकिन ने भी एक स्माइली चेहरा भेजा। वांग ये ने तब हुआंग जिरुई को नजरअंदाज कर दिया और यू शुइकिन के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। क्या आपने सुना है कि एक सुंदर और असाधारण रिवॉल्वर है जिसने 2 राक्षसी मनुष्यों को मार डाला है? हाँ हाँ, वे अब राक्षसी मनुष्यों की पहचान की जांच कर रहे हैं। वह वास्तविक जीवन में सामाजिक मेलजोल से डरती थी, लेकिन इंटरनेट पर बिल्कुल भी नहीं शर्माती थी। हुआंग जिरुई ने एक और लंबा संदेश भेजा। एक और खबर है जो मैं आपको बताना भूल गया। वे शेंगटियन जो ईस्ट कैंप की स्नातक परीक्षा और नौसेकिया परीक्षण दोनों में प्रथम आए थे, ईस्ट कैंप की बचाव टीम में शामिल हो गए हैं। तब तक ईस्ट कैंप हमारा मजबूत प्रतिद्वंदी होगा। हुआंग जिरुई, क्या आप गए और खेती की? सुबह सुबह सूरज की रोशनी खिड़की के शीशे पर चमक रही थी जो प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही थी। वांग ये ने साधना की एक रात समाप्त की। स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा 14%। घर खाली था। उसके अलावा वहां कोई नहीं था। वांग यांग कल वापस नहीं आए। उन्होंने पूरी रात ओवरटाइम काम किया। पुरुषों के लिए अपने करियर के लिए कड़ी मेहनत करना सामान्य बात थी। यह तब तक ठीक था जब तक वे अचानक मर नहीं गए। नाश्ते के बाद वांग ये शहर के केंद्र में जीन पार्क की ओर चले गए।
जीन पार्क एक व्यापक इवॉल्वर संगठन था जिसमें अनुसंधान संस्थान, प्रयोगशाला, संग्रह विभाग, डेटाबेस और फ्यूचर सेंटर शामिल थे। इसे आधुनिक प्रौद्योगिकी का क्रिस्टलीकरण कहा जा सकता है। बीम पहचान सत्यापित। क्योंकि उनके पास अपॉइंटमेंट था, एक स्टाफ सदस्य तुरंत वांग ये को अंदर ले आया। यह देश के सबसे उन्नत अनुसंधान संस्थानों में से एक है। सभी विकासात्मक दवाएं यहीं बनाई और सुधारी जाती हैं। यह डेटाबेस बिल्डिंग है। यह लगभग सभी इवॉल्वर और राक्षसों का डेटा संग्रहित करता है। अनुसंधान और विश्लेषण। स्टाफ सदस्य ने वांग ये को जगह का परिचय दिया। उच्च अधिकारियों ने उसे पहले ही निर्देश दे दिया था कि इस उम्मीदवार के साथ अच्छा व्यवहार करें। क्या होगा यदि वह जीन पार्क के पर्यावरण और माहौल से आकर्षित हो गया और अपना मन बदल लिया? वांग ये ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से उत्तर दिया। पार्क बहुत शांत था और नर्ड्स के लिए बहुत उपयुक्त था। यायुशुएकिन जैसे सामाजिक मेलजोल से डरने वाले लोगों के लिए सबसे व्यस्त विभाग संग्रहण विभाग था। समय समय पर बख्तरबंद गाड़ियां प्रवेश करती रहीं और कर्मचारी और संग्राहक अत्यधिक व्यस्त थे। वांग ये ने तुरंत लुयोंग को देखा और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। 1.9 मीटर का दुबला पतला लड़का, चाहे वह कहीं भी जाए, सबका ध्यान अपनी ओर खींचता था। संग्रहण विभाग बुरा नहीं था और उसके अनुकूल था। हालांकि यह इवोल्वर्स के लिए सबसे बुनियादी काम था, यह सुरक्षित था और इसकी आय स्थिर थी। राक्षसों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। भाई ये, लुयोंग ने उत्साह से अपने हाथ लहराए। वह वास्तव में वांग ये के प्रति आभारी थे। यदि वांग ये ने उसकी मदद नहीं की, भले ही वह नौसेखिया मुकदमे से बचने में कामयाब रहा, तो वह केवल क्लर्क या डेटा वर्कर के रूप में काम कर पाएगा। वह देखा, वह भाई ये है। वांग ये, हम भाई हैं। लुयोंग ने अपने आसपास के अन्य नए भर्ती किए गए इवॉल्वर्स से दावा किया। वह हमारे वेस्ट कैंप के नौसेखिया परीक्षण में पहला है। अपने ब्लेड से उसने बोन बरीइंग माउंटेन पर सैकड़ों पैशाचिक स्तर के राक्षसों का वध किया। अंत में उसने बोन बरीइंग माउंटेन के बॉस को बाहर जाने के लिए मजबूर किया। क्या आपने कभी जागृति प्रकार का राक्षस देखा है? और उस पर एक स्तर 2-1। भाई ये ने इसे तुरंत एक स्लैश से मार डाला। यह सुनते ही विभिन्न शिविरों के शुरुआती स्तर के इवोल्वर्स की आंखें चमक उठी और उन्हें बेहद ईर्ष्या हुई। भीड़ में कलेक्टर की वर्दी में एक लड़की ने वांग ये की पीठ की ओर देखा और अपनी मुट्ठी भींच ली। वह इतनी अदूरदर्शी क्यों थी? उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की बात क्यों मानी? उसने कदर क्यों नहीं की? वह गलत थी। वह सचमुच जानती थी कि वह गलत थी। झाओ जियाओ की आंखों से आंसू गिर गए। वह वास्तव में अतीत में वापस जाना चाहती थी, उस समय में जब वांग ये ने उसे अपनी हथेली में पकड़ रखा था। वह उससे कहेगी कि वह उससे सचमुच प्यार करती है। प्रयोगशाला अनुसंधान संस्थान के समान थी और यह जीन पार्क में एक महत्वपूर्ण विभाग भी था। राक्षस सामग्रियों पर सभी प्रकार के प्रयोग यहाँ आयोजित किए जाएंगे। इवोल्वर्स के सभी उपकरण और हथियार प्रयोगशाला में बनाए गए थे। संग्रह विभाग द्वारा वितरित 99% राक्षस सामग्री को प्रयोगशाला में परिवर्तित और उपयोग किया गया। वहाँ बहुत सारे हथियार और उपकरण हैं। वांग ये आश्चर्यचकित थे। चारों ओर देखने पर उपकरणों की एक चमकदार श्रृंखला थी। यदि हथियार इवोल्वर बाजार में रखे जाते, तो भगवान जानता है कि कीमत क्या होगी। ये सिर्फ नमूने हैं। स्टाफ ने गर्व भरी मुस्कान प्रकट की। ओह नमूने, वांग ये को अचानक समझ आया, क्या मुझे एक मुफ्त मिल सकता है? वे दोनों तेजी से प्रयोगशाला में दाखिल हुए। प्राचीन काल से भिन्न वर्तमान उपकरण मूल रूप से एक असेंबली लाइन पर निर्मित होते थे, जो पूरी तरह से यांत्रिक होते थे। यह विशेषकर हथियारों के लिए था। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था कि विवरण मून वेब में क्रिस्टल मॉडल के समान ही थे। हेलो वांग ये, मैं चेंग लोन हूँ, आपके व्यक्तिगत उपकरण बनाने के लिए जिम्मेदार उन्नत विनिर्माण इंजीनियर। आदमी का चेहरा पतला था लेकिन उसकी भुजाएं मोटी थीं। उसका फैला हुआ हाथ मोटे घट्टे से ढका हुआ था। हेलो वांग ये ने आगे बढ़कर दूसरे पक्ष से हाथ मिलाया। आइए सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए पहले बॉडी स्कैन करें। चेंग लोन ने वांग ये को एक मशीन में लाया और जल्दी से स्कैन पूरा किया। बुनियादी डेटा को देखते हुए चेंग लोन ने सिर हिलाया। एक स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा। बुरा नहीं। आपकी प्रशंसा थोड़ी अनौपचारिक है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। चेंग लोन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक नौसेखिया बनने में सक्षम होने के लिए कम से कम लेवल 2 आनुवंशिक योद्धा होना जरूरी है। यह सच है, वांग ये ने सिर हिलाया। वांग जिरुई, वांग जून और अन्य भी स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा थे। चेंग लोन ने कहा, स्तर 3 आनुवंशिक योद्धा भी हैं। इतनी तेजी, वांग ये आश्चर्यचकित थे। चेंग लोन ने सिर हिलाया। सर्वोत्तम शारीरिक प्रतिभा वाले छात्र विकास के बाद पहले से ही स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा होंगे। सबसे उन्नत के 3 शरीर उत्तेजक और विकास फल के साथ उन्नत विकास तकनीकों की खेती के साथ उनके लिए कम समय में स्तर 3 तक पहुंचना सामान्य है। यह एक ज्ञानपूर्ण बड़ा शॉट था। उनकी नजर में सब कुछ सामान्य था। वांग ये ने मन में सोचा। वह नहीं जानता था कि के 3 शरीर उत्तेजक क्या है, लेकिन क्या विकास फलों का उपयोग इस तरह से किया जा सकता है? अरे हाँ, विकास फल में स्वयं शुद्ध और सौम्य ऊर्जा होती है, इसलिए यह शरीर पर बोझ नहीं डालती। ईमानदारी से कहूं तो यह बहुत उपयोगी नहीं है। चेंग लोन ने वांग ये की ओर देखा और जान लिया कि वह क्या सोच रहा है। चाहे कोई कितनी भी तेजी से सुधार करे, इसकी तुलना एक शुरुआत से लेकर एक मध्यवर्ती इवोल्वर तक तेजी से आगे बढ़ने से नहीं की जा सकती। विकास की सामान्य 50% सफलता दर अभी भी कम है। क्षमता उपयोगकर्ताओं के पास अभी भी यह सर्वोत्तम है। ठीक है, चेंग लोन ने टैबलेट खोला और उसे सौंप दिया। अपने लड़ाकू सूट का प्रकार और शैली चुने। वांग ये ने गोली ले ली। लड़ाकू सूट वैसे ही थे जैसे उन्होंने इवोल्वर बाजार में देखे थे, बस इसमें 2 और प्रकार शामिल हो गए थे। एक अल्ट्राथिन मॉडल था और दूसरा सुपर हेवी मॉडल था। चेंग लोन ने बताया, इन दोनों की मांग कम है, इसलिए बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता है। क्या आप आश्वस्त हैं कि अल्ट्राथिन मॉडल की मांग कम है? वांग ये ने अपने दिल में जवाब दिया और जल्दी से एक हल्का लड़ाकू सूट उठाया। लड़ाकू सूट जितना भारी होगा, सुरक्षा उतनी ही अधिक होगी, लेकिन लचीलापन उतना ही कम होगा। लड़ाकू सूटों के प्रकारों में कोई बड़ा अंतर नहीं था। यह सिर्फ व्यक्तिगत पसंद थी। कोई बात नहीं, इसे बनाने में लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे। क्या आप इसे लेने आएंगे या हमें इसे इवोल्वर अपार्टमेंट में पहुंचा देना चाहिए? चेंग लोन ने अंतिम प्रक्रिया पूरी की। कृपया इसे अपार्टमेंट में भेजें। वांग ये को यकीन नहीं था कि बचाव दल कब इकट्ठा होगा। 3 दिन बाद वह शायद अब बेस सिटी में नहीं रहेगा। जरूर, चेंग लोन ने सिर हिलाया। हथियारों को कस्टम निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी हथियार मून वेब के मॉडल के अनुसार बनाए जाते हैं। वांग ये, आप रेड सन सेबर का उपयोग कर रहे हैं ना? चेंग लोन ने वांग ये के म्यान पर नजर डाली। हाँ, चेंग लोन ने धीरे से कहा, यह एक साधारण मॉडल है। मैं तुम्हें 2 रेड सन सेबर श्रृंखला दूंगा। वांग ये की आंखें चमक उठी। इवोल्वर बाजार में एक श्रृंखला आई रेड सन सेबर 100,000 युआन में बेची गई, जबकि श्रृंखला 2 1 मिलियन युआन में बेची गई। केवल यह करीबन ही नौसेखिया परीक्षण में दूसरे स्थान के लिए पुरस्कार के बराबर थी। भाई चेंग, क्या आपने वन पीस देखा है, जो अभी भी जारी है? वांग ये ने एक पल के लिए सोचा और कहा। चेंग लोन ने अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आया कि वांग ये ने अचानक यह क्यों पूछा। वहाँ जोरो नाम का एक 3 ब्लेड वाला तलवारबाज है। वह 3 ब्लेड से लड़ता है। वांग ये ने उसकी ओर देखा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? चेंग लोन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी। वांग ये अपने ऊपर 2 खुरपी लेकर जीन पार्क से बाहर आए। प्रयोगशाला बहुत बड़ी थी, फिर भी वह इतनी कंजूस थी। अंत में उसे केवल एक और ब्लेड मिला।
हाँ 600000 युआन श्रृंखला 3 मून सेबर। यह मून वेब पर खेती तकनीक क्षेत्र में बुनियादी करीपान तकनीकों के 9 रूपों को समझने के लिए करीपान मॉडल था। डुअल ब्लेड स्टाइल। वांग ये ने इसके बारे में सोचा और फैसला किया कि वह इसे आजमा सकते हैं। प्रयोगशाला में उन्होंने भाई चेंग को दिखाया था कि वह 2 करीपानों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। उन्होंने एक ही समय में रेड सन सेबर और बेसिक सेबर तकनीकों के 9 रूपों का उपयोग किया। अन्यथा दूसरा पक्ष इतना मूर्ख नहीं होगा कि उसे एक और करीपान दे दे। इसके लिए बहुत मजबूत चेतना की आवश्यकता है। वांग ये ने दोहरी ब्लेड शैली की जड़ को समझा। उसे न केवल अपना ध्यान बांटना था बल्कि अपने दोनों हाथों पर करीपान तकनीकों का समन्वय करने में भी सक्षम होना था। उसे अत्यंत सशक्त चेतना नियंत्रण की आवश्यकता थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे थोड़े समय में किया जा सकता था जब तक कि वह एक सक्षम उपयोगकर्ता न बन जाए। बेस डिफेंस डिवीजन, बाहरी गश्ती डिवीजन। उप विभाग प्रमुख के कार्यालय में यू हानचाओ ने फोन उठाया। नमस्ते, आपने इसकी स्पष्ट जांच की है? हाँ ठीक है, बस गनर तैयार हो जाओ और मेरे नोटिफिकेशन का इंतजार करो। कॉल समाप्त होने के बाद यू हानचाओ ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। बेशक वह वांग ये को अपनी सांस लेने का मौका नहीं देगा। एक बार जब दूसरा पक्ष बचाव दल में शामिल हो गया तो उसे मारना बहुत परेशानी भरा होगा। वह बेस सिटी में काम करेगा। मैं अपने छोटे भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए आपके सिर का उपयोग करूंगा। यू हानचाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दांत पीस लिए। ड्रीम हाउसिंग एरिया। यह जीवन शक्ति से भरा एक और दिन था। वांग ये ने हाथ बढ़ाया और व्यायाम करने के लिए उठे। स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा 20%। इसमें 6% की वृद्धि हुई थी। कल जीन पार्क से लौटने के बाद वह घर पर खेती कर रहे थे। वह बाहर नहीं गया। इसके बजाय उन्होंने घर पर अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताया। वृद्ध लोगों के लिए साहचर्य अधिक महत्वपूर्ण था। उसने धीरे-धीरे परिवार की गर्मजोशी को अपना लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि वांग ये कभी नहीं भूलेंगे कि उन्हें क्या करना था। अब उसके पास जो कुछ भी था वह उसकी ताकत द्वारा समर्थित था। यदि उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया तो सर्वनाशकारी संकट और कहर बरपा रहे ब्रह्मांडीय राक्षसों की परवाह न करें, केवल यू हानचाओ अकेले उसे आसानी से नहीं जाने देगा। बिग ब्रदर ने कल फिर से ओवरटाइम काम किया। वह उतना ही मेहनती है जितना मैं उस समय था, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। अतीत में जब वह परियोजनाओं को पूरा करने की जल्दी में था तो उसके जीवन में केवल नींद और काम शामिल थे। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी वह अपनी मेज पर रोटी खाता था और बाहर ले जाने का ऑर्डर देता था। उसे घर जाने का समय कैसे मिल सकता था? एक आदमी के तौर पर उनका करियर ज्यादा महत्वपूर्ण था। वांग ये छावनी संख्या 3 की ओर बढ़े। बेस सिटी में 4 छावनियों के लिए 24 घंटे परिवहन था, मुख्य रूप से बेस डिफेंस डिवीजन के लिए। खेती के लिए दिन उपयुक्त नहीं था। पैशाचिक स्तर के राक्षसों का शिकार करना उनका मुख्य फोकस था। वह न केवल संभावित अंक प्राप्त कर सकता था बल्कि वह अच्छी खासी आय भी अर्जित कर सकता था। हालांकि वांग ये के पास पर्याप्त पैसा था, फिर भी कोई भी बहुत अधिक पैसा होने की शिकायत नहीं करेगा। अन्यथा इतने सारे कर चोर कैसे हो सकते थे? मुझे जल्द से जल्द 10 मिलियन कमाने और अपना घर खरीदने की कोशिश करनी है। अब चूंकि उसके पास क्षमता थी, वांग ये स्वाभाविक रूप से एक बेहतर जीवन जीना चाहता था। उन्होंने सबसे पहले 10% का छोटा सा लक्ष्य रखा। अस्थायी आवास का माहौल औसत था और यह बेस शहर के किनारे पर था। एक बार जब राक्षसों ने शहर पर हमला कर दिया तो उनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। अब मैं मध्यम श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षसों का लगातार शिकार कर सकता हूँ। प्रत्येक राक्षस का औसत लाभ लगभग 2200 युआन है। वांग ये नानहू पार्क के बाहरी किनारे पर पहुंचे और तेजी से आगे बढ़े। लगता है आज की फसल बहुत अच्छी होगी। वांग ये की संवेदनशील चेतना ने तुरंत ही उसके सामने एक मध्यम श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षस को खोज लिया। 5 मीटर लंबा पैशाचिक स्तर का भूरा भालू राक्षस। यह एक इवोल्वर की लाश को कुतर रहा था। भूरे बालों से ढका उसका मुंह खून से सना हुआ था। उसे देखकर भूरे भालू राक्षस की आंखों में चमक आ गई और उसने दहाड़ते हुए अपना शरीर सीधा कर लिया। बजना। वांग ये ने अपनी श्रृंखला 2 रेड सन सेबर बनाई। छूने पर यह बहुत आरामदायक लगा। सामग्री शिविर के उपकरण गोदाम में सामान्य करीपानों से भिन्न थी। यह और भी भारी लेकिन तेज और अधिक शक्तिशाली था। जी। ब्लेड चमका और वांग ये की कलाई थोड़ी हिल गई। उगते सूरज ने पैशाचिक स्तर के भूरे भालू राक्षस की कठोर और मोटी त्वचा को तोड़ दिया। अच्छा करीपान। यह लोहे को मिट्टी की तरह काट सकता है। यदि यह पहले होता, भले ही उसका स्लैश पैशाचिक स्तर के भूरे भालू राक्षस की रक्षा के माध्यम से टूट सकता था, प्रभाव सीमित होगा। इसके अलावा मजबूत प्रभाव के कारण उसके लिए आक्रमण जारी रखना असंभव हो जाएगा। लेकिन अब चीजें अलग थीं। अभ्यास स्तरीय असंख्य प्रकाश का अनुसरण किया गया और प्रकाश छाया चमक उठी। रेड सन सेबर तकनीक को बेहद आसानी से क्रियान्वित किया गया। इससे पहले कि पैशाचिक स्तर का भूरा भालू राक्षस करीब आ पाता, वह पहले ही कई टुकड़ों में कट चुका था और खून के तालाब में गिर चुका था। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। स्तर 2 भालू राक्षस मारा गया। संभावित अंक 26.36 to 8.36 पॉइंट। यह बहुत आसान था। एक नया अनुभव। उसके शरीर पर फटा हुआ डार्क लाइट कॉम्बैट सूट अचानक कम महत्वपूर्ण हो गया। जब मेरे हाथ में कस्टम निर्मित लड़ाकू सूट आ जाता है तो मैं नानहू पार्क में प्रवेश कर सकता हूं और उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षसों को मार सकता हूं। वांग ये ने सीरीज 2 रेड सन सेबर का आयोजन किया और महंगे उपकरण होने से खुशी महसूस की। उसकी युद्ध शक्ति 200% बढ़ गई थी। अजीब बात है, नन्हू पार्क के पास एक खतरनाक स्तर का भूरा भालू राक्षस कहां से आया? एक चिड़ियाघर। उनकी कार्यकुशलता काफी अच्छी थी। उन्होंने एक दिन में 30 से अधिक संभावित अंक प्राप्त किए थे, जबकि उनका शुद्ध लाभ लगभग 50,000 युआन था। शाम को वह शिविर में लौटे और डॉक्टर शू के साथ चिकित्सा की सीमाओं और जीवन के चमत्कार पर चर्चा की। फिर उसने स्नान किया और घर चला गया। वांग ये खून से लथपथ वापस नहीं जाना चाहता था। वह अपनी मां को डराना नहीं चाहता था। जहां तक उसकी छोटी बहन वांग शिनचेन की बात है, इस मनहूस लड़की को यह भी नहीं पता था कि डर शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। खाने की मेज पर। भाई क्या तुम उड़ सकते हो? नहीं। भाई क्या तुमने पहले राक्षस का मांस खाया है? यह बहुत सूखा है। भाई क्या तुम्हें आग का गोला उगलना आता है? मैं सांप उगल सकता हूँ। वांग ये मिडिल स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसके बारे में बहुत उत्सुक था। वांग शिनचेन के दिमाग में हमेशा कई अजीब विचार रहते थे। माँ क्या बिग ब्रदर आज वापस नहीं आ रहे हैं? वांग शिनचेन रसोई में चिल्लाया। शायद। उसके बारे में चिंता मत करो। पहले तुम लोग खाओ। रसोई से चेन टिंग्यू की आवाज आई। ठीक है। वांग शिनचेन ने खुशी से अपनी चॉपस्टिक उठाई और रुक गई। उसने असमंजस में मेज की ओर देखा। उसकी पसंदीदा ब्रेड पोर्ट पसलियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थीं। भाई कभी-कभी छोटी लड़की को धमकाना बहुत संतुष्टिदायक होता था। रात के खाने के बाद वांग ये अपने कमरे में लौट आए। वांग ये ने युशुएकिन के साथ अपनी बातचीत समाप्त की और खेती करना शुरू कर दिया। 2 दिनों की चैटिंग के बाद युशुएकिन के साथ उनके रिश्ते में काफी हद तक सुधार हुआ था। वह पहले से ही कुछ छोटे चुटकुले बना सकता था। भविष्य में टीम के साथी के रूप में वे बहुत निकटता से संवाद कर सकते थे। वांग जिरुई उस पर नजर रखना चाहता था। अरे वह नहीं कर सका। इसके बाद वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला और अपने संभावित बिंदुओं को देखा। 60.1 जीवन विकास तकनीक के बाद उनकी चेतना प्लस पर आ गई। यह उनकी पहली साधना तकनीक थी जो पूर्णता स्तर तक पहुंच गई थी।
क्या आप जीवन विकास तकनीक को उन्नत करने के लिए 50 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। वांग ये बहुत जिज्ञासु थे। वास्तव में यह अपग्रेड क्या था जिसके लिए संभावित अंकों से 10 गुना अधिक की आवश्यकता थी? इसमें और सीमा तोड़ने में क्या अंतर था? वाह! वांग ये ने उस क्षण एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया जब उन्होंने अपनी चेतना के साथ उन्नयन की पुष्टि की। ब्रह्मांड में डूबा हुआ वह धूल के एक कण के समान था। जैसे-जैसे उसका जीवन विकसित हुआ, वह बढ़ता गया और आत्मसात होता गया। उनका जीवन विकसित होने लगा और स्टारडस्ट बदल गया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, यह धीरे-धीरे संघनित होकर एक छोटे तारे में बदल गया जिससे चमकदार रोशनी निकल रही थी। वह प्रबुद्ध था। एक पल में भारी मात्रा में ऊर्जा उसके शरीर में उमड़ पड़ी, बपतिस्मा की तरह उसके शरीर में किण्वन और परिवर्तन हुआ। बेसिक स्टार इवोल्यूशन तकनीक शुरुआती। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। वांग ये के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। जैसे-जैसे बढ़ती ऊर्जा अवशोषित होती गई, न केवल उसकी कोशिकाएं बदल गईं, बल्कि उसके मस्तिष्क के अंदर की उथल-पुथल भी दूर हो रही थी। शानदार प्रकाश धब्बे प्रकट हुए, जो तारों की तरह बढ़ रहे थे और एक ताराकोर में संघनित हो रहे थे। बूम! उसका मस्तिष्क विस्तृत हो गया। अराजकता की गहराई में, तारे के केंद्र को केंद्र में रखते हुए, एक छोटा, स्पष्ट, खुला क्षेत्र बना। उनकी चेतना अत्यंत स्पष्ट थी। इस समय वांग ये अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था, जिसमें उसके मस्तिष्क में गहरी ऊर्जा का प्रवाह भी शामिल था। जागृत क्षमता उपयोगकर्ता स्तर 1 क्षमता उपयोगकर्ता। यह यही था। यह अंततः यहाँ था। वांग ये बहुत खुश थे। मस्तिष्क क्षेत्र जिसे केवल जीवन के विकास के दौरान ही खोला जा सका। जिस क्षण जीवन विकास तकनीक को स्टार इवोल्यूशन तकनीक में अपग्रेड किया गया, सीमा खुल गई और सीमा पार हो गई। वह एक योग्यता उपयोगकर्ता की दहलीज पर पहुंच गया था। एक विचार के साथ इंटरफेस खुल गया। 6 वांग ये। जीवन स्तर शुरुआती ग्रह उपस्तर का जीवन। साधना प्रणाली स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा 26%, स्तर 1 क्षमता उपयोगकर्ता 1%। साधना तकनीक बेसिक स्टार इवोल्यूशन तकनीक शुरुआती बेसिक रेड सन इवोल्यूशन तकनीक पूर्णता। युद्ध तकनीक मूल लाल सन सेबर तकनीक पूर्णता मूल सेबर तकनीक के 9 रूप सीमा तोड़ कौशल व्यापक सेबर तकनीक। संभावित बिंदु 10.1। 3 बदलाव हुए। पहली शुरुआती स्तर की बेसिक स्टार इवोल्यूशन तकनीक थी। इसने एक सकारात्मक श्रृंखला प्रभाव लाया जिससे उनके स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा को 20% से 26% तक मजबूत किया गया, जबकि उनकी क्षमता उपयोगकर्ता स्तर को केवल जागृत होने से स्तर 1 के 1% तक सुधार दिया गया। पहले शुरुआती स्तर की रेड सन इवोल्यूशन तकनीक के साथ शारीरिक फिटनेस में वृद्धि लगभग 20 थी। शुरुआती स्तर की स्टार इवोल्यूशन तकनीक के साथ वृद्धि लगभग 30 है। दोनों तकनीकों ने उनके शरीर को अलग-अलग तरीकों से मजबूत किया। स्टार इवोल्यूशन तकनीक लाइफ इवोल्यूशन तकनीक के समान थी। यह उनके शरीर और मस्तिष्क दोनों सहित एक समग्र मजबूती थी। यही कारण है कि वह दहलीज को पार कर गया और एक ही बार में वास्तविक क्षमता वाला उपयोगकर्ता बन गया। वांग ये ने स्टार इवोल्यूशन तकनीक का अभ्यास करने की कोशिश की। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक जीवन स्तर था, जीवन कोशिकाओं का परिवर्तन था, ठीक उसी तरह जैसे चेतना के आकाश में तारों ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित किया था और खुद को मजबूत किया था। दूसरी ओर, उन्नत विकास तकनीकों ने शरीर के जीन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया और यह विशेष रूप से शरीर के एक पहलू को बेहतर बनाने पर केंद्रित था। उदाहरण के लिए, रेड सन इवोल्यूशन तकनीक सार को बढ़ाने पर अधिक केंद्रित थी, जिसके कारण बड़े दुष्प्रभाव हुए। सौभाग्य से, डॉक्टर शू उन्हें दुष्प्रभावों से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए वहां मौजूद थे। वास्तव में, वह एक नेक और ईमानदार सज्जन व्यक्ति थे, जैसा कि युशुएकिन हमेशा कहते थे। उसने उसकी बहुत अधिक प्रशंसा की थी, यहाँ तक कि उसे स्वयं भी इस बात पर लगभग विश्वास हो गया था। आइए मूनवेव में प्रवेश करने का प्रयास करें। यह पहचानना बहुत आसान था कि क्या वह अब एक वास्तविक क्षमता वाला उपयोगकर्ता था। उसे तब पता चलेगा जब उसने मूनवेव कनेक्ट किया और क्षमता उपयोगकर्ता के दरवाजे में प्रवेश करने का प्रयास किया। डिंग! एक विचार से वह तुरंत जुड़ गया। वांग ये को लग रहा था कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई है। उसके सामने प्रकाश से चमकते 3 मायावी दर्पण प्रकट हो गए। शुरुआती इवोल्वर्स केवल सबसे बाएं साधना तकनीक क्षेत्र में ही प्रवेश कर सकते थे। प्रवेश के बाद के 2 दरवाजे क्रमशः आनुवंशिक योद्धाओं और क्षमता उपयोगकर्ताओं के लिए थे। जब वांग ये ने क्षमता उपयोगकर्ता के दरवाजे को छूने की कोशिश की, तो अदृश्य झिल्ली गायब हो गई। वह बिना किसी रुकावट के अंदर घुस गया। 6 प्रकार की क्षमताओं के लिए 6 खिड़कियां थीं, अर्थात मजबूत बनाना, जारी करना, नियंत्रण, मौलिक, परिवर्तन और विशेष प्रकार के अलावा जो दूसरा था, अन्य सभी में प्रकाश के विभिन्न स्तर थे और उनमें प्रवेश किया जा सकता था। यह एक कठिन विकल्प है। एक नज़र में वांग ये देख सकता था कि 5 खिड़कियां समान स्तर की चमक वाली 5 मोमबत्तियों की तरह थीं। इसका मतलब था कि हर प्रकार के लिए उनकी प्रतिभा समान थी। इतना कठिन, वांग ये ने आह भरी। यह सभी 6 भौतिक पहलुओं के लिए औसत होने से अलग था। एक क्षमता उपयोगकर्ता के लिए एक प्रकार की क्षमता में असाधारण प्रतिभा होना सर्वोत्तम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक क्षमता उपयोगकर्ता खेती के लिए केवल एक प्रकार की क्षमता चुन सकता था। उदाहरण के लिए, युशुएकिन ने रिलीज प्रकार की क्षमता को चुना था। उन्नत विकास तकनीक को विकसित करते समय उसने जिस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित किया, उसे रिलीज प्रकार की क्षमता में परिवर्तित किया जाएगा। तब उसके पास अभिव्यक्ति की विशेषता होगी और वह अन्य प्रकार की क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ होगी। आइए पहले एक नजर डालें। वांग ये ने सुदृढ़ीकरण प्रकार की विंडो का चयन किया। आनुवंशिक योद्धाओं से भिन्न, जिनके पास 12 उन्नत विकास तकनीकें थीं, सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए केवल 2 विकास तकनीकें थीं और लिंक स्पष्ट रूप से चिह्नित था। विकास तकनीक के तहत लिंक की परवाह किए बिना केवल 2 क्रिस्टल गेंदें थीं। क्रिस्टल गेंदों को क्रमशः नियंत्रण मंत्र और सुदृढ़ीकरण मंत्र नाम दिया गया था। वांग ये ने केवल उन्हें देखा और मंत्रों को समझने के लिए क्रिस्टल गेंदों पर अपना हाथ नहीं रखा। उसे पहले अपनी पसंद पर गौर करना समाप्त करना था। फिर उन्होंने सुदृढ़ीकरण प्रकार की विंडो को छोड़ दिया और रिलीज प्रकार की विंडो में प्रवेश किया, जो युशुएकिन की क्षमता खेती प्रणाली थी। विंडो में सुदृढ़ीकरण प्रकार की विंडो से भिन्न विकास तकनीकें थीं और उन्हें लिंक के साथ भी चिह्नित किया गया था। विकास तकनीक के अंतर्गत 2 साधना तकनीकें भी थीं, नियंत्रण मंत्र और प्रकटीकरण मंत्र। वांग ये गहरी सोच में थे। रिलीज प्रकार की विंडो को छोड़ने के बाद उसने एक के बाद एक शेष 3 विंडो में प्रवेश किया। प्रत्येक क्षमता प्रकार की विकास तकनीक अलग थी। जब तक कोई उनमें से किसी एक को विकसित करता है, इसका मतलब है कि उसने उस क्षमता प्रकार को चुना है। 5 प्रकार की क्षमताओं में एक चीज समान थी और वह थी नियंत्रण मंत्र। यह कौशल उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित करने का मूल आधार था। 5 क्षमता प्रकारों के बीच अंतर अलग-अलग मंत्रों का था, स्पष्टीकरण में सुदृढ़ीकरण मंत्र, प्रकटीकरण मंत्र, हेरफेर मंत्र, गठबंधन मंत्र और परिवर्तन मंत्र। वांग ये ने क्रिस्टल गेंदों पर अपना हाथ रखा और उन्हें एक-एक करके समझना शुरू किया। एक दौर के बाद उन्हें विभिन्न क्षमता मंत्रों के कार्यों की एक मोटी समझ हो गई। वे अपनी अपनी योग्यता प्रकारों से निकटता से संबंधित थे। केवल क्षमता प्रकार की विकास तकनीक को विकसित करके ही कोई जादू अपनी शक्ति को उजागर कर सकता है। मुझे किसे चुनना चाहिए? वांग ये ने बहुत सोचा। वास्तविक युद्ध शक्ति के संदर्भ में मौलिक और परिवर्तन प्रकार वर्तमान में सबसे मजबूत थे। दुनिया के पहले और तीसरे क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं दोनों के पास मौलिक प्रकार की क्षमता थी। यह हुआक्सिया में क्षमता के नंबर 1 उपयोगकर्ता, सफेद बालों वाले जूलिंग के लिए विशेष रूप से सच था, जो डी एनिमेशन से बाहर लग रहा था। वह हुआक्सिया में सबसे लोकप्रिय इवोल्वर भी थी।
जैसा कि हर कोई जानता था, हुक्सिया के अधिकांश लोगों को सफेद बालों का शौक था, खासकर वे जिनके बाल सफेद थे और वे बहादुर और सुंदर थे। हालांकि उनकी प्रतिभा बहुत मजबूत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सी क्षमता का प्रकार चुना, जब तक उसके पास पर्याप्त संभावित अंक थे, वह उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता था, भले ही उसे ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। रिलीज और नियंत्रण प्रकार क्षमता का उपयोग करने के तरीकों पर अधिक केंद्रित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सुदृढ़ीकरण प्रकार पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसे एक योग्यता वाला उपयोगकर्ता माना जा सकता है? इसे कौन चुनेगा? वांग ये ने अपने दिल में जवाब दिया। सुदृढ़ीकरण मंत्र बहुत सरल था। यह मजबूती के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी की क्षमता को उसके हथियार या शरीर में डालना था। फोरम में सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं को हथियार बफमास्टर्स के रूप में भी जाना जाता था। उनका सबसे बड़ा उपयोग शक्तिशाली लोगों के हथियारों को शक्ति देना, हथियारों को क्षमताएं प्रदान करना और इस प्रकार हथियार की शक्ति को मजबूत करना था। ईमानदारी से कहें तो यह उनके लिए बहुत उपयुक्त था। अगर मैं मुख्य रूप से एक आनुवंशिक योद्धा के रूप में प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता हूं और फिर समर्थन के रूप में एक मजबूत प्रकार की क्षमता का उपयोग करता हूं, तो मेरी युद्ध शक्ति बहुत भयानक होगी। वांग ये को लुभाया गया। ताकत प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ता अपनी क्षमताओं को केवल अपने हथियारों में ही इंजेक्ट कर सकते हैं, अन्य मजबूत लोगों के शरीर में नहीं। लेकिन वह कर सकता था। एकमात्र दोष यह था कि सुदृढ़ीकरण प्रकार का भविष्य अंधकारमय था। नहीं, वांग ये अचानक काम उठी। अन्य क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं को एक प्रकार की क्षमता विकसित करने का चयन करना पड़ा क्योंकि उनके पास अन्य प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं की उन्नत विकास तकनीक नहीं थी। लेकिन उसने किया क्या? स्टार इवोल्यूशन तकनीक इतनी उन्नत विकास तकनीक नहीं थी। स्टार इवोल्यूशन तकनीक के शरीर के प्रवर्धन को देखते हुए यह रेड सन इवोल्यूशन तकनीक से कमतर नहीं थी और बेहतर भी हो सकती है। क्षमता उपयोगकर्ताओं की उन्नत विकास तकनीकों की तुलना में यह भी कमतर नहीं थी। स्टार इवोल्यूशन तकनीक को आधार बनाकर वह विशेष प्रकार को छोड़कर सभी प्रकार की क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित कर सकता था। इसके अलावा प्रत्येक प्रकार के लिए उनकी प्रतिभा समान थी। वह बिना किसी कमजोरी के एक अच्छे स्वभाव वाला बैरल होगा। दरअसल उनका जन्म उपयोगी होने के लिए ही हुआ था। प्रशिक्षण शुरू करने का समय। वांग ये का दिल जोरों से धड़क रहा था और वह उच्च आत्माओं में था। बहुत सवेरे। घंटी, अंगूठी, अंगूठी। अलार्म बज उठा। जब वांग ये बिस्तर से उठे और फिर से मूनवेव से जुड़े तो उनकी आंखें खून से लथपथ थीं। हारने के बाद भी वह और अधिक दृढ़ रहा। एक आनुवंशिक योद्धा के रूप में उनका पिछला प्रशिक्षण नदी में बहते पानी की तरह सहज था। लेकिन अब एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में अपनी खेती के दौरान उन्हें झटके पर झटके लग रहे थे। सौभाग्य से उनकी खेती में सहायता के लिए उनके पास मूनवेव की क्रिस्टल बॉल्स थीं। 20 घंटे बिताने के बाद वांग ये ने अंततः एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में अपने पहले मंत्र में महारत हासिल कर ली। शुरुआती रैंक नियंत्रण मंत्र शुरुआती। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी और तभी वांग ये ने राहत की सांस ली। नियंत्रण मंत्र क्षमता उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बुनियादी मंत्र था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस क्षमता का मंत्र विकसित करता है, वह नियंत्रण मंत्र के बिना कुछ नहीं कर सकता। उसके मस्तिष्क की गहराई में, उसके मानस में क्षमता अदृश्य और रंगहीन थी। वह इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वह इसका अन्य तरीकों से उपयोग नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज का अभाव था, मंत्र। अपना पेट भरने के बाद वांग ये कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौट आए। अगला सुदृढ़ीकरण मंत्र। मध्यरात्रि 2:44। वांग ये के कमरे में हंसी गूंज उठी। सफलता। वांग ये की आंखें खून से लथपथ थीं क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। शुरुआती रैंक सुदृढ़ीकरण मंत्र शुरुआती। शुरुआत में सब कुछ कठिन था। नियंत्रण मंत्र किसी क्षमता उपयोगकर्ता के प्रशिक्षण का सबसे कठिन हिस्सा था। ऐसा निश्चित रूप से नहीं था क्योंकि वह प्रतिभाशाली नहीं था। आधार के रूप में नियंत्रण मंत्र के साथ सुदृढ़ीकरण मंत्र की खेती बहुत तेज थी। इसके अलावा चूंकि सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमता 5 क्षमता मंत्रों में से सबसे सरल थी, इसलिए सुदृढ़ीकरण मंत्र में महारत हासिल करना वास्तव में अपेक्षाकृत आसान था। वांग ये ने एक गहरी सांस ली और श्रृंखला 3 मून सेबर का आयोजन किया। एक पल में शक्तिशाली ऊर्जा का एक विस्फोट उसकी हथेली के माध्यम से श्रृंखला 3 मून सेबर में प्रवेश कर गया। मूल रूप से सादा और बिना अलंकृत ब्लेड अचानक जल उठा, जिससे उसकी तीक्ष्णता और पूर्ण आक्रमण शक्ति का पता चला। क्या यह एक करीपान है? यह एक दिव्य कलाकृति है जो प्रत्येक प्रहार के साथ उच्च क्षति पहुंचाती है। शीर्ष श्रेणी की सामग्री स्ट्रेंथनिंग स्पेल की वृद्धि के साथ श्रृंखला 3 मून सेबर अब बेहद शक्तिशाली थी। वांग ये ने अनुमान लगाया कि इसके साथ वह आसानी से एक उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षस की रक्षा को तोड़ सकता है। जारी रखना। अगला शरीर को मजबूत बनाना। वांग ये जारी रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनके मानस में क्षमता का भंडार खाली था। मेरे नियंत्रण मंत्र का स्तर बहुत कम है और मैं अपनी क्षमता के उपयोग को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। नौसिखिया परीक्षण के दौरान वांग ये ने तुरंत युशुएकिन की भावनाओं से सहानुभूति व्यक्त की। उसके पास ताकत थी, लेकिन उसकी क्षमता आरक्षित पर्याप्त नहीं थी। अपना इंटरफेस खोलते हुए वांग ये की चेतना प्लस चिन्ह पर गिर गई। क्या आप बेसिक स्टार इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 10 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। चेतना के क्षेत्र में उन्होंने लगन से स्टार इवोल्यूशन तकनीक को उस गति से विकसित किया जो प्रकाश की गति से 1000 गुना तेज थी। पलक झपकते ही समय बीत गया और उसने स्टार इवोल्यूशन तकनीक में महारत हासिल कर ली और अभ्यास स्तर पर पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी और वांग ये असीम जीवन ऊर्जा में नहा गया। व्यापक उन्नयन के बाद उनकी कोशिकाएं बदल गईं। वांग ये ने एक झपकी ली, फिर आकाश पूरी तरह से उज्जवल होने से पहले जंगल में चला गया। उसे तत्काल संभावित अंकों की आवश्यकता थी। स्टार इवोल्यूशन तकनीक, कंट्रोल स्पेल और स्ट्रेंथनिंग स्पेल सभी को अपग्रेड करने की जरूरत है, खासकर पहले वाले को। अभ्यास स्तरीय स्टार इवोल्यूशन तकनीक में शरीर सुधार दक्षता थी जो कुशल स्तरीय रेड सन इवोल्यूशन तकनीक के करीब थी। साथ ही यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उसके स्तर को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त नियंत्रण मंत्र और सुदृढ़ीकरण मंत्र दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे। नियंत्रण मंत्र सभी क्षमता मंत्रों का आधार था, जबकि सुदृढ़ीकरण मंत्र का स्तर सीधे तौर पर सुदृढ़ीकरण दक्षता और सफलता दर को प्रभावित करता था। सौभाग्य से ये दोनों सामान्य क्षमता वाले मंत्र थे, इसलिए उन्हें स्तर बढ़ाने के लिए रेड सन सेबर तकनीक के समान कई संभावित बिंदुओं की आवश्यकता नहीं थी। यदि उसे उन्हें स्वयं समझना होता तो भूल जाओ। नन्हू पार्क में वांग ये ने श्रृंखला 2 रेड सन ब्लेड की ब्रांडिंग की और राक्षसों को पागलपन से मार डाला। एक उच्च कोटि का पैशाचिक गिद्ध राक्षस हवा में मंडरा रहा था। उसके गहरे भूरे पंख चमक रहे थे और उसकी ठंडी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। अचानक उसने जोर से चिल्लाया और झपट्टा मारकर गिर पड़ा। इसके विशाल पंख 2 संगीन ब्लेडों की तरह थे जो कानों को भेदने वाली ध्वनि पैदा कर रहे थे। क्रैक क्रैक। वांग ये की मांसपेशियां अजीब तरह से बदल गईं और एक शानदार रोशनी निकलने लगी। आश्चर्यजनक विस्फोटक शक्ति के साथ वह तुरंत आगे बढ़ गया। श्रृंखला 2 रेड सन सेबर उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के गिद्ध राक्षस के तेज पंजे से टकरा गई और धातु के टकराने की आवाज आई। बूम। गिद्ध के पैर कटे हुए थे और हर जगह खून बिखरा हुआ था। उच्च कोटि के पैशाचिक स्तर के गिद्ध राक्षस ने एक दर्दनाक चीख निकाली और घबराकर भागने की कोशिश की। वांग ये इस जोरदार प्रभाव से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। डॉन ब्लेड की शक्ति आग की तरह थी क्योंकि उसने गिद्ध राक्षस की पीठ पर वार किया था। दरार।
इसने गिद्ध की सुरक्षा को तोड़ दिया और उसकी रीढ़ तोड़ दी। उच्च कोटि का पैशाचिक गिद्ध राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और वहीं मर गया। स्तर 3 गिद्ध राक्षस को मार डाला। संभावित बिंदु 4.410.4. एक क्रॉस लेवल हत्या। यह वास्तव में उसका पहली बार था जब उसने एक उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षस को मारा था। हालांकि वांग ये ने पहले भी एक उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के वृक्ष राक्षस को मार डाला था, लेकिन उसने ज्यादातर तरकीबों का उपयोग करके ऐसा किया था। इस बार के विपरीत उसने न केवल एक उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षस को हराया, बल्कि उसने एक उड़ने वाले राक्षस को भी हराया था जिससे निपटना अधिक कठिन था। ओह! वांग ये की मांसपेशियों और हड्डियों को उनकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। उसने अभी-अभी सुदृढ़ीकरण मंत्र का प्रयोग किया था। सुदृढ़ीकरण मंत्र आनुवंशिक योद्धाओं के साथ स्वर्ग में बनाया गया एक आदर्श मेल था। प्रभाव बुरा नहीं है। इससे मेरी शारीरिक शक्ति 50% बढ़ गई है। जब शुरुआती स्तर के स्ट्रेंथनिंग मंत्र को पूर्णता के साथ विकसित किया जाता है, तो यह किसी की शारीरिक शक्ति को 100% तक बढ़ा सकता है। वह अब भी अभ्यास स्तर पर था। 2 घंटे पहले उन्होंने इसे शुरुआती स्तर से अपग्रेड करने के लिए 5 संभावित अंक खर्च किए। सुदृढ़ीकरण प्रभाव में 30% से 60% तक काफी उतार-चढ़ाव आया। यह सब आरपी पर निर्भर था। मजबूत करने वाले हथियार अधिक स्थिर थे। ऐसा कहा जा रहा है कि किसी के शरीर को मजबूत करने से उसकी युद्ध शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा प्रभाव के अनुकूल होने के लिए किसी के शरीर को लगातार मजबूत बनाना पड़ता था। मैं अब लगभग सभी उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षसों को मार सकता हूं, वांग ये आश्वस्त था। वह अब लेवल 2 आनुवंशिक योद्धा के रूप में 35% पर था। सुदृढ़ीकरण मंत्र का उपयोग करने के बाद वह स्तर 3 आनुवंशिक योद्धा की दहलीज को छू सकता था। महंगी श्रृंखला 2 रेड सन सेबर और पूर्णता स्तरीय रेड सन सेबर तकनीक के साथ एक उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षस को मारना स्वाभाविक रूप से आसान काम था। इसके बाद वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला और उसकी चेतना प्लस चिन्ह पर आ गई। क्या आप नियंत्रण मंत्र के स्तर को बढ़ाने के लिए 10 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। चेतना के क्षेत्र में उन्होंने नियंत्रण मंत्र की खेती की, इसे अभ्यास स्तर से कुशल स्तर तक बढ़ाया। अपनी क्षमता पर उनका नियंत्रण दूसरे स्तर तक बढ़ गया था। जारी रखना। वांग ये की लड़ाई का इरादा बेहद मजबूत था। हो गया। यह लगभग एक आदर्श दिन था। सुदृढ़ीकरण मंत्र का उपयोग करने के बाद वांग ये अब उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षसों का शिकार कर सकता है। जब तक वह राक्षसों से गिरा नहीं था या लेनक्सिन झील में प्रवेश करके मौत का सामना नहीं कर रहा था, तब तक वह मूल रूप से नानहू पार्क में अजय था। उसकी ताकत दोगुनी बढ़ गई थी। यह अत्यंत कुशल था। उन्होंने सुबह से शाम तक शिकार किया और 54 संभावित अंक प्राप्त किए, जो सामान्य से लगभग दोगुना था। उसने 4 उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षसों को मार डाला था और मानक संभावित अंकों का 150%, कुल 24 संभावित अंक प्राप्त किए थे। वह शिविर में लौट आया और खून की गंध को दूर करने के लिए स्नान किया। जीन पार्क की प्रयोगशाला की दक्षता भी काफी अच्छी थी। केवल 2 दिनों में कस्टम निर्मित व्यक्तिगत लड़ाकू सूट वितरित किया गया था। यह बिल्कुल फिट बैठता है। शिल्प कौशल अद्भुत था। उसका शरीर हल्का महसूस हुआ और उसकी हरकतें चुस्त हो गईं। उस पर कोई असर नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी सुरक्षा बहुत बढ़ गई थी। ब्रदर चेंग के पेशेवर शब्दों के अनुसार इस विशेष लड़ाकू सूट का रक्षा गुणांक सभी शुरुआती रैंक रिवॉल्वर लड़ाकू सूट C3 ग्रेड के शीर्ष पर था। यह उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षसों के हमलों का विरोध कर सकता है और गोलियों को रोक सकता है। कुछ देर तक डॉक्टर शू से मिलने के बाद वह वापस बेस सिटी की ओर भागा। एक और दिन कार में वांग ये को एक सूचना मिली। बचाव दल को परसों सुबह 8:00 बजे रिपोर्ट करें। हुआंग जिरुई ने जो चैट ग्रुप बनाया था, उसमें वेस्ट 101 रेस्क्यू टीम ने एक अंतिम सदस्य सोंग शुई को भी जोड़ा था। याय भाइयों और बहनों, मैं यहाँ हूँ। मैंने हजारों प्रतिस्पर्धियों से शुल्क लिया है। यह एक आशीर्वाद है, अभिशाप नहीं। यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। वांग ये ने ग्रुप चैट में 99 संदेशों को देखा और अचंभित रह गए। इस ग्रुप की चैट हिस्ट्री में 99 मैसेज भी नहीं थे। तो नवागंतुक एक बकबक था। उसके मन में उसके बारे में ज्यादा प्रभाव नहीं था, इसलिए उसे नौसिखिया परीक्षण में शीर्ष 10 उत्कृष्ट नवागंतुकों में से एक नहीं होना चाहिए। रैंक 25। वांग ये ने तुरंत अपने चैट इतिहास में दूसरे पक्ष की रैंक ढूंढ ली। वेस्ट कैंप की बचाव टीम प्रति सत्र केवल 4 लोगों की भर्ती करेगी। उनकी वजह से हुआंग जिरुई और यू शुएकिन भी बचाव दल में शामिल हो गए, जिससे कोटा बहुत तंग हो गया। स्नातक परीक्षा और आवेदनों से 8 लोगों का चयन किया गया और फिर 8 में से 3 का चयन किया गया। अंत में सोंग शुई को चुना गया। वह वास्तव में असाधारण है। वांग ये ने ग्रुप चैट को देखा जो अभी भी चल रही थी और चुपचाप डू नॉट डिस्टर्ब बटन पर क्लिक कर दिया। कार्यक्षमता अच्छी न होने के कारण वह ग्रुप में चैट नहीं करता था। हाय जियोकेन, प्यारा अभिनय जेपीजी। वांग ये ने एक छोटी सी खिड़की खोली और यू शुएकिन के साथ निजी बातचीत शुरू की। रात को कमरे में वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला और उसकी चेतना प्लस पर आ गई। क्या आप स्टार इवोल्यूशन तकनीक के स्तर को बढ़ाने के लिए 20 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वांग ये एक बार फिर एक तारे में तब्दील हो गया, जिसने अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित किया और जीवन के विकास में सच्चाई को समझा। समय बीतता गया और स्टार इवोल्यूशन तकनीक की उनकी समझ गहरी होती गई। वास्तव में उसके शरीर की कोशिकाएं रूपांतरित होने लगीं। उनके मानस में प्रारंभिक अराजकता और भी अधिक साफ हो गई और निराकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा उनकी क्षमता में बदल गई। स्टार इवोल्यूशन तकनीक कुशल स्तर 6 वांग ये। जीवन स्तर शुरुआती ग्रह उपस्तर का जीवन। साधना प्रणाली स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा 50%, स्तर 1 क्षमता उपयोगकर्ता 49%। साधना तकनीक मूल तारा विकास तकनीक कुशल मूल लाल सूर्य विकास तकनीक पूर्णता। युद्ध तकनीक मूल लाल सन सेबर तकनीक पूर्णता मूल सेबर तकनीक के 9 रूप सीमा तोड़ मंत्र व्यापक सेबर तकनीक। क्षमता मंत्र शुरुआती रैंक नियंत्रण मंत्र कुशल शुरुआती रैंक सुदृढ़ीकरण मंत्र कुशल। संभावित बिंदु 4.5। एक ही दिन में 3 विशेषज्ञ। उन्होंने शुरुआती रैंक नियंत्रण मंत्र और शुरुआती रैंक स्ट्रेंथनिंग स्पेल दोनों को जंगल में कुशल स्तर तक उन्नत किया था और उनमें महारत हासिल की थी। अब वह मूल रूप से नियंत्रण मंत्र के साथ अपनी क्षमता की खपत को नियंत्रित कर सकता है और यह अब पहले की तरह तेजी से खत्म नहीं होगी। उनके सुदृढ़ीकरण मंत्र की सफलता दर अब लगभग 95% थी, लेकिन सुदृढ़ीकरण प्रभाव स्थिर नहीं था और उच्चतम अभी भी 100% नहीं था। हालांकि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। कुशल स्तर से निपुणता स्तर तक उसे केवल 20 संभावित अंकों की आवश्यकता थी। उन्हें सबसे पहले स्टार इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करना था। क्षमता मंत्रों को उन्नत करने से उसकी युद्ध शक्ति में वृद्धि होगी, लेकिन स्टार इवोल्यूशन तकनीक को उन्नत करना एक सर्वांगीण मजबूती थी। यह विशेष रूप से क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए था। आनुवंशिक योद्धाओं के विपरीत, जिन्हें जीवन स्तर को पार करने के लिए विकासात्मक पदार्थों की मदद पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है, क्षमता उपयोगकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित किया और अपने दिमाग का विस्तार किया। जैसे जैसे उनका जीवन स्तर बढ़ता गया, क्षमता उपयोगकर्ता स्वाभाविक रूप से अपने जीन को सही करने में सक्षम हो जाएंगे। सफलता दर 100% थी। सुबह सुबह वांग ये ने पूरी रात की साधना समाप्त की। वह अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए आमतौर पर 2 से 3 घंटे सोते थे। हालांकि रेड सन इवोल्यूशन तकनीक के दुष्प्रभाव थे, लेकिन इसके प्रभाव वास्तव में सर्वोच्च थे। यह उन लोगों के लिए एक आशीर्वाद था जो कड़ी मेहनत करना पसंद करते थे।
क्या सचमुच उसे एक सप्ताह तक ओवरटाइम काम करना पड़ेगा? वांग ये ने खाली बिस्तर की ओर देखा। उसे लौटे 5 दिन हो गए थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा भाई वांग यांग कभी सामने नहीं आया। जो लोग बेहतर नहीं जानते वे सोचते होंगे कि दोनों भाइयों के बीच कुछ मनमुटाव था, लेकिन वास्तव में दोनों भाइयों के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे थे। तार्किक रूप से कहें तो चाहे दूसरा पक्ष कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वह एक सभा के लिए वापस आ जाएगा। इस शरीर के मूल मालिक की स्मृति में उनके बड़े भाई वांग यांग काम के प्रति उतने भावुक नहीं लगते थे। वांग ये ने दरवाजा खोला। ईस्टर्न बेस सिटी में आज हल्की बारिश होगी। जब तक जरूरी न हो बाहर न जाएं। अगर आप बाहर जाते हैं तो सुरक्षात्मक रेन गियर लाना याद रखें। नीचे से लाउड स्पीकर की आवाज आई जो इमारतों में गूंज उठी। वांग ये ने नमकीन अंडे के साथ सादा दलिया पिया और अपने फोन को देखा। उसके कॉन्टैक्ट में फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। प्रोफाइल चित्र हरी ऊनी टोपी और हरा स्वेटर पहने एक लड़की का था। वह हरी घास पर खड़ी हो गई और खूब मुस्कुराई। गीत शुई। वह झिझक रहा था कि क्या उसे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करनी चाहिए। समूह चैट उसके संदेशों के साथ विस्फोट करने वाली थी और किसी कारण से उसे वांग जिरुई से सहानुभूति हो गई। लेकिन शायद उसे इसमें मजा आया। क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है भाई? वांग शिनचेन मुंह में खाना लेकर झुक गई। नहीं, वांग ये ने समूह चैट को स्क्रॉल किया। वाह भाई, क्या यह अनुचित रिश्ता है? वांग शिनचेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उन मशहूर हस्तियों की तरह मत बनो और रंगे हाथों पकड़े जाओ। यह ठीक है, मैं एक इवॉल्वर हूँ, वांग ये ने हंसते हुए कहा। इंटरनेट इतना उन्नत था कि आजकल मिडिल स्कूल के छात्र बहुत कुछ जानते थे। अरे, तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? क्या तुम मूर्ख हो भाई? क्या तुमने नीचे की घोषणा नहीं सुनी? वांग शिनचेन ने चिल्लाते हुए कहा। जब तक जरूरी न हो बाहर न जाएं। आज की कक्षाएं ऑनलाइन हैं। ओह, बारिश हो रही है। वांग ये तुरंत समझ गए। बारिश हो रही थी, लाल बारिश, जो बहुत खतरनाक थी। उसे अब भी याद है कि जिस पहले व्यक्ति को उसने मारा था वह एक तर्कहीन छात्र था जो लाल बारिश को अवशोषित करने के कारण उत्परिवर्तित हो गया था। वैसे क्या बिग ब्रदर ने वापस फोन किया? वांग ये ने लापरवाही से पूछा। नहीं, वांग शिनचेन के चेहरे पर एक मासूमियत झलक रही थी। एक बार भी नहीं। वांग ये ने अपनी मां चेन टिंग्यू की ओर देखा जिनके चेहरे पर चिंतित भाव थे। वह एक पल के लिए झिझकी और अपना सिर हिला दिया। वांग ये ने भौहें चढ़ा दी। उसने झट से फोन किया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वर्तमान में अनुपलब्ध है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। उसने वीडियो कॉलिंग की कोशिश की। जिस व्यक्ति तक आप पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं वह अनुपलब्ध है। कुछ तो हुआ था। वांग ये ने तुरंत अपना निर्णय लिया। उनकी याद में उनके बड़े भाई वांग यांग ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो परिवार को पहले से बताए बिना कुछ भी करते थे। चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो, कम से कम वापस फोन तो करता ही था। दूसरा भाई बिग ब्रदर, वह वांग शिनचेन होशियार था और तुरंत समझ गया। वह ठीक है, हो सकता है कि वह अधिक काम करने के कारण सो गया हो। वांग ये ने अपनी मां चेन टिंग्यू से कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। मेरा पेट भर गया है, मुझे बाद में शिविर की यात्रा करनी होगी। आज बारिश हो रही है इसलिए बाहर मत जाओ मां। ठीक है, सावधान रहें और सुरक्षात्मक रेन गियर पहने। भीगे नहीं, चेन टिंग्यू ने चिंता के साथ कहा। मां, भाई पहले से ही एक रिवॉल्वर है। लाल बारिश का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वांग शिनचेन ने कहा। यह भी अच्छा नहीं है, आपको आसानी से सर्दी लग जाएगी, चेन टिंग्यू ने कहा। जैसे ही वे बात कर रहे थे वांग ये अपने कमरे से बाहर आए। हमेशा की तरह उसने लड़ाकू सूट पहना हुआ था और उसकी कमर पर 2 करीपान थीं। वाह भाई, आपका कॉम्बैट सूट कितना बढ़िया है। वांग शिनचेन अपनी आंखें चमकाते हुए दौड़ी। क्या यह नया है? यह कितना है? 10 लाख। वांग ये ने अपनी बहन के कान में फुसफुसाया। मां का ख्याल रखना। मुझे पता है। वांग शिनचेन ने वांग ये का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगा भाई। ठीक है। बेस रक्षा प्रभाग, बाह्य गश्ती प्रभाग। उप विभाग प्रमुख के कार्यालय में यू हानचाओ ने अपना फोन मेज पर रखा और स्पीकर पर रख दिया। वह यहाँ है। मूल योजना का पालन करें। याद रखें, काम पूरा करने के बाद इसे जला दें। इसे दोषरहित तरीके से किया जाना चाहिए। कॉल समाप्त हो गई। जब यू हैंगन अपनी उंगलियों को लयबद्ध तरीके से मेज पर थपथपा रहा था तो उसकी आंखें मशाल की तरह चमक रही थीं। उनकी अभिव्यक्ति सामान्य थी। हर किसी में कमजोरियां थीं और कोई भी अपवाद नहीं था। एक नौसिखिया इवोल्वर को मारना उसके लिए कभी भी बड़ी समस्या नहीं थी, जब तक वह काफी निर्दयी था। बेस सिटी सेंटर में वांग ये जिनिंग बिल्डिंग से बाहर चले गए। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। उनका सबसे बड़ा भाई वांग यांग 4 दिन पहले लापता हो गया था। यह पूर्व नियोजित है। वांग ये ने आह भरी। इतनी कम उम्र में यू हानचाओ ने पहले ही बाहरी गश्ती विभाग के उप विभाग प्रमुख का पद ले लिया था। जैसा कि अपेक्षित था, उससे निपटना आसान नहीं था। वह बहुत शांत था और धैर्यपूर्वक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि इस मामले से उसका कोई लेना देना हो और वह पकड़ा जाए। सावधान रहना। वांग ये को पहले ही पता चल गया था कि क्या हो रहा है। यह स्पष्ट था कि यू हानचाओ का लक्ष्य वह था और उसके बड़े भाई वांग यांग को फंसाया गया था। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो थोड़ी देर में उसका फोन बज उठेगा। वांग यांग की कंपनी में यू हानचाओ के जासूस होने चाहिए। वांग ये ने अपना फोन निकाला और उसे बंद कर दिया। बोलो, यू हान ने स्पीकर चालू कर दिया। बॉस, मैं नहीं पहुंच सकता। यू हानचाओ स्तब्ध रह गया और उसने अवचेतन रूप से कहा, यह असंभव है। क्या फोन पर कोई सिग्नल नहीं है? फिर से कॉल करें। हमने कई बार फोन किया। अच्छा नहीं बॉस, लगता है हमारा फोन ट्रैक कर लिया गया है। इस आदमी ने पुलिस को फोन किया। फोन का दूसरा सिरा थोड़ा घबराया हुआ था। यू हानचाओ काफी देर तक होश में नहीं आ सके। पुलिस को बुलाओ। वांग ये एक रिवॉल्वर था, फिर भी उसने पुलिस को बुलाया। सामान्य विकास प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई जहां वांग यांग को अवैध रूप से धन उधार लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। वांग ये की संपत्ति के साथ अपने भाई को बचाने के लिए 100,000 युआन निकालना उनके लिए मुश्किल नहीं था। बंदूकधारी काफी समय से घात लगाकर बैठे थे, बस वांग ये के आने का इंतजार कर रहे थे। बंदूकधारियों के अलावा उसने यह सुनिश्चित करने के लिए तहखाने में गैसोलीन और बम भी रखे थे कि कुछ भी गलत न हो। फिर भी वांग ये ने नियमों से नहीं खेला। बॉस, हमें पीछे हटना होगा। हमारी लोकेशन उजागर हो सकती है। फोन के दूसरे छोर से एक जरूरी आवाज आई। क्या आप अभी भी उस व्यक्ति को चाहते हैं? बस उसे वहीं छोड़ दो, उसे मत मारो। हाँ बॉस। यू हानचाओ की भौहें कसकर चिपकी हुई थीं और उसकी 10 उंगलियां तेज गति से मेज पर थपथपा रही थीं। वांग यांग को निश्चित रूप से नहीं मारा जा सका। अवैध लोन का फर्जीवाड़ा तो छोटी बात थी, लेकिन अगर आदमी मर गया और केस हो गया तो उसकी मुसीबत बहुत बड़ी हो जाएगी। वांग ये, क्या तुम अब भी उसे मारना चाहते हो? फोन के दूसरी ओर से एक अनिश्चित आवाज आई। हाँ, यू हानचाओ ने अपने दांत पीस लिए। वह जानता था कि बचाव दल कल इकट्ठा होगा और फिर एक मिशन के लिए बेस सिटी छोड़ देगा। इस अवधि के दौरान उसके लिए फिर से कोई कदम उठाने का मौका पाना बहुत मुश्किल होगा। उसे आज यह करना ही था। वह भविष्य में कोई परेशानी नहीं छोड़ सकता। सौभाग्य से आज लाल बारिश हो रही थी। हालांकि इसमें एक निश्चित जोखिम होगा, लेकिन अगर यह एक उत्परिवर्तित मानव की हत्या की आड़ में आसानी से चला जाए तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। सौभाग्य से मैंने एक बैकअप योजना छोड़ दी। यू हानचाओ ने एक और नंबर डायल किया। परेशानी के लिए खेद है। वांग ये ने जांच में सहयोग किया और अपना बयान दर्ज करना समाप्त किया। बाहर पहले से ही बारिश हो रही थी।
सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। लाल बारिश जमीन पर गिरी और फुटपाथ पर बिखर गई। उदास आकाश को देखते हुए वांग ये ने सोचा और खुद को दूसरे पक्ष के स्थान पर रखा। यदि वह यू हानचाओ होता तो वह क्या करता? अपहरणकर्ता का सेल फोन नंबर और लोकेशन ट्रैक कर लिया गया था। यदि यू हानचाओ मूर्ख नहीं होता तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसके बड़े भाई वांग यांग को कुछ नहीं होता। अब उसे केवल एक ही काम करना था और वह था जोखिम उठाना। दूसरे पक्ष को आधार शहर छोड़ने से पहले एक कदम उठाना होगा। आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वांग ये बहुत शांत थे। कार्यस्थल में धोखे की तुलना में यू हानचाओ अभी भी बहुत अनुभवहीन था। केवल दुष्टता ही पर्याप्त नहीं थी। हर किसी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुवादक नेओइबो स्टूडियो, संपादक नेओइबो स्टूडियो। वांग ये अकेले सड़क पर दौड़े। आसमान से लाल बारिश गिर रही थी, इसलिए कोई भी परिवहन काम नहीं कर रहा था क्योंकि जोखिम बहुत अधिक था। रास्ते में उन्होंने कई आंतरिक गश्ती दल को सड़कों पर गश्त करते देखा। यह उनके लिए सबसे व्यस्त समय था। वांग ये तेजी से फुटपाथ के दाहिनी ओर ऊंची इमारतों के करीब पहुंच गया। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी और उनकी छह इंद्रियां स्पष्ट थीं क्योंकि उन्होंने आसपास की हर गतिविधि को ध्यान से महसूस किया था। वह एक क्षमतावान उपयोगकर्ता थे, जिसका मतलब था कि उनकी चेतना एक आनुवंशिक योद्धा से कहीं अधिक बेहतर थी। वह अभी तक यहाँ नहीं है। इतना धीमा। वांग ये ने अपने दिल में शिकायत की और ध्यान केंद्रित किया। यू हानचाओ के पास उसे मारने के दो तरीके थे। या तो वह गनर नियुक्त करेगा या फिर इवोल्वर्स से यह काम करवाएगा। पूर्व की संभावना अधिक थी। आखिरकार इवोल्वर्स को इतना बड़ा जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अचानक सामने सड़क पर हंगामा मच गया। चीजों के टूटने की आवाज, कांच के टूटने की आवाज और एक महिला की चीख सुनी जा सकती थी। जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ा, वांग ये की आंखें चमक उठीं। थम थम थम। उसने रक्तरंजित आंखों और क्रूर चेहरे वाला एक हृष्टपुष्ट व्यक्ति देखा। बाद वाले के हाथ बड़े हो गए थे और स्टील की तरह सख्त हो गए थे क्योंकि उन्होंने सड़क के किनारे कारों और कैफे की खिड़कियों को तोड़ दिया था। महिला दुकान सहायक, जिसने कैफे का दरवाजा बंद कर दिया था, इतनी डर गई थी कि उसके पैर कमजोर हो गए थे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उसका चेहरा घबराहट से भर गया। एक उत्परिवर्तित मानव। इस समय धमाके। दूर एक ऊंची इमारत से गोली चलने की आवाज आई। वांग ये ने गोली से बचाव किया और तीर की तरह निकल गया। उन्होंने अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित किया और बंदूक की गोली के स्रोत की पहचान की। इस प्रकार लक्ष्य पर ताला लगा दिया। दो और गोलियों की आवाजें सुनी गईं, लेकिन वे वांग ये को नहीं छू सकी, जिन्होंने अपनी गति बढ़ा दी थी। पलक झपकते ही वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह कैसे संभव है? गनर हक्का बक्का रह गया। उसने कई लोगों की हत्या की थी और कभी असफल नहीं हुआ था। कोई इंसान गोली से कैसे बच सकता है? उसने पहले भी एक रिवॉल्वर को मार डाला था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यह बहुत भयानक है। बंदूकधारी ने तुरंत अपनी बंदूक हटा दी और वापस बंदूक के डिब्बे में रख दी। मिशन विफल रहा। इस बार उसके लक्ष्य से निपटना बहुत कठिन था। उसे जल्दी से पीछे हटना पड़ा, अन्यथा धमाके। छत का दरवाजा लात मारकर खोला गया, जिससे एक सुंदर चेहरा सामने आया जिसने बंदूकधारी को भयभीत कर दिया। लानत है। वह बहुत तेज था। आप कहां जा रहे हैं? वांग ये मुस्कुराए। बैंग बैंग बैंग। बंदूकधारी ने अपनी पिस्तौल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि उसने ट्रिगर बहुत धीरे से दबाया। गोलियां वांग ये को छू भी नहीं सकी। बंदूकधारी के पीछे अचानक एक तेज गति से आती हुई आकृति दिखाई दी और हाथ में चाकू से बंदूकधारी को बेहोश कर दिया गया। वांग ये ने बेहोश बंदूकधारी को एक हाथ से उठाया और तेजी से छत से बाहर चला गया। सड़क पर अभी भी एक उत्परिवर्तित मानव से निपटना बाकी था। टकराना। वांग ये ने बंदूकधारी को सड़क के किनारे छोड़ दिया, खाली सड़क पार की और तेजी से सड़क के दूसरी ओर चला गया। इस समय मानसिक रूप से उत्परिवर्तित मानव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। कैफे में डरी हुई महिला स्टाफ एक वर्दीधारी आंतरिक गश्ती दल को बार-बार धन्यवाद दे रही थी। आपका स्वागत है। हमें यही करना चाहिए, पुरुष गश्तीकर्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे कि किसी को आने का एहसास हुआ हो, पुरुष गश्ती दल ने मुड़कर सिर हिलाने से पहले वांग ये की ओर देखा। वांग ये भी मुस्कुराए। अचानक उसकी नजरें केंद्रित हो गईं और उसने ताकत बढ़ाने वाले मंत्र का इस्तेमाल किया। वांग ये की मांसपेशियां एक पल में उभर गईं। उसने सीरीज वाली रेड सन तलवार निकाली और पुरुष गश्ती दल पर बेरहमी से वार किया। जैसे ही वह पीछे हटा, उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसके पास अपने हथियार को बाहर निकालने का समय नहीं था और वह जल्दबाजी में अपने बाएं हाथ का उपयोग करके ब्लॉक करने में कामयाब रहा। दरार। आर्म गार्ड टूट गया और गश्ती दल की हड्डियां भी टूट गईं। यदि उसने समय पर बल न लगाया होता तो उसका पूरा हाथ चला गया होता। बजना, बजना, बजना। पुरुष गश्ती दल ने अपनी आई सीरीज क्लाउड फाल्कन तलवार खोल दी और अपना बचाव किया। उसकी तलवार की तकनीक उत्तम और फुर्तीली थी और वह वांग ये से दूर जाने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी तलवार तकनीक में महारत हासिल कर चुका था। तुमने कैसे पता लगाया? पुरुष गश्ती दल ने वांग ये को भय और भ्रम से देखा। आप में बहुत सारी खामियां हैं। वांग ये ने स्ट्रेंथनिंग स्पेल को विवेकपूर्वक डाला और एल सीरीज रेड सन सेबर को सक्रिय करते हुए कहा, आप एक स्तर 3 आनुवंशिक योद्धा हैं, इसलिए आपको एक मध्यवर्ती गश्तीकर्ता होना चाहिए। फिर भी आपने एक शुरुआती गश्तीकर्ता वर्दी पहन रखी है। इसके अलावा सड़कों पर गश्त करना सामान्य गश्तीकर्ताओं और शुरुआती गश्तीकर्ताओं का काम है। मध्यवर्ती गश्तीकर्ताओं को केवल तभी भेजा जाएगा जब परेशान करने वाले उत्परिवर्तित मनुष्य दिखाई देंगे। वांग ये ने एक महिला गश्ती दल को मित्र के रूप में जोड़ा था और इससे पहले गश्त करने वालों की गहरी समझ हासिल की थी। पुरुष गश्ती दल के हाव-भाव थोड़े बदसूरत हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि वांग ये ने कैसे निर्धारित किया कि वह लेवल 3 का आनुवंशिक योद्धा है। मुझे दोष मत दो, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। पुरुष गश्ती दल ने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों से भयंकर रोशनी प्रकट हो रही थी। हर किसी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं। विवादित होने की कोई जरूरत नहीं है। वांग ये की आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। वह जानता था कि इस गश्ती दल नहीं हत्यारे ने माफी क्यों मांगी। दूसरा पक्ष लेवल 3 आनुवंशिक योद्धा था। भले ही उसका बायां हाथ घायल हो गया था, फिर भी उसे विश्वास था कि वह वांग ये को मार सकता है। दुर्भाग्य से दूसरे पक्ष ने एक बात गलत समझी थी। चूंकि उसने बहुत पहले ही उसे देख लिया था, अगर उसे पूरा भरोसा नहीं होता तो वह उसके सामने क्यों आता। मूर्खता की कोई दवा नहीं थी। उगता सूरज। वांग ये एक चालाक खरगोश की तरह एक त्वरित और संक्षिप्त प्रारंभिक चाल के साथ आगे बढ़े। उन्नत श्रृंखला रेड सन सेबर चमक रहा था और इसकी शक्ति एक दिव्य हथियार के बराबर थी। हत्यारे ने चकमा देने के लिए तुरंत क्लाउड फाल्कन तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। आने वाली करीपान बहुत चौंकाने वाली थी। नहीं, यह सिर्फ करीपान नहीं था। लक्ष्य की आक्रमण शक्ति, गति और प्रतिक्रिया गति सभी डेटा और भविष्यवाणियों से परे थे। जब वांग ये ने अभी एक गुप्त हमला शुरू किया तो उसे इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन आमने सामने की झड़प में विजेता स्पष्ट था। आप लेवल 3 के आनुवंशिक योद्धा हैं। हत्यारे की पुतलियां फैल गईं और कदम पीछे हटते ही उसका आत्मविश्वास तुरंत चकनाचूर हो गया। यू हानचाओ ने उससे झूठ बोला। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वांग ये सिर्फ लेवल 2 आनुवंशिक योद्धा थे? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि लक्ष्य एक नौसिखिया था जिसने अभी स्नातक किया था? वांग ये की युद्ध शक्ति बहुत बहादुर थी। एक स्तर 3 आनुवंशिक योद्धा स्वाभाविक रूप से एक स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा को कुचल सकता है, लेकिन अब यह स्तर 3 आनुवंशिक योद्धाओं के बीच की लड़ाई थी और उसका प्रतिद्वंद्वी हथियार और करीपान तकनीक दोनों में उससे बेहतर था।
उसे इससे कैसे लड़ना चाहिए था? कोई रास्ता नहीं था। वह घायल भी हो गया था। इतनी कम उम्र में वांग ये उससे भी अधिक चालाक था। जी, वांग ये के हमले भयंकर थे। उन्नत श्रृंखला रेड सन सेबर की शक्ति बहुत भयानक थी। यह श्रृंखला 3 के उच्चतम ग्रेड के करीपानों से भी अधिक मजबूत था। हमले की शक्ति में अचानक वृद्धि ने हत्यारे के लिए विरोध करना असंभव बना दिया। कुशलचरण सुदृढ़ीकरण मंत्र का पूर्ण उपयोग किया गया था और वांग ये के हथियार और शरीर दोनों को एक ही समय में मजबूत किया गया था। वह उत्कृष्ट स्थिति में था। वह वर्तमान में वास्तव में लेवल 3 आनुवंशिक योद्धा था। यदि यह शक्तिवर्धक मंत्र का अभ्यास करने से पहले होता तो शायद वह एक कठिन परिस्थिति में फंस गया होता, लेकिन अब बूम, ब्लेड की रोशनी अग्नि के समान थी जो प्रतिद्वंद्वी को दबा रही थी। पूर्णताचरण डॉन ब्लेड का उपयोग किया गया और इसने भयानक विस्फोटक शक्ति उत्पन्न की। वांग ये की गति बेहद मजबूत थी क्योंकि वह प्रतिद्वंद्वी की उत्कृष्ट तलवार तकनीक को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़े। वह निडर थे क्योंकि स्थिति उनके नियंत्रण में थी। उसके पास पूर्ण शक्ति थी। हत्यारा बार-बार चकमा देता रहा और अंततः उसे पलटवार करने का मौका मिल गया। क्लाउड फाल्कन तलवार कान छिदवाने वाली ध्वनि के साथ वांग ये के विशेष लड़ाकू सूट पर उतरी। यह टूटा नहीं। यह किस प्रकार का लड़ाकू सूट था? हत्यारा बस हक्का-बक्का रह गया। शुरुआती इवोल्वर्स के बीच उच्चतम C3 रक्षा। क्या यू हानचाओ पागल था? उसने उससे इतनी मजबूत समग्र युद्ध शक्ति वाले लक्ष्य की हत्या करने के लिए क्यों कहा? जी, असंख्य प्रकाश, चकाचौंध रोशनी की किरणें गिरी। वांग ये ने लड़ाई जल्दी खत्म करने का फैसला किया, कहीं कोई और मुसीबत न आ जाए। प्रत्येक ब्लेड पिछले से अधिक मजबूत था। लड़ाकू सूट के साथ उसे अपनी रक्षा और महत्वपूर्ण हमलों से बचने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हत्यारे को एक कोने में धकेल दिया गया और जितना अधिक वह लड़ता गया, उसका दिल उतना ही ठंडा होता गया। उसकी कलाई में एक खड़खड़ाहट और तेज दर्द के साथ क्लाउड फाल्कन तलवार हत्यारे के हाथ से लगभग गिर गई। उसने अपने दांत पीस लिए और पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उसका नुकसान स्पष्ट होता जा रहा था। वांग ये का करीपान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका हमला अपने चरम पर पहुंच गया और शक्तिशाली प्रभाव ने हत्यारे को दीवार की ओर उड़ा दिया। पिंग! हत्यारे के फेफड़ों में बहुत दर्द हुआ और दीवार ढह गई। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। एक चमकती हुई करीपान के उतरते ही यह हत्या के इरादे से भर गया। नहीं, बचना! हत्यारे ने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ता से विरोध किया। हत्यारे के जमीन पर पटकने से सीरीज क्लाउड फाल्कन तलवार टूट गई। एक करीपान जिससे उसका दम घुट गया था, ठीक उसके सामने आ गया। पुं! हर तरफ खून बिखरा हुआ था। हत्यारा खुली आंखों के साथ खून से लथपथ तालाब में गिर गया। मृत हत्यारे को देखते हुए वांग ये ने शांति से अपना फोन निकाला। हेलो, क्या यह मुख्य प्रशिक्षक सन है? यह मैं हूँ, वांग ये। यह इस तरह है। एक समर्थक होने से चीजें आसान हो गईं। बचाव दल इवोल्यूशन कैंप से संबंधित था, इसलिए वांग ये स्वाभाविक रूप से इवोल्यूशन कैंप में वास्तविक शक्ति वाले किसी व्यक्ति की तलाश में थे। कौन जानता था कि बेस डिफेंस डिवीजन नियमों की परवाह नहीं करेगा और पहले उसे गिरफ्तार कर लेगा। जब वह नीचे था तो यू हानचाओ के लिए उस पर हमला करने का अवसर लेना असंभव नहीं था। स्थिर रहना निश्चित रूप से सही था। हाय, वांग ये ने आंतरिक गश्ती दल का अभिवादन किया जो तेजी से वहां आया था। बाद वाले ने जटिल स्थिति को देखा और एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध रह गया। यह वांग ये ही थे जिन्होंने उन्हें अपने वरिष्ठ एक मध्यवर्ती आंतरिक गश्तीकर्ता को तुरंत बुलाने और इससे निपटने के लिए याद दिलाया। वांग ये संभवतः अब नहीं जा सकते। अन्यथा क्या ऐसा नहीं लगेगा कि वह दोषी था और सजा से भाग रहा था? यू हानचाओ शायद कहीं उसका इंतजार कर रहा था। वांग ये उतना मूर्ख नहीं था। थोड़ी देर बाद बेस डिफेंस डिवीजन की गाड़ियां एक के बाद एक आ गईं। आंतरिक गश्ती विभाग के विभाग प्रमुख और उप विभाग प्रमुख एक के बाद एक पहुंचे। उनके आसपास के आंतरिक गश्ती दल के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब उन्होंने दूर से वांग ये को देखा। बेस सिटी में आंतरिक गश्ती दल को ड्यूटी के दौरान मरते हुए देखना दुर्लभ था, खासकर हत्या के कारण। उप विभाग प्रमुख यू, आप यहाँ क्यों हैं? आंतरिक गश्ती विभाग के विभाग प्रमुख जू आश्चर्यचकित थे। यू हानचाओ अपनी मजबूत क्षमताओं और लोहे की मुट्ठी के लिए बाहरी गश्ती विभाग में काफी प्रसिद्ध थे। वह अगले विभाग प्रमुख बनने के लिए आंतरिक रूप से एक मजबूत उम्मीदवार थे और उनका करियर उज्जवल था। मैं पास ही था। मैंने सुना कि यहाँ कुछ हुआ है, इसलिए मैं देखने के लिए वहाँ आया। यू हानचाओ ने ग्लो कॉम्बैट सूट और काले जूते पहने हुए थे। उसने अपराध स्थल को उदासीनता से देखा और वांग ये पर नजर डाली। वांग ये मुस्कुराए। यह उनकी दूसरी पार्टी से पहली बार मुलाकात थी। ऐसा लग रहा था कि वह कोई क्रूर भेड़िया था। यदि यह उसकी विशेष पहचान के लिए नहीं होता तो यू हानचाओ ने संभवतः यह कार्य स्वयं ही किया होता। क्या वह वही है जिसने आंतरिक गश्ती दल को मार डाला? आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? यू हानचाओ ने देखा कि वांग ये कहा था और उसकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा कि वांग ये पहले शिविर में लौटेंगे। यदि ऐसा हुआ तो उसे गिरफ्तारी का विरोध करने के नाम पर वांग ये को मारने का अवसर मिलेगा। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई। विभाग प्रमुख जू ने बताया, हम अभी भी आंतरिक गश्तीकर्ता की पहचान की पुष्टि कर रहे हैं। उनके अनुसार यह कोई आंतरिक गश्तीकर्ता नहीं हो सकता है, बल्कि पहचान उधार लेने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। क्या जांच के नतीजे आ गए हैं? यू हानचाओ ने भौहें चढ़ा दी। यह अभी भी जारी है। यह इतनी जल्दी नहीं होगा। विभाग प्रमुख जू ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, आइए पहले उसे गिरफ्तार करें। यू हानचाओ ने वांग ये की ओर देखा, वहां बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर आंतरिक गश्ती विभाग कुछ नहीं करता है तो मुझे डर है कि हम चेहरा खो देंगे। विभाग प्रमुख जू ने सोचा कि इसका कोई मतलब है। हालांकि इससे पहले कि वह आदेश दे पाता, अभिभावक विभाग के लोगों वाली एक बटालियन कार तेजी से आगे बढ़ी। जैसे ही कार का दरवाजा एक क्लिक के साथ खुला, टायरों पर लाल बारिश की बौछार हो गई। दयालु मुस्कान वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीरे धीरे बाहर चला गया। निर्देशक हुआंग, विभागाध्यक्ष जू सहित सभी ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। बेस रक्षा प्रभाग के निदेशक, तुम यहाँ क्यों हो? विभागाध्यक्ष जू मुस्कुराए और उनके पास गए। मैं यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ। निर्देशक हुआंग ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा। जल्द ही उसकी नजर वांग ये पर पड़ी और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अब चीजें कैसी चल रही हैं? विभाग प्रमुख जू ने गंभीरता से कहा, हत्यारे आंतरिक गश्ती दल की पहचान की अभी भी पुष्टि की जा रही है। हम पहले वांग ये को गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं। द्वितीय, यह नियमों के विरुद्ध है। निदेशक हुआंग ने खारिज कर दिया। क्यों? विभाग प्रमुख जू हैरान थे। वह बचाव दल का सदस्य है। हमारे पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। निदेशक हुआंग ने कहा, यदि आप सही व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो यह ठीक है, लेकिन यदि आपने उसके साथ अन्याय किया है, जिया वुगुआंग टीएसके, तो आप परिणाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। निदेशक हुआंग, आपने गलत समझा। मैं जांच में मदद करने के लिए उसे बेस डिफेंस डिवीजन में वापस लाने जा रहा हूं। विभाग प्रमुख जू ने कहा, आखिरकार हम सड़कों पर हैं। यह सब आंतरिक गश्ती विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। जीजू, सही और गलत लोगों के दिलों में है। अपनी प्रतिष्ठा के बारे में इतना मत सोचो। निर्देशक हुआंग ने गंभीरता से कहा। हाँ, निदेशक हुआंग, विभाग प्रमुख जू ने सिर हिलाया। निर्देशक हुआंग को सामने देखकर वांग ये को पता चल गया कि वह सुरक्षित हैं। उन्होंने नौसिखिया मुकदमे के दौरान दूसरे पक्ष को देखा था। मुख्य प्रशिक्षक सन ने निदेशक हुआंग को पहले आने के लिए कहा होगा क्योंकि यात्रा बहुत दूर थी। ऐसा कहा जा रहा है कि वह किसी भी परेशानी से नहीं डरते थे। किसी भी स्थिति में उसके पास अभी भी एक बैकअप योजना थी। उसे चीजों को धीमी गति से लेना था। अच्छा शो सबके आने के बाद ही शुरू होगा।
2 घंटे बाद वेस्ट कैंप का सैन्य वाहन सड़क किनारे रुका और 3 लोग कार से बाहर निकले। बीच में एक मुख्य प्रशिक्षक सुन था, बाईं ओर एक प्रमुख प्रशिक्षक ली था और दाईं ओर एक कांटेदार बालों वाला युवक था जिसे वांग ये ने पहले कभी नहीं देखा था। युवक ने भड़कीला लड़ाकू सूट पहना हुआ था और उसके बाल उसे मुख्य प्रशिक्षक सन से भी लंबा बना रहे थे। मुख्य प्रशिक्षक सन ने निदेशक हुआंग से हाथ मिलाया और विभाग प्रमुख जू से पूछने से पहले कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, क्या मृतक की पहचान सत्यापित हो गई है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, विभाग प्रमुख जू ने अपना सिर हिलाया। उनकी पहचान की जानकारी HUAXIA इवॉल्वर प्रबंधन केंद्र में पंजीकृत नहीं है। क्या वह हुआक्सिया इवॉल्वर नहीं है? मुख्य प्रशिक्षक सन ने भौहें चढ़ा लीं। विभाग प्रमुख जू ने कहा, वह जंगल में अकेला इवॉल्वर हो सकता है। चूंकि इस मामले का आंतरिक गश्ती विभाग से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वन वांग ये को इवोल्यूशन कैंप की आंतरिक जांच के लिए छोड़ दें। ठीक है। वांग ये कैफे के सामने झुककर महिला कर्मचारी से बातें कर रही थी। बाद वाला हंसा। अचानक उसने कांटेदार बालों वाले युवक को देखा जो मुख्य प्रशिक्षक सन के साथ उसकी ओर आ रहा था। दूसरे पक्ष की छोटी आंखों ने उसे सिर से पैर तक स्कैन किया, जिससे वांग ये को एक अजीब एहसास हुआ। क्या इस आदमी में कोई विशेष आकर्षण हो सकता है? अरे बच्चे, क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया? कांटेदार बालों वाले आदमी ने अचानक कहा। उन्हें यह दबंग CEO शैली? नहीं, वांग ये ने अपना सिर हिलाया। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बस यह कहें, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। जिया वुगुआंग, वेस्ट कैंप में नंबर 7 एलीट रेस्क्यू टीम के कप्तान। अब से आप मेरे लोगों में से एक हैं। क्या मैं मना कर सकता हूँ? वांग ये ने मन ही मन सोचा। एक दबंग कप्तान जो जरूरत से ज्यादा मिलनसार था। हालांकि वह अपने साथियों के प्रति काफी सुरक्षात्मक थे। क्या आप गलत व्यक्ति की रक्षा करने से नहीं डरते? वांग ये ने जिया वुगुआंग की ओर देखा। सर, जिया वुगुआंग ने अहंकारपूर्वक कहा, वे लोग जो हर समय एक दूसरे से लड़ते हैं, वे कुछ भी नहीं जानते हैं। बचाव दल में बुरे लोग कैसे हो सकते हैं? यदि कोई प्रसिद्धि और भाग्य के लिए लड़ना चाहता है, तो वह बचाव दल में शामिल नहीं होता। रुकें, वांग ये को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर के ऊपर एक प्रभामंडल था। जांच के परिणाम स्पष्ट हैं। यह एक नकली आंतरिक गश्ती करता है। मुख्य प्रशिक्षक सन ने आगे बढ़कर वांग ये को एक सार्थक नजर दी। यह तय हो गया है। पहले शिविर में वापस जाएं और अनुवर्ती जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, मुख्य प्रशिक्षक सन ने कहा। वांग ये ने इसे हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने यू हानचाओ की ओर देखा, जो निर्देशक हुआंग के साथ बातचीत कर रहे थे, और अचानक कहा, वह व्यक्ति परिचित लग रहा है। परिचित? मुख्य प्रशिक्षक सन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। वह बाहरी गश्ती विभाग के उप विभाग प्रमुख यू हानचाओ हैं। क्या तुमने उसे पहले देखा है? वांग ये ने कहने से पहले एक पल सोचा, नहीं, मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन उसने अपने शब्द खींचे और भौहें सिकोड़ लीं। अचानक वांग ये की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, यह वही है। यह वह है। जिया वुगुआंग के सिर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया। राक्षसी मानव? वांग ये ने यू हानचाओ को देखा और जल्दी से कहा, 4 दिन पहले 1 तारीख की सुबह मैंने 2 राक्षसी मनुष्यों को मार डाला था, जिन्होंने अनाबेला का अपहरण कर लिया था जब मैं कैंपमेंट नंबर 3 के उत्तर में प्रशिक्षण ले रहा था। फिर एक कार अंदर आई। यह वही व्यक्ति होना चाहिए जिसने राक्षसी मनुष्यों से संपर्क किया था। जिस व्यक्ति को मैंने कार में देखा था, वह उसके जैसा दिखता है। उसे खरोंचो, यह वही है। मुख्य प्रशिक्षक सन आश्चर्यचकित थे। जिया वुगुआंग की आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं। प्रमुख निदेशक ली और भी अधिक हैरान थे। यू हानचाओ, जो बहुत दूर नहीं था, को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वह पलटा, उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। 1 घंटे बाद सड़क किनारे एक काली कार खड़ी थी। हाँ, वह वैसा ही दिखता है। अनाबेला, जिसे बुलाया गया था, ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और कार की खिड़की से यू हानचाओ को देखा। उसने अपने होंठ भींचे और थोड़ा डरी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। तुम किस बात से डरते हो? जो कहना है कहो। अगर उसने बदला लेने की हिम्मत की, तो वन उसके पैर तोड़ दो, जिया वुगुआंग चिल्लाया। अश्लील। लेकिन उसे यह पसंद आया। वांग ये ने अपने वरिष्ठ की ओर देखा और फिर अनाबेला की ओर। उनकी नजरें मिली और उसने सिर हिलाया। बहुत समान, यह उसे होना चाहिए। एनाबेला की आवाज कमजोर थी, मेरी दृष्टि इवॉल्वर जितनी अच्छी नहीं है और मैं उस दिन बहुत डरा हुआ था। लेकिन साइड प्रोफाइल और शरीर के आकार से वे समान दिखते हैं। मैं वास्तव में और कुछ नहीं जानता। कार्य करें, कार्य करना जारी रखें। वांग ये ने अनाबेला के अभिनय कौशल की चुपचाप प्रशंसा की। किसने कहा कि उनकी अभिनय क्षमता खराब थी? मैं समझ गया। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मुख्य प्रशिक्षक सन ने खड़े होकर अनाबेला से हाथ मिलाया। यह मेरा कर्तव्य है। अनाबेला मुस्कुराई। वे तीनों एक के बाद एक कार से बाहर निकले। वांग ये को एनाबेला ने वापस खींच लिया। पतली उंगलियों वाला फैला हुआ गोरा हाथ। फोन नंबर। घोटालों से सावधान रहें। वांग ये ने अपना फोन चालू किया और उसकी ओर देखा। मेरा जीवन लाइन के बारे में है। मैं घोटालों से क्यों डरूंगा? अनाबेला मुस्कुराई और तुरंत वांग ये को एक दोस्त के रूप में जोड़ा। क्या मुझे आपको ली फेंगियन या वांग ये कहना चाहिए? जो भी आप प्रसन्न हों। नहीं, यह मैं नहीं था। यू हानचाओ ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी की और अपना सिर ड्रम की खड़खड़ाहट की तरह हिलाया। मैं संभवतः राक्षसी मनुष्यों के साथ कैसे मिल सकता हूँ? जब उसने यह खबर सुनी, तो यू हानचाओ स्तब्ध रह गया और उसे लगा जैसे उसका दिमाग वहीं फट गया हो। राक्षसी मानव? वे इवोल्वर्स के नश्वर दुश्मन थे। हुआक्सिया इवोल्वर्स और राक्षसी मनुष्यों के बीच मिलीभगत की सख्ती से जांच कर रहा था क्योंकि राक्षसी मनुष्यों के कई उपकरण और हथियार इवोल्वर्स से आए थे। एक बार अगर कोई राक्षसी इंसानों से टकराने वाला साबित हो गया, तो यह मौत की सजा होगी। उसने मुझे फंसाया। वांग ये, उसने मुझे फंसाया। यू हानचाओ ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। क्या यह पहली बार नहीं है जब आप उससे मिले हैं? उसने आपको क्यों फंसाया? मुख्य प्रशिक्षक सन ने पूछा जबकि निदेशक हुआंग ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। मैं। यू हानचाओ अवाक रह गया। अगर उसने स्वीकार कर लिया कि उसे वांग ये के प्रति व्यक्तिगत शिकायत है, तो वह आज मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन चाहे उन्होंने इसे स्वीकार किया हो या नहीं, वांग ये के आरोप से खुद को पाक-साफ बचाना कठिन होगा। निर्देशक, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं वास्तव में किसी राक्षसी इंसान को नहीं जानता। यू हानचाओ चिंतित था और उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। ठीक है, आप निगरानी कैमरों की जांच कर सकते हैं, मेरे ठिकाने को ट्रैक कर सकते हैं और जांच सकते हैं। गड़गड़ाहट। यू हानचाओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अचानक वांग ये का उद्देश्य समझ में आ गया। हालांकि उसने राक्षसी मनुष्यों के साथ सांठगांठ नहीं की थी, फिर भी उसने उनकी पीठ पीछे कई गैरकानूनी काम किए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कार्य कितने त्रुटिहीन ढंग से किए गए थे, उनके निशान निश्चित रूप से पीछे छूट जाएंगे। वह जांच का जोखिम नहीं उठा सकता था। आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम स्वाभाविक रूप से जांच करेंगे। मुख्य प्रशिक्षक सुन ने मंत्री हुआंग की ओर देखा। जांच के लिए निलंबित किया जाता है। विभाग प्रमुख हुआंग ने अपना अंतिम निर्णय लिया। यू हानचाओ को लगा कि उसकी दृष्टि काली हो गई है और उसका चेहरा रात हो गया है। वह खत्म हो गया। वांग ये की अभिव्यक्ति शांत थी जब उसने यू हानचाओ को एक कैदी की तरह ले जाते हुए देखा। बेशक वह जानता था कि यू हानचाओ को दोषी ठहराना इतना आसान नहीं होगा। राक्षसी मनुष्यों से सांठगांठ करना कोई छोटी बात नहीं थी। यू हानचाओ युवा थे लेकिन पहले ही उप विभाग प्रमुख के पद पर आसीन हो चुके थे। उसके हाथ निश्चित ही साफ नहीं थे। एक भाड़े का शूटर और एक हत्यारा।
अरे वह मुसीबत में था। हालांकि अपने सतर्क व्यक्तित्व के कारण वह बहुत स्पष्ट सबूत नहीं छोड़ते थे। उन्हें इवॉल्वर जेल भेजे जाने की संभावना अधिक नहीं थी, लेकिन यह उनके करियर को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। इस बिंदु पर उनका साफ रिकॉर्ड दागदार हो जाएगा। निकट भविष्य में यू हानचाओ काफी समय तक व्यस्त रहेगा और उसके पास अपने लिए परेशानी ढूंढने का समय नहीं होगा। जब तक दूसरा पक्ष इन गंदी चीजों से निपटता, तब तक वह एक मध्यवर्ती इवॉल्वर बन चुका होता। अभी धूप है। मुख्य प्रशिक्षक सन वांग ये के पास गए और साफ आसमान की ओर देखा। हाँ, धन्यवाद मुख्य प्रशिक्षक। वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। मुख्य प्रशिक्षक सुन ने जिया वुगुआंग की ओर देखा, जो बहुत दूर नहीं था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बचाव दल के अधिकांश सदस्य वुगुआंग जैसे गर्म खून वाले युवा हैं। आपके जैसे बहुत कम लोग हैं। क्या वह उसकी प्रशंसा कर रहा था या जिया वुगुआंग का अपमान कर रहा था? वांग ये जानता था कि वह निश्चित रूप से मुख्य प्रशिक्षक सन से यह सब नहीं छिपा सकता। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भविष्य में कड़ी मेहनत करो। मुख्य प्रशिक्षक सन ने वांग ये के कंधे को थपथपाया। हाँ बिग ब्रदर सन। वांग ये हंसे। चीकू। मुख्य प्रशिक्षक सन हंसे बिना नहीं रह सके। फिर उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा, अगर भविष्य में आपको दोबारा ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़े तो सब कुछ करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें। वुगुआंग को बताएं और वह इसे हल करने में आपकी मदद करेगा। ओह। वांग ये की आंखें चमक उठी। दूर से जिया वुगुआंग की नजर उस पर पड़ी। वह जोर से मुस्कुराया। वह समझ। वांग ये के सबसे बड़े भाई वांग यांग को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। वह एक परित्यक्त तहखाने में था जहां एक बम दबे होने की बात कही गई थी। जगह पर अंधेरा था और तहखाना गैसोलीन की बोतलों से भरा हुआ था। यू हानचाओ वास्तव में निर्दयी था। सबसे पहले दूसरे पक्ष ने उसे गोली मारने के लिए एक बंदूकधारी की व्यवस्था की, और यदि बंदूकधारी विफल हो गया तो वह बम विस्फोट कर देगा जब वांग ये अपने भाई वांग यांग को बचाने के लिए आएगा। भले ही वांग ये विस्फोट के कारण नहीं मरे, लेकिन उन्हें और उनके भाई को जलाकर मार दिया जाएगा। इस तरह के व्यक्ति की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। वांग ये की आंखों में हत्या का इरादा झलक गया। यदि यू हानचाओ आज अपने भाई वांग यांग पर कदम उठा सकता है, तो वह कल अपनी बहन वांग शिनचेन पर कदम उठा सकता है। उसका बड़ा भाई एक आदमी था। उसके लिए थोड़ा कष्ट सहना कोई बात नहीं थी, लेकिन उसकी बहन अभी भी एक छोटी लड़की थी। मुझे जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाना होगा। वांग ये ने अपना बयान दर्ज कराने के बाद वांग यांग से मिलने अस्पताल गए। दूसरे पक्ष को ज्यादा यातना नहीं झेलनी पड़ी। वह भूख से बेहोश हो गया और उसका वजन भी बहुत कम हो गया। भाई, अगर अगली बार आपके पास पैसे नहीं हैं, तो उन अविश्वसनीय ऑनलाइन ऋणों से उधार न लें। वांग ये बिस्तर के पास बैठे और एक संतरा छीला। मैं कभी कैसे करूंगा? क्या एक बार कष्ट सहने के बाद कोई डरता नहीं है? वांग यांग क्रोधित थे। वे लोग वास्तव में अमानवीय हैं। वे इस तरह से ब्याज को दोगुना कैसे कर सकते हैं? ओह धन्यवाद। अपने छोटे भाई को संतरे को दो हिस्सों में छीलते हुए देखकर वांग यांग ने अवचेतन रूप से आधा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ अजीब तरह से बीच हवा में रुक गया। वांग ये ने आधे संतरे खाए और बाकी आधे वांग शिनचेन को दे दिए। यदि आप कुछ चाहते हैं तो इसे स्वयं छील लें। वांग ये ने सबसे हरा संतरा लिया और अपने भाई के हाथ में रख दिया। वांग यांग के मुंह का कोना थोड़ा हिल गया। भाई, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। वांग ये ने उसके मुंह में एक संतरा भर दिया। ऑनलाइन ऋण कंपनी पर मुकदमा दायर किया गया है, इसलिए आपको ऋण का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ओह ठीक है, मैंने पहले ही चिकित्सा शुल्क का भुगतान कर दिया है। वांग यांग ने अपनी बहन की ओर देखा और वांग ये से फुसफुसाए, मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीदूंगा। वांग ये सहमत हुए। सचमुच? कैसी कार? वांग यांग ने पूछा। ईंधन या बिजली? इलेक्ट्रिक। वाह। टेस्ला या बियादी? एक बाइक। काम के बाद डिलीवरी मैन के रूप में अंशकालिक नौकरी प्राप्त करें। अगली सुबह वांग ये ने साधना की एक रात समाप्त की। स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा 53%, स्तर 1 क्षमता उपयोगकर्ता 55%। जितनी जल्दी मैं लेवल 2 क्षमता वाला उपयोगकर्ता बन जाऊंगा, मेरा नियंत्रण मंत्र और सुदृढ़ीकरण मंत्र उतना ही मजबूत होगा। वांग ये ने कल की लड़ाई को याद किया। यद्यपि सुदृढ़ीकरण मंत्र शक्तिशाली था, 2 या 3 बार इसका उपयोग करने के बाद उसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी। यह खासतौर पर शरीर की मजबूती के लिए था। हथियारों को मजबूत करने की तुलना में ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। नाश्ता करने के बाद उसने अपनी माँ और बहन से विदा ली। 5 दिन एक साथ बिताने के बाद उनमें कमोबेश कुछ भावनाएं स्थापित हो गईं। भाई, सावधान रहना। वांग शिनचेन की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि वे हमेशा झगड़ते रहते थे और उसका दूसरा भाई पहले से थोड़ा अलग लगता था, फिर भी वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। वास्तव में वह उस पर और भी अधिक प्रेम करता था। वांग शिनचेन इसे महसूस कर सकते थे। ठीक है, वांग ये ने अपना छोटा सिर रगड़ा। माँ का ख्याल रखना। मैं करूंगा। सिसकना। नौसिखिया छुट्टी समाप्त हो गई और वांग ये शिविर में लौट आए। रास्ते में उन्होंने वांग शिनचेन को 10,000 युआन और वांग यांग को 2421 युआन हस्तांतरित किए। इसके साथ ही उनके खाते में सिर्फ 40,000 युआन बचे थे। ऐसा नहीं था कि वह कंजूस था। इसका मुख्य कारण यह था कि पुरुषों को पैसा कमाने के लिए स्वयं कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। यदि उसने अपने भाई को बिगाड़ा, तो इससे बदले में उसे ही नुकसान होगा। उसने अपना फोन ऑन किया। वेस्ट 101 रेस्क्यू टीम के ग्रुप चैट में सोंग शुई स्पैमिंग कर रहा था। भाइयों और बहनों, मैं यहाँ हूँ। एस बचावकर्ता, मैं आ रहा हूँ। मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। मुख्यालय पर इकट्ठा हो जाओ। युवा लड़की इतनी ऊर्जावान थी। वांग ये अवाक थी। ऐसा क्यों लगा कि यह पगश्ती है? वांग ये ने ग्रुप चैट को स्क्रॉल किया और महसूस किया कि सोशलाइट हुआंग जिरुई ने भी अब सोंग शुई को जवाब नहीं दिया। केवल यू शुई ने कभी-कभार माहौल को जीवंत बनाने के लिए कुछ इमोजी भेजे ताकि सोंग शुई को किसी अजीब स्थिति में न रहना पड़े, लेकिन हकीकत में उसे अजीब महसूस नहीं होगा। वांग ये ने समूह चैट बंद कर दी, फिर अनाबेला की चैट विंडो खोली। हेलो वांग ये, मैं एनाबेला हूँ। LOVEJPG। क्या आप व्यस्त हैं? तो फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। एक रिवॉल्वर बनना बहुत कठिन है। स्माइली फेस JPG। वांग ये ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैंने अभी-अभी अपनी खेती पूरी की है। डिंग। अनाबेला, आप बहुत मेहनती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि राक्षसी इंसान भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। पूजा JPG। अनाबेला, मैं अभी फिल्मांकन से वापस आई हूँ। मैं अकेले बिस्तर पर लेटी हूँ। मैंने अभी तक स्नान भी नहीं किया है। मैं थक गई हूँ। अनाबेला, मुझे गेम में फिर से रिपोर्ट किया गया है। क्राइम JPG। गड़गड़ाहट। परिवहन विकास शिविर में पहुंचा। वांग ये ने अपना फोन बंद कर दिया और सत्यापन चैनल में प्रवेश किया। बीपर ID W10122323 पॉइंट। चेहरे की पहचान के तहत शब्दों की एक छोटी सी पंक्ति दिखाई दी। वेस्ट 101 रेस्क्यू टीम, वांग ये। आखिरकार उसे एक पहचान मिल ही गई। वांग ये ने याद किया कि उन्हें बचाव दल के सोंग शिरुई ने बचाया था और अब वह चक्कर लगाने के बाद बचाव दल में शामिल हो गए। यह कहना होगा कि भाग्य को लोगों के साथ चालाकी करना पसंद है। यह बहुत संभव था कि भाग्य चाहता था कि वह कैप्टन सोंग से मिले। वह बहुत सुंदर और सौम्य महिला होगी। वांग ये के विचार भटक गए। वह सीधे इवोल्यूशन कैंप के गलियारे से होकर चला गया। बाईं ओर एक व्यायामशाला के आकार का कार्यालय हॉल था, जहां प्रशिक्षकों के कार्यालय स्थित थे। दाहिनी ओर चिकित्सा कक्ष और डेटा अनुसंधान केंद्र था जिससे वह परिचित था।
आगे इवॉल्वर खेती क्षेत्र, वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण केंद्र और इवोल्यूशन बिल्डिंग थी। देखना, यह वरिष्ठ वांग ये है। कौन सा? क्या यह पिछले बैच का एक कादुक का नौसिखिया है? हाँ, वरिष्ठ वांग ये। नौसिखिया परीक्षण में उन्होंने अकेले बोन बरीइंग माउंटेन में सैकड़ों पैशाचिक स्तर के राक्षसों को मार डाला। इवोल्यूशन बिल्डिंग के सामने कई नवागंतुकों की आंखें प्रशंसा से भर गईं। वांग ये के सिर के ऊपर धीरे-धीरे एक प्रश्नचिह्न दिखाई देने लगा। उसने सैकड़ों पैशाचिक स्तर के राक्षसों को कब मारा? अकेला। उनका उपनाम छाव नहीं था। यह सच था कि उसने अस्थि दफन गुफा में कई राक्षसों का वध किया था। बैच 102 के नवागंतुक वांग ये ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 13 जनवरी पहले ही हो चुकी थी। ये नौसिखिए पहले ही आनुवंशिक योद्धाओं के रूप में सफलतापूर्वक विकसित हो चुके थे। जल्द ही वे नौसिखिया परीक्षण में भाग लेंगे। उन्हें आशा थी कि वे जीवित रह सकेंगे। प्रशिक्षण क्षेत्र से गुजरने के बाद वह इवोल्यूशन कैंप के सबसे बाहरी हिस्से रक्षा क्षेत्र में पहुंचे। साथ ही यह बचाव दल का पड़ाव भी था। रक्षा क्षेत्र में कई आधुनिक युद्ध किले और सुविधाएं थीं। राक्षसों के हमलों का विरोध करने के लिए वे बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्रों से लैस थे। निसंदेह वे आग्नेयास्त्र केवल राक्षस स्तर के राक्षसों और ध्वस्वप्न स्तर के राक्षसों की एक छोटी संख्या से ही बचाव कर सकते थे। नरक स्तर के राक्षसों के सामने आग्नेयास्त्र बेकार थे। यदि सुपर राक्षसों ने हमले का नेतृत्व किया तो न केवल इवोल्यूशन कैंप बल्कि बेस सिटी भी भारी संकट में होगा। विश्व के 100 आधार शहरों में से आधे से अधिक के पतन का एक बड़ा कारण महाराक्षस थे। यदि शीर्ष 10 ब्रह्मांडीय राक्षसों ने हमला किया, भाग जाओ, जितना दूर हो सके भागो। ब्लू प्लेनेट पर कोई भी परफेक्ट इवोल्वर उनका मुकाबला नहीं कर सका। यहाँ तक कि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी याओ भी वैसी ही थी। वांग ये यहाँ पर जैसे ही वह रक्षा क्षेत्र में दाखिल हुआ, वांग ये ने यू शुएकिन को देखा जिसने नीला तकनीकी सूट पहना हुआ था जो उसकी ओर लहरा रहा था। उनका आकर्षक शरीर और युवा श्रृंगार था। उसने अपनी भौहें नहीं बनाई या कोई आई शैडो नहीं लगाया जो लोगों को युवा लड़कियों की याद दिलाता था जब कोई छात्र था। ठीक है जिओकिन, वांग ये ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और आगे बढ़ गए। वांग जिरोई जो यू शुएकिन के पास खड़ा था स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। उसने यू शुएकिन की ओर देखा और फिर वांग ये की ओर। उसने झिझकते हुए कहा, तुम लोग टीम के साथी? हम पिछले कुछ दिनों से समूह में संवाद कर रहे हैं। वांग ये ने वांग जिरोई से कहा। वह किससे झूठ बोल रहा था? उसने उसमें से कुछ भी क्यों नहीं देखा? क्या ऐसा है? वांग जिरोई ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। हाँ, बात बस इतनी है कि सोन शुई ग्रुप को स्पैमिंग करता रहता है, इसलिए हो सकता है कि हमारी चैट छिप गई हो। वांग ये यू शुएकिन के पक्ष में चले गए। आप कब आए? मैं अभी आया। यू शुएकिन अभी भी थोड़ी संयमित थी, लेकिन वह पहले की तुलना में कहीं अधिक स्वाभाविक थी। मैंने कल हमारे बॉस जिया वुगुआंग को देखा। वांग ये अनुभवी थे और उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। सचमुच यह बहुत अच्छा है। यू शुएकिन ने खुशी का भाव प्रकट किया। वांग ये और यू शुएकिन को अंतरंग बातचीत करते हुए देखकर वांग जिरोई संदेह से भर गया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि सोन शुई ने बहुत सारे संदेश स्पैम किए हों और उसने उन दोनों के बीच हुई बातचीत नहीं देखी हो? यह नहीं कर सका। उसे वांग ये पर नजर रखनी थी। किसी कारण से वांग जिरोई को ऐसा लगा जैसे उसकी फसलें बर्बाद हो गई हों। जैसे ही वह बातचीत में शामिल होने वाला था, अचानक उसके कंधे को थपथपाया गया और उसके पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी। हेलो भाई रुई, शुभ दिन भाई ये, नमस्ते बहन किन। सोन शुई ने हरे रंग का कॉम्बैट सूट पहना हुआ था और उसके छोटे बाल ताजा थे। जब उसने उन तीनों को देखा तो वह 90 डिग्री झुक गई। मैं सोंग शुई हूँ, कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखें। आप बहुत विनम्र हैं। हम सभी टीम के साथी हैं, वांग जिरोई ने कहा। मैं शायद तुमसे छोटा हूँ, यू शुएकिन ने धीरे से कहा। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अगली बार शायद। वांग ये ने सोंग शुई को आकार दिया जिनसे वह पहली बार मिले थे। वह दिखने में अच्छी थी, लंबी नहीं थी, लेकिन मिलनसार और हंसमुख थी। हे भगवान, क्या यह महिलाओं के लिए दूसरा सबसे महंगा हल्का लड़ाकू सूट लियूमिंग कॉम्बैट सूट नहीं था? इसकी कीमत 1.2 मिलियन युआन थी। क्या यह लियूमिंग युद्ध सूट है? यह बहुत सुंदर है, यू शुएकिन ने प्रशंसा की। मेरी बहन ने मुझे यह दिया। सोन शुई ने अपने लड़ाकू सूट को देखा और मुस्कुराया। मेरी बहन भी बचाव दल में है। ओह, क्या बचाव दल इतना समृद्ध था? क्या उन्हें लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए थी? जैसे कि वह वांग ये की उलझन को देख सकती थी, यू शुएकिन ने समझाया, बचाव दल का कल्याण बहुत अच्छा है। यह वह भी हो सकता है जो 3 विशेष विभागों में से सबसे अधिक कमाई करता है। वांग ये की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसका दिल खुशी से भर गया था। उसने जो सोचा था यह उससे थोड़ा अलग था। लेकिन वांग ये, निश्चित रूप से आपको इन चीजों की परवाह नहीं है। यू शुएकिन की अभिव्यक्ति में कहा गया था कि मैं यह सब पहले से जानती थी और उसने एक प्यारी सी मुस्कान प्रकट की। हाँ, मेरे आदर्शों के लिए, वांग ये ने गंभीरता से कहा। माहौल काफी सौहार्दपूर्ण था। वांग जिरोई ने पहले से जो चैट समूह स्थापित किया था, उसने एक निश्चित भूमिका निभाई थी। निसंदेह यह बातूनी सोन शुई के लिए भी धन्यवाद था। कुछ ही समय बाद लोगों का एक समूह जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल थे, दूर से वहां आए। नेता कांटेदार बालों वाला एक युवा व्यक्ति था। उन्होंने भड़कीला लड़ाकू सूट पहना हुआ था। अपने चेहरे पर एक धीमी मुस्कान के साथ उसने दूर से वांग ये और अन्य लोगों का अभिवादन करने के लिए अपना हाथ उठाया। सुप्रभात नवागंतुकों, बचाव दल में आपका स्वागत है। नमस्ते महोदय, वांग ये और अन्य लोग झुके। इतना आरक्षित मत बनो, आराम करना। मैं जिया वुगुआंग हूँ, बचाव दल का कप्तान। जिया वुगुआंग मुस्कुराया। बचाव दल इस तरह काम करता है कि पुराने सदस्य नए सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे। ये N0.7 विशिष्ट बचाव दल के सदस्य हैं जिनका मैं नेतृत्व करता हूँ। टोंगवू, हान रोबिन, होंग जिया और सुयेहान। टोंगवू अस्थायी रूप से आपके प्रभारी होंगे। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप उसकी तलाश कर सकते हैं। बचाव दल को बहुत काम करना है, इसलिए आपके पास अनुकूलन के लिए अधिक समय नहीं है। हम आपके पहले संयुक्त अभियान को अंजाम देने के लिए 3 दिनों में वेस्ट कैंप छोड़ देंगे। तो वेस्ट कैंप को शर्मिंदा मत करो। वे 3 दिन बाद काम करना शुरू कर देंगे। वांग ये को यह पसंद आया। बचाव दल की दक्षता सचमुच बहुत अधिक थी। सर, क्या ईस्ट कैंप, साउथ कैंप और नॉर्थ कैंप के बैच 101 की बचाव टीमों के साथ संयुक्त अभियान चल रहा है? सोन शुई ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से कार्यकुशलता में सुधार हो सकता है। याद रखें, मिशन प्रतिस्पर्धा से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा में बहुत अधिक दृढ़ न रहें, जिया वुगुआंग ने कहा, जब तक आप अंतिम स्थान पर नहीं आते। हम आपको निराश नहीं करेंगे, सर। सोन शुई लड़ाई की भावना से भरपूर था। आप हम में से सबसे कमजोर हैं। वांग ये ने अपने दिल में जवाब दिया। मुझे बचाव दल के कर्तव्यों और उपचार के बारे में संक्षेप में बताएं। बचाव दल व्यस्त और खतरनाक है, इसलिए हमारा उपचार 3 विशेष विभागों में सबसे अच्छा है। सभी मिशन सफलता या विफलता की परवाह किए बिना उपलब्धि अंक देंगे। उपलब्धि बिंदुओं का उपयोग जीन पार्क में अनुसंधान संस्थान और प्रयोगशाला में उपकरण और औषधि के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। एक कुशल बचावकर्ता बनने के बाद आप पहले से ही राष्ट्रीय खजाने में प्रवेश कर सकते हैं। उपलब्धि अंक, हम नकद कूपन। वांग ये सीधे मुद्दे पर आए, क्या इन अंकों का उपयोग संपत्ति खरीदने के लिए किया जा सकता है? जिया वुगुआंग हंसे बिना नहीं रह सके। उनका उपयोग केवल इवोल्वर की वस्तुओं के बदले में किया जा सकता है। हालांकि यदि आप पर्याप्त उपलब्धि अंक जमा करते हैं और एक उत्कृष्ट बचावकर्ता बन जाते हैं, तो देश आपको एक 2 मंजिला इमारत देगा।
वांग ये की आंखें चमक उठी। कितना लंबा, कितने बड़े हैं, क्या यह समाप्त हो गया? क्या कोई पार्किंग स्थान है? कौन सा आधार शहर स्थान कैसा है? क्या आप घर बसा सकते हैं? जिया वुगुआंग स्तब्ध रह गया। हे भगवान, क्या वह मध्यस्थ बन गया? एक क्षमता उपयोगकर्ता सुलिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह 5 मीटर से अधिक ऊंचा और 200 वर्ग मीटर है। इसमें एक स्वतंत्र खेती कक्ष है, अच्छी तरह से सुसज्जित है और इसमें एक स्वतंत्र पार्किंग स्थान है। आप 10 आधार शहरों में से कोई भी चुन सकते हैं और घर आमतौर पर शहर के केंद्र में स्थित है। आप वहां बस सकते हैं और पूरे दस्तावेज रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। यह मुफ्त में 50 मिलियन युआन देने के बराबर था। वांग ये बहुत संतुष्ट थे। सुलिहान ने वांग ये से कहा, बचावकर्ताओं के पास पैसे की कमी नहीं है क्योंकि हम राक्षसों को मारकर 100% कमाते हैं। जब तक आप एक उत्कृष्ट बचावकर्ता बन जाएंगे, तब तक आपकी कुल संपत्ति शायद हमारे बॉस से बहुत अलग नहीं होगी। मेरे पास पैसे नहीं है। जिया वुगुआंग ने बार-बार अपना सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उपकरण और दैनिक खर्चों को छोड़कर अपनी सारी कमाई दान कर दी है, सुलिहान ने सम्मान के साथ कहा। वांग ये और अन्य लोग तुरंत सम्मान से भर गए। इस युवा और मैले कुचैले कांटेदार बालों वाले अधिकारी का दिल बहुत बड़ा था। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अकेला हूँ। जिया वुगुआंग ने अपना हाथ लहराया। ठीक है, ठीक है। आइए इस बारे में बात न करें। आइए बचाव दल की जिम्मेदारियों के बारे में बात करें। जैसा कि नाम से पता चलता है, हम बचाव करते हैं। जिया वुगुआंग ने गंभीरता से कहा, बचाव दल स्थापित किया जाने वाला पहला विशेष विभाग है। आपदा के साथ हुआक्सिया के सभी हिस्सों को राक्षसों ने तबाह कर दिया है। शरणार्थियों को जीवित रहना मुश्किल हो रहा है और वे उन्हें बचाने के लिए हमारे इंतजार कर रहे हैं। वे सभी जीवित हैं। हम पर भारी जिम्मेदारी है। हर जगह मौजूद राक्षसों के अलावा सभी को राक्षसी मनुष्यों से सावधान रहना याद रखना चाहिए। जैसे जैसे हुआक्सिया में व्यवस्था धीरे धीरे स्थिर हुई, राक्षसी मनुष्यों की वृद्धि धीमी हो गई। उन्होंने खुद को मजबूत करने के लिए जानबूझकर शरणार्थियों को पकड़ना शुरू कर दिया है। बेस सिटी के बाहर अक्सर ऐसी घटनाएं होती थीं और अनगिनत सहकर्मी राक्षसी मनुष्यों के हाथों मारे गए हैं। जिया वुगुआंग एक पल के लिए रुके और वांग ये की ओर देखा। अच्छा नहीं है। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह चाहता था? मुझे यहाँ वांग ये की प्रशंसा करनी है। जिया वुगुआंग ने वांग ये की ओर देखा और कहा, कुछ ही समय पहले 2 राक्षसी मानव शिविर संख्या 3 के उत्तर में दिखाई दिए। उन्होंने इवोल्वर सहित कई लोगों को मार डाला। सौभाग्य से वांग ये ने समय पर उन राक्षसी मनुष्यों की खोज की और खतरे के डर के बिना उन्हें मार डाला। परिणामस्वरूप अधिक निर्दोष लोगों को मारे जाने से रोका गया। हर कोई याद रखें, राक्षसी मानव बचाव दल के नश्वर दुश्मन हैं। जब तक हम उनसे मिलते हैं, हम उन्हें मार देंगे बिना दया के। खत्म हो गया। उसका चेहरा उतर गया था। वांग ये ने हुआंग जिरुई और यू शुइकिन के साथ हुई बातचीत को याद किया और अचानक थोड़ा चक्कर महसूस हुआ। वाह भाई, ये आप बहुत महान हैं। सोन शुई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने लगभग अपशब्द कहे। यू शुइकिन, जो किनारे पर थी, ने वांग ये को अपनी खूबसूरत आंखों से देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो छिप नहीं सकती थी, जिसमें एक विशेष भावना और एक युवा लड़की की भावनाएं मिश्रित थीं। केवल हुआंग जिरुई अवाक रह गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। मुझे यही करना चाहिए, वांग ये ने गंभीरता से कहा। चूंकि यह पहले से ही ऐसा था, वह भी ऐसा कर सकता है। वांग ये हुआंग जिरुई को देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह बंदा कितना मोटी चमड़ी वाला। हुआंग जिरुई अवाक था। स्पष्टीकरण के बाद जिया वुगुआंग ने N0.7 विशिष्ट टीम का नेतृत्व किया और चले गए। केवल लंबा और मजबूत टोंगवू ही पीछे रह गया था। उसने सिंगदार कवच पहना था और एक खंभे की तरह लंबा खड़ा था, हर किसी को भावहीन रूप से देख रहा था। माहौल अचानक गंभीर हो गया। मैं आपका स्थानापन्न कप्तान टोंगवू हूँ। आप मुझे कैप्टन टोंग कह सकते हैं। अगले कुछ दिनों में वन तुम्हें एक वास्तविक बचावकर्ता बनने के लिए प्रेरित करेगा। टोंगवू अभिव्यक्तिहीन था और उत्पीड़न की तीव्र भावना व्यक्त कर रहा था। आप में से चारों मिशन में सबसे करीबी साथी बन जाएंगे। दैनिक प्रशिक्षण के दौरान आप प्रतिस्पर्धा करेंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे। आप में से जो पहला इंटरमीडिएट इवोल्वर बनेगा, वह स्वचालित रूप से वेस्ट 101 रेस्क्यू टीम का लीडर बन जाएगा। जब पर्याप्त उपलब्धि अंक जमा हो जाएंगे और हर कोई इंटरमीडिएट इवोल्वर बन जाएगा, तो टीम को एक विशिष्ट बचाव दल में अपग्रेड कर दिया जाएगा। क्या आप समझ गए? हाँ, कप्तान। कोई जटिल अनुष्ठान नहीं थे। वांग ये और अन्य लोगों के बचाव दल में शामिल होने के बाद वे जल्दी से पर्यावरण के अनुकूल हो गए और क्षेत्र ज्ञान, राक्षस आदतों, भौगोलिक वितरण और कई अन्य सामग्रियों सहित कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सुबह में वांग ये का दिमाग शब्दों और आंकड़ों से भर गया। दोपहर में चारों ने एक साथ प्रैक्टिस की। टोंगवू ने उनकी शक्तियों और विशिष्टताओं के अनुसार उन्हें अलग-अलग भूमिकाएं सौंपी। दुहस्वप्न स्तर के राक्षसों का सामना करते समय 4 सदस्यीय संरचना बनाएं। हुआंग जिरुई, टोंगवू ने सावधानीपूर्वक निर्देश दिया, आपकी नजदीकी युद्ध क्षमता चारों में सबसे व्यापक है। आप अपराध और रक्षा दोनों में अच्छे हैं। आपको रीढ़ की हड्डी बनने की जिम्मेदारी लेनी होगी। वांग ये, आपकी आक्रमण शक्ति हुआंग जिरुई से कमतर नहीं है। आप मुख्य आक्रामक शक्ति होंगे। यू शुइकिन, आप एक रिलीज प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ता हैं और टीम के मूल के लिए सबसे अच्छी पसंद हैं। सोन शुई, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। अगले युद्ध अभ्यास के लिए मुझे एक दुहस्वप्न स्तर के राक्षस के रूप में माने और जितना हो सके मुझ पर हमला करें। हाँ, कैप्टन टोंग। उन्होंने पूरी दोपहर अभ्यास में बिताई। इससे उन चारों को कुछ मौन समझ प्राप्त हुई, मुख्य रूप से एक दूसरे को उनकी लड़ाई शैलियों से परिचित कराकर। यदि उन चारों को वास्तव में एक टीम बनना है और असाधारण सहयोग प्रदर्शित करना है, तो उन्हें कम से कम हजारों लड़ाइयों से गुजरना होगा। रात में वे चारों कुछ क्षेत्रीय प्राथमिक चिकित्सा तकनीकों को सीखने के लिए अस्पताल गए, जिनमें स्व उपचार, शरणार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा आदि शामिल थे। वैसे तुम में से कौन गाड़ी चला सकता है? टोंगवू ने उन चारों को देखा। वह प्रकार जो गियर जानता था। वांग ये ने बेतहाशा सोचा। मुझे सोन शुई अपनी खुशी को रोक नहीं पाई। पूरे दिन वह वांग ये और अन्य दो की शानदार सीखने की क्षमताओं से दबी हुई थी। आखिरकार उसे दिखावा करने का मौका मिला, इसलिए उसने जोर से कहा, प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करने से पहले ही मुझे अपना ड्राइवर का लाइसेंस मिल गया था। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हुआंग जिरुई पर नजर डाली और महसूस किया कि उसकी अभिव्यक्ति भी अच्छी नहीं थी। मैं सीख सकता हूँ, कैप्टन टोंग, हुआंग जिरुई ने चतुराई से कहा। कोई समय नहीं है। टोंगवू ने उसकी ओर देखा। जब संयुक्त ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, तो 10 दिन की छुट्टी होगी। जाओ और अपने ड्राइवर का लाइसेंस ले आओ। मैं इस ऑपरेशन के लिए गाड़ी चलाऊंगा। हाँ, हुआंग जिरुई तुरंत सहमत हो गया। वांग ये ने राहत की सांस ली। यदि कैप्टन टोंग ने ड्राइवर बनने की पेशकश नहीं की होती, तो उनकी एकमात्र पसंद स्वेच्छा से काम करना होता। वैसे भी थका हुआ था, यह टेंटरहुक पर रहने से बेहतर था। ईस्ट कैंप, इवोल्यूशन कैंप मुख्यालय। इस बैच की सभी प्रतिभाएं काफी अच्छी हैं। चीफ मुस्कुराए। हाँ, ईस्ट कैंप से वेई शेंगटियन के अलावा वेस्ट कैंप के रूकी ट्रायल के चैंपियन वांग ये भी बचाव दल में शामिल हुए। साउथ कैंप की कुल ताकत भी बुरी नहीं है। ईस्ट कैंप के कमांडर ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल नॉर्थ कैंप थोड़ा कमजोर है। इस संयुक्त अभियान का मिशन क्या है? मुखिया ने जानकारी पलट दी। ईस्ट कैंप के कमांडर ने कहा, वही काउंटी के डोंगटिंग शहर में एक 20 स्तर का खोज और बचाव मिशन। मुखिया ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से उन्हें इतनी छोटी सी बात के बारे में ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं थी। ओह ठीक है, क्या हाल ही में ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 के साथ कुछ असामान्य हुआ है? मुखिया ने पूछा।
10 ब्रह्मांडीय राक्षसों को 1 से 10 के क्रम में व्यवस्थित किया गया और रडार पर प्रदर्शित किया गया। ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 हुआक्सिया के सबसे करीब था, एक द्वीप के आकार का विशालकाय कछुआ। यह अभी भी द्वीप देश में कहर बरपा रहा है, विनाश का आनंद ले रहा है। फिलहाल इसका हमारे बेस सिटी से 750 किलोमीटर दूर हुआक्सिया पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। सतर्क रहे और नजर रखें, मुखिया ने गंभीरता से कहा। समझ गया, ईस्ट कैंप के कमांडर ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, यह बहुत आलसी है। यह आराम करना पसंद करता है और हिलना डुलना नापसंद करता है। पिछले कुछ वर्षों में यह जितने कदम आगे बढ़ा है वह संख्या 1 से अधिक ही है। हम लापरवाह नहीं हो सकते। चीफ ने एक लंबी आह भरी, ब्रह्मांडीय राक्षसों की विनाशकारी शक्ति बहुत भयानक है। एक बार जब वे हमला कर देंगे तो यह बेस सिटी का अंत होगा। 5 साल हो गए और एक भी बेस सिटी नहीं बचा। 15 जनवरी, वांग ये को बचाव दल में शामिल हुए 3 दिन हो चुके थे। बचाव कर्मियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण यहीं समाप्त होता है। दोपहर में आखिरी पाठ के बाद टोंगवू ने उन चारों को भावहीन रूप से देखा। वापस जाओ और तैयार हो जाओ। कल सुबह 6 बजे रक्षा क्षेत्र के निकास पर एकत्रित हों। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सोंग शुई जमीन पर गिर पड़े। 3 शीर्ष छात्रों के साथ प्रशिक्षण लेना उसके लिए बहुत कठिन था। हम कल कहाँ जा रहे हैं? कैप्टन टोंग, हुआंग जिरुई ने पूछा। वुई काउंटी, टोंगवू ने कहा। क्या यह एक खोज और बचाव मिशन या सफाई मिशन है? हुआंग जिरुई की आंखें चमक उठीं। टोंगवू ने कहा, एक 20 स्तर का खोज और बचाव मिशन। साधारण बचाव दल सफाई अभियान चलाने के लिए योग्य नहीं है, भले ही यह एक संयुक्त अभियान हो। वांग ये ने नोट्स लिए। लेवल बी का मतलब था कि दुःस्वप्न स्तर के राक्षस थे। इन 3 दिनों में कैप्टन टोंग अपनी टीम के वास्तविक युद्ध सहयोग का सम्मान कर रहे थे। बचाव दल के मुख्य कार्यों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, दानवसंहार मिशन, सफाई मिशन और खोज और बचाव मिशन। खोज और बचाव अभियान बचाव टीमों का मुख्य काम था। उन्होंने उन शरणार्थियों की तलाश की जो राक्षसों द्वारा नष्ट किए गए कस्बों और गांवों के खंडहरों में बच गए होंगे। असली जंगल। वांग ये इसके लिए तत्पर थे। नौसिखिया मुकदमे की हड्डी दफनाने वाली पहाड़ी अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। राक्षस एक के बाद एक प्रकट होते गए। हालांकि यह थका देने वाला था, लेकिन उसके लाभ आश्चर्यजनक थे। वास्तविक जंगल बेस सिटी से बहुत दूर था, जहां राक्षस सघन रूप से फैले हुए थे। सफाई के एक दौर के बाद भी वहां राक्षस अभी भी आकाश को भरने के लिए पर्याप्त थे। मिशन के बाद इस बात की परवाह न करें कि वह कितने उपलब्धि अंक प्राप्त करेगा और कितने शरणार्थियों को बचाएगा, लेकिन उसके संभावित अंक निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेंगे। चलो चले और एक साथ कुछ शोध करें। वांग ये ने अपनी नोटबुक दूर रख दी और यू शुएकिन से कहा। ठीक है, यू शुएकिन मुस्कुराए। मुझे अंदर गिन लो, हुआंग जिरुई मुस्कुराया। हम दोनों ही काफी हैं। भावी कप्तान, मैं आपको बाद में जानकारी भेजूंगा। वांग ये ने आगे की ओर इशारा किया। जाओ सोंग शुई की मदद करो, उसे कुछ सबक दो। वह सभी पहलुओं में बहुत कमजोर है। इतना कहने के बाद वह यू शुएकिन के साथ चला गया। फिर ठीक है, हुआंग जिरुई ने उन दोनों की ओर देखा जो अपनी नोटबुक पकड़े हुए थे और हंसते हुए बातें कर रहे थे जब वे चले गए। उसने मन ही मन आह भरी। वांग ये के सामने वह हमेशा शक्तिहीन महसूस करते थे। डेटा रूम में। डोंगटिंग सिटी, वुई काउंटी। पूर्वी बेस सिटी से 185 किलोमीटर दूर। इसमें 4 रास्ते, 8 कस्बे और 7 गांव हैं। क्षेत्रफल 1157 वर्ग किलोमीटर है। वांग ये और यू शुएकिन ने एक साथ काम किया, नोट्स लेते हुए जांच की। उन्हें अपना काम करना था। यह जगह बहुत बड़ी है। यू शुएकिन की आवाज नम्र थी और उसने वांग ये से पूछा, संयुक्त ऑपरेशन कितने समय तक चलेगा? लगभग 1 सप्ताह। वांग ये ने कुछ गणना की, स्थान को 4 शिविरों में विभाजित करते हुए प्रत्येक बचाव दल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर के लिए जिम्मेदार होगा। क्यों? क्या आप डरते हैं कि आप स्नान नहीं कर सकते? यू शुएकिन को हर दिन अच्छी खुशबू आती थी, जिससे वह करीब आना चाहता था। हाँ, यू शुएकिन ने धीरे से उत्तर दिया। इसे हल करने का हमेशा एक तरीका होता है। वांग ये ने इसे टाल दिया। यू शुएकिन के साथ उसका रिश्ता इतना घनिष्ठ नहीं था कि इस पर चर्चा की जा सके, हालांकि वह वास्तव में उसे खुद को धोना सिखाना चाहता था। यह ट्विनिन स्ट्रीम और शू नदी का एक छोटा सा हिस्सा बहुत खतरनाक है। अन्य अधिक खतरनाक क्षेत्र कस्बों और गांवों में पर्वत श्रेणिखलाएं हैं, खासकर बड़े पहाड़। वहां दुःस्वप्न स्तर के राक्षस हो सकते हैं जो बच गए हैं। हाँ, वांग ये, क्या आपको लगता है कि हम किसी खतरे का सामना करेंगे? यहाँ तक कि आसमान से गिरती हुई बूंदों में भी कैप्टन टोंग इसे थामे रहेंगे। वैसे हम कल जोड़े में काम कर सकते हैं, तो चलिए फिर टीम बनाते हैं। ठीक है। सुबह सुबह वांग ये ने साधना की एक रात समाप्त की। स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा 56%, स्तर 1 क्षमता उपयोगकर्ता 61%। उनमें लगातार सुधार हो रहा था। एक आनुवंशिक योद्धा के रूप में अपने शरीर की ताकत के मामले में वह हुआंग जिरुई से थोड़ा हीन था। उन्होंने प्रतिस्पर्धा नहीं की थी, लेकिन वह बता सकते थे कि कैप्टन टोंग हुआंग जिरुई को कितना महत्व देते थे। जब मुकाबला 4 बनाम 1 था, तो कैप्टन टोंग ने मुख्य रूप से हुआंग जिरुई को हराया। यह सामान्य ही था। हुआंग जिरुई अपराध और रक्षा दोनों में कुशल था और वह पूरी तरह से शीर्ष श्रेणी के उपकरणों से सुसज्जित था। जियोकिन के अनुसार उन्होंने पहले से ही सबसे उन्नत के 3-2 बॉडी उत्तेजक का उपयोग किया था। यह महंगा नहीं था, प्रति बोतल लगभग 10 मिलियन युआन। हुआंग जिरुई की वास्तविक युद्ध शक्ति स्तर 3 आनुवंशिक योद्धा हत्यारे के बराबर थी, जिसे यू हानबो ने 3 दिन पहले भेजा था, लेकिन वह जियोकिन से तुलना नहीं कर सका। इस स्तर पर क्षमता उपयोगकर्ता अच्छी तरह से योग्य प्रतिभाए थे। अगर हुआंग जिरुई और यू शुएकिन आमने सामने लड़ते, तो वह उसके करीब भी नहीं पहुंच पाता। बेशक क्षमता उपयोगकर्ताओं की कमजोरी भी बहुत स्पष्ट थी, उनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। वांग ये ने अपना सामान पैक किया और अतिरिक्त कपड़ों का एक सेट लाया। इसके बाद वह कुछ नाश्ता करने के लिए रक्षा क्षेत्र के कैफेटेरिया में गए। डिंग। अनाबेला, क्या आप जा रहे हैं? वांग ये ने उत्तर दिया, हाँ, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपके लिए कुछ स्मृति चिन्ह लाऊंगा। एनाबेला, सचमुच? यह बहुत अच्छा है। खुश जेपीजी। वांग ये, दुःस्वप्न स्तर के सांप राक्षस की त्वचा, डोज जेपीजी। अनाबेला, सावधान रहें। वन आपके पहले मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए आपको एक छोटी सी तारीख का इनाम देगा, शाय जेपीजी। वांग ये, आपकी इच्छा। कुछ देर बातचीत करने के बाद वांग ये इकट्ठा होने के लिए निकल पड़े। बेशक उसने यह नहीं सोचा होगा कि एनाबेला को उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। आखिरकार वह एक महिला सेलिब्रिटी थी। वह तो बस छाते की तलाश में थी। हेलो, सुप्रभात बिग ब्रदर सन। वांग ये को एक परिचित कॉल मिली और मुस्कुराए। मुख्य प्रशिक्षक सन ने कुछ समाचार दिए। हाँ, मैं समझता हूँ। मैं समझ गया। धन्यवाद भाई सन। सरल और संक्षिप्त। मुख्य प्रशिक्षक सन ने उन्हें इवोल्यूशन कैंप के अंतिम जांच परिणामों की जानकारी देने के लिए फोन किया था। उनकी बेगुनाही साबित हो चुकी थी। वर्तमान में बेस डिफेंस डिवीजन यू हानचाओ की जांच कर रहा था और उन्हें विश्वास था कि उन्हें जल्द ही परिणाम मिलेंगे। यू हानचाओ कितना चालाक है, उसे बंदूकधारियों को काम पर रखने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, न ही राक्षसी मनुष्यों से संबद्ध होने के लिए दोषी ठहराया जाएगा। वांग ये यह बात अच्छी तरह से जानते थे। झूठे आरोपों से यू हेनबो से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष के काम करने की शैली के साथ उसने अंधेरे में कई शर्मनाक काम किए होंगे, इसलिए उसने जो कुछ किया था उसे खत्म किया जाना तय था।
यदि जो कुछ भी पता चला वह कोई बड़ी बात नहीं थी तो उसे निगरानी के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और जीवन भर पदोन्नति की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। अगर मामला गंभीर होता तो सीधे बर्खास्त कर दिया जाता। इतना ही काफी था। बाकी जब वह इंटरमीडिएट रिवॉल्वर बन जाएगा तो वह उससे हिसाब बराबर कर लेगा। टीम रक्षा क्षेत्र के निकास पर एकत्र हुई जहां 3 बड़े बख्तरबंद वाहन खड़े थे। एक बचाव दल ऑफ रोड वाहन, एक चिकित्सा वाहन और एक संसाधन संग्रह वाहन। बचाव अभियानों के लिए मानक स्थानापन्न कप्तान टोंग वू ने अपना हस्ताक्षरित सींग वाला कवच पहना हुआ था। वह गंभीर भाव के साथ कार के सामने खड़ा हो गया और अपनी घड़ी में समय देखने लगा। वांग ये और अन्य एक के बाद एक पहुंचे। अप्रत्याशित रूप से यू शुइकिन ने केवल एक बैकपैक लिया और हल्का मेकअप लगाया। वह साफ पानी में कमल के फूल की तरह थी, उसकी कोमल त्वचा इतनी नम थी मानो उसमें से पानी निचोड़ा जा सकता हो। जब वांग ये ने उसे देखा तो वह मुस्कुराया और उसकी ओर हाथ हिलाया। क्या तुमने 7 दिन के बराबर पानी से स्नान किया? वांग ये ने चिढ़ाया। नहीं, मैं एक सूखा शॉवर स्प्रे लाया हूँ, यू शुइकिन ने कहा। आखिर सूखा शॉवर स्प्रे क्या था? क्या उसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी? अहम हुआंग जिरुई ने उनकी खिलवाड़ भरी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। कल आपकी जांच कैसी रही? क्या जिरुकिन ने इसे कल समूह में पोस्ट नहीं किया? वांग ये ने यू शुइकिन की ओर देखा। यू शुइकिन ने माफी मांगी। वन के वापस जाने के बाद वन ने कुछ संपादन और पुनर्व्यवस्थित किया, इसलिए जब मैंने इसे भेजा तो काफी देर हो चुकी थी। वह बहुत गंभीर थी, लेकिन यह अनावश्यक था। सोंग शुई इसे वैसे भी नहीं समझ सकता। वांग ये ने सोचा। जहां तक हुआंग जिरुई का सवाल है, उसने अपना होमवर्क कर लिया होगा। 5:58 समय समाप्त हो गया है। कार में बैठो। टोंग वू ने कार का दरवाजा खोला और ऑर्डर दिया। सोंग शुई अभी तक यहाँ नहीं है, यू शुइकिन ने धीरे से याद दिलाया। बचाव दल लोगों का इंतजार नहीं करता। उसे मत बुलाओ। टोंग वू ने भावशून्यता से अपना हाथ लहराया। चल दर। हुआंग जिरुई ने अजीब तरीके से अपना फोन छुपा लिया जो उसकी पीठ के पीछे से गुजर गया था। फोन के दूसरे छोर से तेज आवाज आई, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं लगभग वहाँ हूँ, भाई रुई। उसने इसे स्पीकर पर नहीं रखा, लेकिन फिर भी हर कोई उसे सुन सकता था। वह यहाँ है। दूर से वांग ये सोंग शुई को उसके हरे रंग की पोशाक में देख सकती थी। वह एक बैकपैक ले जा रही थी जो दौड़ते समय जोर जोर से हिल रहा था। एक हाथ से वह अपना सामान खींच रही थी, दूसरे हाथ से अपना बैग उठा रही थी और चिल्लाते हुए दौड़ रही थी। क्या ये बहन थी? हाई स्पीड रेल पकड़ रहे हैं।